हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्ते, सभी को नमस्ते। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ सुन। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस बढ़िया बढ़िया, आप सबकी दुआ है। यस सर, गुड मॉर्निंग। चलिए सर, तो अपन बात कर रहे थे कल विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री एंड द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन इंडिया। और हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कल हमने शुरू किया था द प्रोसेस ऑफ हिस्टोग्राफी, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री। एंड आज हम लोग शुरू कर रहे हैं उसके अंदर ही थोड़ा आगे चलेंगे एंड विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट द सोर्सेज पोर्शन। एक्चुअली सोर्सेज एक ऐसा टॉपिक है जो हमको हर एक चैप्टर में पढ़ना है। वर्कबुक दो एडिट हो रहा है इसके लिए, उसका फाइनल टचअप बाकी है, इसके लिए अपलोड नहीं कर पा रहा। अब पहले क्या होता था कि वर्कबुक अप्रोच के अंदर दौड़ा दौड़ी में अपलोड कर देना पड़ता था। अभी इस बार ये प्लान करो कि एक बार पूरा, क्योंकि ना वो रिवाइज बहुत होती रहती है सर, समझे? तो कंटिन्यूसली कीप ऑन रिवाइजिंग इट एज वेल, है ना, समझे? तो वी विल फाइंड कि उसकी रिवीजन करनी पड़ती है, तो एक साथ अपलोड करें तो क्या है कि आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना वही वर्कबुक की 3-4 वर्जन आपको मिलेंगे, समझे है ना? हाँ, तो सो द इश्यू इज ओवर देयर कि वर्कबुक एक ही चैप्टर का 3-4 वर्जन करके आप भी कंफ्यूज होंगे, मैं भी कंफ्यूज होता था कि लास्ट वाला कौन सा था। तो इस बार ये प्लान किया है कि द फाइनल हैंडआउट सर, है ना, समझे? जैसे ही टॉपिक खत्म होगा या फाइनल हो जाएगा तब मैं अपलोड कर दूंगा सर, है ना, समझे? समझ में आया कि नहीं आपको? तो इट बिकम्स ईजी फॉर मी एज़ अ टीचर एज़ वेल कि भाई नहीं ज़्यादा लोड ना लेना पड़े सर, ओके, समझे? तो दैट इज़ द केस दोस्तों, और कुछ नहीं है, समझे? है ना? तो थोड़ा झेल लो सर, है ना? और तो क्या बताऊँ मैं, समझे कि नहीं, है ना? थोड़ा झेल लो सर, है ना? समझ में आया कि नहीं आपको? चलिए सर, ठीक है। तो हम लोग ने कल शुरू किया था हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज हिस्ट्री, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द हिस्टोग्राफी, है ना, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, या मैंने अभी शुरू किया था सर, ठीक है। तो हमने पढ़ने की शुरुआत की थी कि व्हाट इज हिस्ट्री ऑल अबाउट सर, है ना, एंड वी हैड कवर्ड अप दिस पार्ट एज वेल। हमने ये भी देखा था कि हिस्ट्री में पीरियडाइजेशन की क्या दिक्कतें आ रही है सब्जेक्ट के रूप में, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी सर, है ना, समझे? इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता था सर, समझे कि नहीं समझे? तो वी हैड डिस्कस्ड द क्लासिफिकेशन एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री एज वेल कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड द पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री एज वेल। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू वी हैड आल्सो सीन दिस पार्ट विद रेफरेंस टू हिस्ट्री इज दैट कि इसमें हिस्टोग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है सर, है ना, समझे? तो हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैड डिस्कस्ड द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिस्टोग्राफी। उसमें एंशिएंट इंडिया को लेके हमें कॉलोनियल स्कूल पता होना चाहिए या नेशनल स्कूल पता होना चाहिए, मार्क्सिस्ट स्कूल पता होना चाहिए। सबाल्टर्न और कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मेनली मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में वहां से क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं बनते हैं सर, ठीक है, समझे? तो इट्स वेरी मच implied in the fact that the subaltern history related questions will not be asked from the we can say the ancient parts, है ना, and mainly the questions that are being asked in the ancient India is related to the Marxist school of thought, or I can say the other school of thought, that is the colonial view and other part as well, sir। खैर, तो हम लोग आज आगे चलते हैं और थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और सोर्सेज के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में कौन से स्रोत है जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली सोर्सेज को कंपाइल कर सकते हैं। ये सोर्सेज हमारे लिए हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंस है। तो आज मैं आपको खाली ओवरव्यू दूंगा। ओवरव्यू देने का मतलब ये है कि आई विल गिव एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ व्हाट आर द सोर्सेज, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर में हमें डेप्थ में तो जाना ही है सर, है ना, समझे? डेप्थ में जाने का मतलब ये है कि वी विल फाइंड कि एनी काइंड ऑफ सोर्स दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, ओके ना, समझे? जैसे किताब का नाम है मुद्र राक्षस, या मैं कहूंगा संस्कृत लिटरेचर की कोई बुक है, तो जितनी भी वी विल सी की सोर्सेज हम लोग देखेंगे उसको फिर हम लोग को डेप्थ में करना ही है, और डेप्थ में फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम क्या कह सकते हैं कि जो हर एक चैप्टर में जाएंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे सर, है ना, समझे? तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस थिंग इन डेप्थ एंड देन चैप्टर बाय चैप्टर में भी जाना, क्योंकि जैसे कॉइन्स के ऊपर एक सोर्सेज है ना, न्यूमिस्मेटिक सोर्स के रूप में हम लोग इसको पहचानते हैं। न्यूमिस्मेटिक सोर्स की इंपॉर्टेंस ये है कि वी विल फाइंड कि हर एक चैप्टर में हमको सवाल आते हैं, वहां से गुप्ता कॉइन्स के ऊपर सवाल आएंगे, पोस्ट मॉडर्न कॉइन्स के ऊपर सवाल आएंगे, सातवाहन कॉइन्स के ऊपर सवाल आएंगे, कुषाण कॉइन्स के ऊपर आएंगे सर, है ना, समझे? तो देन द क्वेश्चन लाइज ओवर हियर ओनली ना सर, ठीक है, समझे? कि व्हाई टू डू अ रिपिटेटिव अकाउंट ऑफ वी कैन से द टॉपिक्स गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो हम इसको लिमिटेड करेंगे। लिमिटेड करने का मतलब है कि हम इसको कंसेप्चुअली अभी समझ जाएंगे सर, है ना, समझे? तो देखिए कि पूरी की पूरी हिस्ट्री राइटिंग जो है, ये हिस्ट्री राइटिंग का सबसे मेन बेस जो है वो सोर्सेज के ऊपर से ही बनता है सर, ठीक है ना, समझे? एंड सोर्सेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर भी ये चीज बहुत स्पेसिफिकली डाली हुई है यूपीएससी के द्वारा कि भाई ये जो सोर्सेज है वो कैसे वी कैन से कि आइडेंटिफाई किए गए हैं सर, है ना? तो सिलेबस की कॉपी शायद मैंने अपलोड नहीं की थी सर, है ना, मैं कर देता हूं अभी आज क्वेश्चन के अंदर सर, है ना, थोड़ी देर के बीच में ब्रेक में कर दूंगा सर, ठीक है। तो एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पे आता है लिटरेरी सोर्सेज सर, है ना, समझे? तो देयर आर टू सोर्सेज, वन इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सेकंड इज लिटरेरी सोर्सेज। इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आपको एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स एंड मॉन्यूमेंट्स, पांच चीजें आपको दी गई है सर, है ना, समझे? क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ से ही आते हैं सर, है ना, समझे? कि एपिग्राफी मतलब दैट इज अ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, जो अलग अलग शिलालेख है, अभिलेख है वहां से, और दूसरा है न्यूमिस्मेटिक्स, दैट इज स्टडी ऑफ कॉइन्स, ओके ना, समझे? तो सिक्का शास्त्र जिसे हम लोग कहते हैं कि सिक्कों की जो कॉइन्स है उसकी जो स्टडी की जाती है, इन दोनों के आधारित जो इतिहास लेखन है वहां से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बन के आए सर, ओके। तो एक ये है, दूसरा है साहित्य, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं लिटरेचर सर, ओके। अब ये साहित्य की बहुत सारी वैरायटी है सर, है ना, समझे? तो एक स्थानिक है, कुछ विदेशी है सर, है ना। तो देयर आर फॉरेन अकाउंट्स एंड देयर आर इंडिजिनस अकाउंट्स, देयर इज लोकल एंड देयर इज फॉरेन एज वेल। फॉरेन में ग्रीक ऑथर्स ने लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा, प्लिनी ने लिखा, है ना, रोमन ऑथर्स ने लिखा सर, है ना, समझे? तो उनके बारे में क्या ओपिनियन है? चाइनीज लोगों ने क्या लिखा, फाहियान, ह्यूएन सांग, इत्सेंग जैसे लोग भारतीय इतिहास के बारे में लिखेंगे। अरब राइटर्स में अल बरूनी हो गया है, इब्न बतूता हो गया, और भी लोग आपको मिल जाएंगे जो भारतीय इतिहास के बारे में लिखते हैं सर, ठीक है। तो इनकी ओपिनियन हमें पता होनी चाहिए। अब ये हर एक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रीक ऑथर्स को जैसे मेगास्थनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि भाई व्हाट हैज बीन द राइटिंग ऑफ मेगास्थनीज इन द पाटलिपुत्र एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या उसने जो देखा है वो सही देखा या गलत देखा सर, है ना, समझे? क्योंकि कभी कभी चश्मा पहन के देखोगे तो क्या होगा सर, ठीक है ना, समझे? वैसे ही आपको इंडिजिनस सोर्सेज भी मिलते हैं। अब इंडिजिनस सोर्सेज भी दो प्रकार के हैं सर, एक्चुअली लिटरेचर सोर्सेज भी दो प्रकार के हैं। एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी सर, है ना, समझे? अब प्राइमरी सेकेंडरी क्यों है उसके पीछे का कारण है कि आज मैंने कहा शिवम से कि हिमांशु क्लास में लेट आता है सर, ठीक है ना, समझे? शिवम ने ये बातें दर्शन को कही कि हिमांशु क्लास में आधा घंटा लेट आया सर, ओके। दर्शन ने ये बात मिस्टर भरद्वाज को कही और कहा कि हिमांशु क्लास में 1 घंटा लेट आया सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? समझ में? मिस्टर भरद्वाज ने ये बात भावना को कही कि हिमांशु आज तो आया ही नहीं सर, समझे कि नहीं समझे, है ना?
तो सेकेंडरी सोर्सेज की खासियत ये होती है कि वो डिराइव्ड होते हैं सर, समझे कि नहीं समझे, है ना? तो बिकॉज़ ये डिराइव्ड होते हैं समझ में आ गया सर, ठीक है, व्हाट आर सेकेंडरी सोर्सेज। तो ये कभी-कभी इसके अंदर मसाला लगता है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और प्राइमरी सोर्सेज सबसे मेन होते हैं, तो मैं आऊँगा इसके ऊपर सर, ठीक है ना, समझे। तो हम पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखते हैं सर, है ना, समझे, और उसके बाद आई विल कम बैक टू दी अदर सोर्सेज दैट इज नोन एज़ द लिटरेचर सोर्सेज, है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो शुरू करते हैं या पहले लिटरेचर देख लेते हैं फिर आर्कियोलॉजी देख लेंगे, क्योंकि लिटरेचर बड़ा लेंथी है सर, है ना, थोड़ा एक ओवरव्यू वाइज़ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पूरे हिस्ट्री को सर हम जब पढ़ेंगे सर, है ना, सो व्हाटएवर विल बी स्टडीइंग विद रिस्पेक्ट टू द एंशिएंट हिस्ट्री सर, है ना, समझे। उसमें हम लोग को यही फोकस करना है कि एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन द लिटरेचर एंड द आर्कियोलॉजी सर, है ना, समझे। तो हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स हम लोग क्लासिफाई करेंगे, वो चाहे इंडस सिविलाइजेशन हो गया, वो चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, वो चाहे कोई और सिविलाइजेशन हो गया सर, ठीक है, समझे। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द सोर्सेज ओनली सर, ठीक है, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। जैसे हिस्ट्री का पहला ही पीरियड आता है द प्री हिस्ट्री पीरियड और द स्टोन एज पीरियड सर, है ना, समझे। या हड़प्पन हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सर, ठीक है, समझे। हर जगह के ऊपर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो इतिहास है, ये इतिहास के अंदर कहीं न कहीं वी विल कम टू नो अबाउट द हिस्टोरिकल एडवांसमेंट एंड दिस हिस्टोरिकल एडवांसमेंट इज बेस्ड ऑन दिस आइडियल्स ओनली सर, है ना, कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एक्चुअली कहानी ये है कि हिस्ट्री में दो पार्ट डिवाइड किए गए हैं सर, है ना। एक को कहते हैं प्री हिस्ट्री और दूसरे को कहते हैं हिस्ट्री। बीच में एक स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ। अब जैसे जहाँ-जहाँ सोर्सेज के अंदर लिटरेचर नहीं मिल रहा है, या जहाँ-जहाँ सोर्सेज में हमारे पास कोई क्लियर कट सोर्सेज नहीं है, उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। जैसे स्टोन एज का जो पीरियड है ना सर, ठीक है ना, समझे, दैट इज एक्चुअली द पीरियड ऑफ द प्री हिस्ट्री पीरियड सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई साहित्य नहीं है, यहाँ पत्थर ही पत्थर मिले हैं सर, है ना। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज ऑफ स्टोन्स दैट हैज बीन फाउंड सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। फिर बीच में एक दौर ऐसा आया जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर स्क्रिप्ट बननी शुरू हो गई। इंडस सिविलाइजेशन में आपको पता होगा कि लिपि बनने की शुरुआत होती है, आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से इवॉल्व हो गया था। बट प्रॉब्लम ये है कि उसको हम लोग डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं। वी आर स्टिल नॉट एबल टू डेसिफर इट, ओके ना, समझे। तो इसको इतिहासकारों ने कहा कि ये इतिहास की शुरुआत है, क्योंकि सोर्सेज बनने शुरू हुए हैं, पर सोर्सेज डेसिफर नहीं हो पाए हैं सर, समझे कि नहीं समझे। तो देयर आर अनडेसिफर्ड सोर्सेज सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। वैसे ही वैदिक एज के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि पहले जो लिटरेचर था वो कैसा था, वो ओरल लिटरेचर था, वर्बली पास ऑन होता था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो इसको इतिहास ने ट्रांजिशन स्टेज में डाला, इसको प्रोटो हिस्ट्री कहा है, और उसके बाद हिस्ट्री का पीरियड शुरू हुआ सर, ठीक है, समझे। तो समवेयर इन द वैदिक और द ट्रांजिशन ऑफ द वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड सर, ठीक है, समझे, जहां ब्राह्मी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो गई, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। तो पहले का जो पीरियड है वो प्री हिस्ट्री है, क्योंकि सोर्सेज हमारे लिए क्लियर नहीं है सर, ठीक है, समझे, ओके। तो हिस्ट्री को इनिशियल पीरियड के अंदर हम इस तरह से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, या प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बीच में डिवीजन क्या है सर, हमें क्लियर हो जाना चाहिए सर, ठीक है, समझे। तो एडवेंट ऑफ स्क्रिप्ट, है ना, स्क्रिप्ट मिलने से पहले का इतिहास सर, उसको क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री का पीरियड कहेंगे हिस्टोरिकल फेज के अंदर, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है समझने के लिए। एक पीरियड प्रोटो हिस्ट्री भी है, जहां हम राइटिंग्स को डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं सर, ठीक है, समझे। क्योंकि उस पीरियड के दौरान वी विल सी कि बहुत सारे जो क्लैरिटी है वो हमको नहीं मिल पा रही थी सर, है ना, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक पहली एस्पेक्ट हमको क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर सर, गेटिंग पॉइंट, समझे। तो अब चलते हैं पहले सोर्स के ऊपर। हम आर्कियोलॉजी को बाद में करते हैं, पहले सीधा सीधा इसको ही कर देते हैं, लिटरेचर सोर्सेज को। और लिटरेचर सोर्सेज हम हर एक चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, समझे। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि लिटरेरी सोर्सेज आर ओनली रिलेटेड टू दिस टॉपिक, क्योंकि जैसे आर्यंस को होगा तो वेदों को पढ़ेंगे, वैसे ही अगर आप समझने की कोशिश करिए कि मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी कौटिल्य अर्थशास्त्र और अदर बुक्स प्रिसाइजली मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, या मुद्रा राक्षस क्या लिखी गई है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे सर, है ना, समझे। महाजनपद के अंदर बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वी विल सी कि एक से अधिक प्रकार की साहित्यों की हर एक चैप्टर में डिस्कशन होगी। आज खाली ओवरव्यू ले रहे हैं और नेचर ऑफ लिटरेचर को कवर कर देंगे सर, है ना, समझे। तो हमें मूलतः से आज सबसे पहले टॉपिक को जो समझना है वो है लिटरेरी सोर्सेज को सर, है ना। देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज, है ना। तो एक सोर्स है जिसे हम लोग कहते हैं वी विल कम टू नो द लिटरेरी सोर्सेज, ओके ना, जो साहित्य आधारित है, जो किताबों में लिखा गया है, डॉक्यूमेंटेशन किया गया है कहीं ना कहीं सर, ठीक है। और दूसरा जो है जिसे हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सर, ठीक है ना, समझे, ओके। तो हमें ये पहली क्लैरिटी होनी चाहिए सर, है ना, समझे। अब आपको नोट्स बनाना है तो यू कैन मेक रनिंग नोट्स, बाकी मेजॉरिटी इज गिवन इन द बुक्स ओनली सर, मतलब ये इसमें दिया हुआ है सब कुछ, है ना। अभी समझ जाओ सर, ओके। समझना जरूरी है, जहां आपको बनानी है आप बना सकते हो, इट्स अप टू यू सर, है ना, समझे। मैं जहां लिखूंगा वहां बना सकते हो, कभी-कभी मैं लिखूंगा, कभी ना भी लिखूं सर, है ना, वो भी डिपेंड करता है सर, क्या। अब देखिए कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री में बहुत लंबी सारी इन्वेस्टिगेशन होती है सर, ओके। और कोई भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो या लिटरेचर का सोर्स हो, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में तो क्या हमारे पास साइंटिफिक टेक्निक्स है ना। तो आपने देखा होगा कि हम कार्बन डेटिंग करते हैं, हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी का उपयोग करते हैं, बॉटनिकल स्टडीज करते हैं, पैलियो एंथ्रोपोलॉजिकल पैलियो बॉटनिकल स्टडीज करते हैं, बहुत सारी वी विल सी की टेक्निक्स आज की तारीख में एडवांस हो गई है। बट सवाल ये आता है कि लिटरेचर को कैसे जज करेंगे सर, है ना, समझे। कि आज एक किताब किसी ने लिखी है सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। अब ये बुक में किस कंटेक्स्ट में लिखी गई है वो देखना पड़ेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो कुछ फॉरेन ऑथर्स हैं, नाम याद मत रखना सर, है ना, दिस इज एकेडमिकली इंपॉर्टेंट, ओके। अब हमारे लिए पॉइंट ऑफ नहीं है, बट देयर आर सर्टेन इंक्वायरीज दैट आर सपोज्ड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन सर, गेटिंग अपॉन, समझे कि नहीं समझे। इंक्वायरीज क्या-क्या है, तो इसमें 6 इसके क्राइटेरिया है सर, ओके। सो व्हेनेवर एनी बुक इज बीइंग रिटन और व्हेनेवर एनी लिटरेचर इज बीइंग पब्लिश्ड, ओके ना, तो उसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। कैसे किया जाता है कि भाई क्रोनोलॉजिकल इसमें अंडरस्टैंडिंग निकल के आ रही है, कब लिखा गया था, कैसे लिखा गया था, किस तरह से रिटन है या अनरिटन है। जैसे वेदों को हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो इनिशियली वेद कैसे थे, अनरिटन थे, बिकॉज़ इट वाज पार्ट ऑफ द वर्बल लिटरेचर, राइट। एपिक्स हुआ करते थे, वेद हुआ करते थे सर, ठीक है ना, समझे। दूसरी इसमें एक और इंक्वायरी लगती है सर, है ना, वो है कहां पे ये प्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि टाइम एंड स्पेस डायमेंशन ऑफ हिस्ट्री एक्चुअली मैटर्स द मोस्ट, ओके ना, समझे। कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था, क्योंकि वहां की कंडीशंस को कहीं ना कहीं ध्यान में रख के लिखा गया होगा, किसने लिखा था, है ना। 5W+1 मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था सर, ठीक है ना, समझे। फिर ये ओरिजिनल है या कहीं और से डिराइव्ड है सर, ठीक है ना, समझे। तो कोई प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल से लिखा गया था या अपनी मन से इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से लिखा गया था सर, ठीक है ना, समझे, ओके। फिर कुछ-कुछ किताबें क्या होती है कि जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होती है सर, है ना, समझे। तो उसमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या किताब की ओरिजिनल फॉर्म वैलिड है या वो लिटरेचर के अंदर बहुत सारा बदलाव आया है सर, ठीक है ना, समझे। कि इन व्हाट ओरिजिनल फॉर्म व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, ना, से फॉर एग्जांपल इट वाज इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोएट्री, इट वाज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोज, इट वाज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ द हाइम्स और द मंत्रास और द श्लोक्स, ओके ना, समझे। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जिसके थ्रू हमको यहां से मिलेगा। बेटा रिफ्रेश कर दो अगर आवाज नहीं आ रही है सर, है ना। एक बच्चे को आवाज नहीं आ रही है मतलब टेक्निकल एरर आपकी साइड है सर, है ना। 100 बच्चों को आवाज नहीं आ रही है तो टेक्निकल एरर मेरी साइड या सर्वर की साइड है सर, खैर। तो वी विल सी दैट ये कंडीशन हमको यहां से देखने को मिलती है। इनफैक्ट इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड एक बार लॉग आउट करके लॉगिन करके देख लो बेटा, है ना, समझे। क्योंकि एक की साइड में नहीं आ रही है मतलब तो द प्रॉब्लम इज ऑन द सर्वर साइड और वी कैन से सम काइंड ऑफ द इंटरनेट इश्यूज ऑन योर साइड एज़ वेल सर, है ना, समझे। तो आपकी एप्लीकेशन के साइड या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। ट्राई टू लॉग इन टू सम अल्टरनेट सोर्स इफ यू गॉट मोबाइल और टैबलेट और लैपटॉप सर, उसमें ट्राई करके देख लो एक बार सर, है ना, समझे। खैर तो लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, है ना, समझे। एंड टिकट रेज कर दो सर, है ना। इफ यू गॉट एनी टेक्निकल इश्यूज प्लीज रेज द टिकट एज़ वेल सर, ओके। तो ये मुकेश कह रहे हैं कैन सर टेल मी विजिबल एंड ऑडिबल सर, ओके। भाई, है ना, मुकेश को मैं दिख नहीं रहा हूं सर, ठीक है ना। मुकेश मुकेश पॉडकास्ट सुन रहे हैं क्या सर, है ना, समझे। तो चलिए सर, है ना, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। मतलब आपको टेक्निकल एरर है, बिपर जो की असर लग रही है सर्वर के ऊपर सर, ओके। चलिए लेट मी कम बैक, ओके। तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट, ओके ना, समझे। कल से नहीं दिख रहे हैं सर, ओके ना। अरे भाई, मेरे को तो मैं दिख रहा हूं सर, मैं तो अपना फेवरेट हूं, इसके लिए मैं तो दिख रहा हूं सर। खैर चलिए, कुछ टेक्निकल हो गया है सर, सह लेंगे और तो क्या करें सर, है ना, समझे। चलो लेट मी कम बैक, ओके। तो हम क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इसके बेसिस में सर, ठीक है ना, समझे। अब देखिए कि 3-4 चीजें आपको यहां से देखने को मिली सर, है ना। कोई भी साहित्य है सर, है ना,
गेटिंग पॉइंट? ओके, तो वो साहित्य दो तरह से है सर। एक है दी फॉरेन ऑथर्स के द्वारा लिखा गया सर, है ना समझे? तो लिटरेचर को मैंने आपको बताने की कोशिश की, इट इज डिराइव्ड बाय द फॉरेन ऑथर्स एज़ वेल सर, है ना गेटिंग पॉइंट? ओके, या इसमें हमको लोकल ऑथर्स भी दिख जाते हैं सर, है ना समझे? तो देयर आर फॉरेन ऑथर्स, देयर आर डोमेस्टिक लोकल ऑथर्स एज़ वेल। इसके अंदर सेक्युलर लिटरेचर भी आता है, इसके अंदर रिलीजियस लिटरेचर भी आता है सर, ठीक है ना समझे? सेक्युलर लिटरेचर रिलीजियस क्यों? क्योंकि कुछ धर्म आधारित है, जिसमें धार्मिक बातें की गई है। बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है सर, ठीक है ना? सेक्युलर लिटरेचर में ड्रामास है, नाटक है, नैरेटिव्स है, बहुत सारे हमको मिल जाएंगे सर, ठीक है ना समझे? तो इस आधार के ऊपर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं आपको एक किताब बताऊंगा जिसका नाम है वेद सर, है ना समझे? राइट, ओके ना समझे? तो सबको वेद तो पता ही है सर, है ना? तो ऋग्वेद है सर, ओके। ये ऋग्वेद के ऊपर से फिर और भी कमेंट्रीज लिखी गई है, जैसे वेद भाष्य है सर, समझे नहीं समझे? तो एक है वेद, वेदों के ऊपर से कमेंट्री है, वो है वेद भाष्य। मतलब वेद भाष्य इज अ बुक दैट इज प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। आप मुझे कहो कि ये किताब है वेद, वेद के ऊपर से किताब लिखी गई है वेद भाष्य, दैट इज एक्चुअली सेकेंडरी सोर्स, दैट इज अ कमेंट्री ऑन वेद सर, समझे नहीं समझे? तो कहानी ये है कि भारतीय इतिहास के तहत सर, है ना समझे? एक किताब में से ग्रेजुअली फिर कमेंट्रीज लिखने की शुरुआत होगी, टीका लिखने की शुरुआत होगी, उसके अंदर अपडेट्स लिखने की शुरुआत होगी सर, है ना समझे? तो इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि और भी फिर वेरिएशंस बन के आया सर, समझे नहीं समझे? है ना? तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के बीच में डिफरेंसेस ये है कि इसमें हम लोग 5-6 वी कैन से क्राइटेरियाज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं सर, है ना समझे? तो प्राइमरी सबसे ओरिजिनल होते हैं, वो फर्स्ट हैंड अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट हैंड अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति ने बैठ के सोच के इनका लिखा होगा सर, ठीक है ना समझे? सेकंड हैंड अकाउंट्स की सेकेंडरी की खासियत क्या होती है कि दे आर बेस्ड ऑन द प्राइमरी अकाउंट्स, है ना समझे? कि वो ओरिजिनल जो प्राइमरी अकाउंट्स था उसका बेस के ऊपर ही है सर, गेटिंग पॉइंट? क्यों बेस है? क्योंकि किसी ने लिखा है उसके ऊपर से उन्होंने आपको कंटिन्यू किया है। अब जैसे इंडिका है सर, है ना समझे नहीं समझे? इंडिका एक्चुअली सेकेंडरी अकाउंट में ही अवेलेबल है आज की तारीख में। ओरिजिनल मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई जो किताब है वो गायब हो गई है, समझे नहीं समझे? ओरिजिनल हैज बीन लॉस्ट हो गई, वो किधर गई किसी को नहीं पता सर, है ना समझे? और कुछ-कुछ ग्रीक ऑथर्स ने उसमें से छाप काम किया था सर, है ना? वो खोई ना उसके पहले से, ठीक है? बिफोर इट गॉट लॉस्ट, ओके, देयर वर सर्टेन ग्रीक ऑथर्स हू हैड टेकन सर्टेन काइंड ऑफ छाप काम, मतलब उसकी थोड़ी बहुत कॉपी-वॉपी इधर-उधर से बनाई थी सर, ओके? उनमें से कुछ-कुछ चैप्टर्स हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज, ओके? तो ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया सर, है ना, कि प्रतीक ने एक बार क्लास के अंदर डिस्कस किया कि हिमांशु लेट आया है ना, फिर वो दर्शन ने आगे 10 मिनट की जगह आधा घंटा की, आधे घंटे की जगह आखिर में तो ये बात चली कि हिमांशु आया ही नहीं आज सर, ठीक है ना समझे? बेचारा हिमांशु ऐसे ही बदनाम हो गया सर, खैर। तो वी विल फाइंड कि सेकेंडरी में ये चीज़ बहुत होता है ना सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट? ओके, एंड ये होता है सर, है ना समझे नहीं समझे? ये थोड़ा बहुत हो जाता है सर, क्योंकि वो क्या है कि इंटरप्रिटेशन बहुत मैटर करता है ना सर, है ना समझे? गेटिंग पॉइंट? ओके, तो ऐसी सब चीज़ें बहुत चलेगी सर, है ना समझे? तो एक तो ओरिजिनलिटी में बदलाव होगा कि नहीं होगा सर, ओके? तो लिटरेचर सोर्सेज में सेकेंडरी सोर्सेज को कंसीडर करने का मतलब समझे नहीं समझे, है ना? तो हम जब इंडिका की क्रिटिसिज्म करेंगे ना सोर्स ऑफ हिस्ट्री, याद रखना, मैं मौर्यन एज में आऊंगा तो मैं आपको फिर से ये चैप्टर को खोल के दिखाऊंगा, यही डब्बा दिखाऊंगा वापस, ओके? उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडिका की कंसीडरेशन में ये प्रॉब्लम है सर, है ना समझे नहीं समझे? गेटिंग पॉइंट? ओके, दूसरी ये टाइम फ्रेम में भी प्रॉब्लम है। प्राइमरी सोर्स उसी दौर में नॉर्मली लिखा गया होता है, कंटेम्पररी पीरियड में सर, है ना समझे? कंटेम्पररी पीरियड का मतलब है कि जब घटना बन रही है, उसके आगे पीछे के दौर में सर, ओके? सामान्य रूप से सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं बहुत बाद में लिखे जाते हैं, मतलब है ना, इट टेक्स इट्स ओन टाइम सर, है ना समझे? बोले अब बाद में लिखिए। अब जैसे धर्मशास्त्र है सर, ठीक है? धर्मशास्त्र वर कंपाइल्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड, उसकी कंपाइलेशन होनी शुरू हुई थी और गुप्ता पीरियड तक खत्म हुआ। अब धर्मशास्त्र के ऊपर से ओवर पीरियड ऑफ टाइम कमेंट्रीज लिखी गई, जैसे मिताक्षरा सिस्टम है, मिताक्षरा इज अ कमेंट्री ऑन द याज्ञवल्क्य स्मृति सर, ठीक है? तो स्मृति लिटरेचर में मिताक्षरा वाज रिटन इन द 11th सेंचुरी सर, है ना, विघ्नेश्वरा के द्वारा लिखी गई, हिंदू सिविल सोसाइटी, हिंदू कोड लॉज के ऊपर है सर, ठीक है? तो मतलब ये है कि ये तो बाद में लिखी गई है, बाद में उस पीरियड की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के थ्रू लिखी गई होगी सर, गेटिंग पॉइंट? ओके, तो इसमें ये भी प्रॉब्लम है सर, है ना समझे? तीसरी कहानी में इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम आता है सर, है ना समझे नहीं समझे? है ना? अब इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम क्या है कि प्राइमरी सोर्सेज में सब कुछ रॉ होता है, जैसा आया वैसा लिखा है ना, लिख देता हूं कहीं यूपीएससी में ना आ जाए सर, ठीक है? अब नॉर्मली सेकेंडरी सोर्सेज में क्या होता है कि बुद्धि आ जाती है, लोगों के अंदर इंटरप्रिटेशन आ जाता है, लोग ओरिजिनल सोर्स को जज करने की शुरुआत करते हैं, बोलिए सही लिखा होगा या गलत लिखा होगा, समझ में आया कि नहीं आपको? अब जैसे वेद भाष्य मैंने आपको बताया सर, ठीक है? इट्स अ बुक दैट हैज बीन रिटन इन द अर्ली मिडीवल एरा, इट इज बुक दैट इज आल्सो रिटन इन द मॉडर्न पीरियड, वेदों की भाषा सर, ठीक है? तो होता क्या है कि वी विल फाइंड कि उसके ऊपर फिर बहुत सारी सिंथेसिस होगी, इंटरप्रिटेशन चेंज होगा, इवैल्यूएशन होगा, कुछ ना कुछ अगर आप समझने की कोशिश करिए, ओरिजिनल सोर्स को इन्होंने जज किया होगा, इसके ऊपर से अपने व्यूज डाले होंगे ना सर, गेटिंग पॉइंट? समझे है ना? तो ये भी कहानी है सर, ओके? प्राइमरी सोर्सेज रिलायबल है, ऑथेंटिक होता है, सेकेंडरी सोर्सेज अगर आप देखने की कोशिश करोगे लेस रिलायबल भी होते हैं, क्योंकि कभी-कभी मोर रिलायबल भी है, कभी लेस भी है सर, ठीक है? तो इनकी रिलायबिलिटी का भी इशू होता रहता है सर, ठीक है ना? समझे गेटिंग पॉइंट? ओके, प्रॉब्लम हमको यहाँ से ये देखने को मिलती है कि ये जितने भी सोर्सेज है इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती सर, है ना समझे? क्योंकि ये उस कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए हैं, टाइम एंड स्पेस में लिखे गए स्पेसिफिक सर, ओके ना समझे? तो उसमें जो दिखा वो लिखा, समझे नहीं समझे? ना गेटिंग पॉइंट? ओके, जो दिखता है वो लिखता है सर, है ना समझे? तो इस बेसिस के रूप में एज इट इज कंडीशन में हमको मिलेगा, तो बैलेंस रिप्रेजेंटेशन ना हो। अब कोई कोर्ट ऑथर लिख रहा है सर, ओके? अब ये सयंतन राजा है और उनके दरबार में मैं बैठा हुआ हूँ ऑथर के रूप में, तो फिर जो दिखता है वो लिखना पड़ता है। वहाँ तो वी विल फाइंड कि मुझे उनका गुणगान ही गाना पड़ेगा, उल्टा-सुल्टा लिख दिया तो मेरी खाल उखड़ देगा राजा सर, है ना समझे कि नहीं समझे? तो कभी-कभी बैलेंस रिप्रेजेंटेशन ना भी हो सर, ठीक है ना? समझे गेटिंग पॉइंट? ओके, यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है सर, है ना? ये भी कभी-कभी डिटेल डिस्क्रिप्शन उल्टा-सुल्टा लिखेगा सर, है ना समझे? तो दिस इज आल्सो प्रॉब्लम सर, है ना गेटिंग पॉइंट? ओके, तो प्राइमरी सोर्सेज हिस्ट्री के बहुत सारे हैं सर, है ना? इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हमको यहाँ से मिल जाते हैं। ज्यादातर लिटरेचर के सोर्सेज सेकेंडरी ही होते हैं सर, है ना समझे? क्योंकि हमारे इतिहास के अंदर जो साहित्य के ज्यादातर सोर्सेज है वो कैसे है, वो सेकेंडरी है, वो डिराइव्ड है सर, है ना समझे? ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जब कोई भी लिटरेचर के सोर्स को क्रिटिसाइज करेंगे या लिटरेचर के कोई भी सोर्स को देखने की कोशिश करेंगे, तो हम इसमें यही कहेंगे कि भाई इसको भी आवश्यकता है बदलाव की, इसको भी आवश्यकता है बहुत सारे लिटरेचर के सोर्सेज को वी कैन से चेंज करने की सर, ठीक है ना गेटिंग पॉइंट? ओके, तो हम इस बेसिस के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री सर, ठीक है ना समझे? तो आपको चीजें समझ में आई सर, गेटिंग पॉइंट, है ना समझे? अब देखिए कि हर एक चैप्टर वाइज है ना, एवरी चैप्टर हैज गॉट लिटरेरी सोर्सेज, एवरी चैप्टर हैज गॉट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सम चैप्टर्स विल हैव मोर लिटरेचर सोर्सेज, सम चैप्टर विल हैव लेस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, है ना समझे? तो यूपीएससी वी विल फाइंड कि कभी-कभी सवाल पूछने की कोशिश करता है सर, ओके ना समझे? आई अपडेटेड द ऐप एंड देन स्टार्टेड वर्किंग सर, है ना? भाई जिनकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है वो प्लीज अपडेट कर दो सर, है ना? अपडेट द एप्लीकेशन सर, है ना? कुछ अपडेट आया होगा सर, ठीक है ना समझे? हाँ भाई, गेटिंग पॉइंट, ओके। प्लीज अपडेट द एप्लीकेशन इफ सम काइंड ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम इज कमिंग अप सर, है ना? टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिसको प्लीज अपडेट कर दीजिए सर, ओके। अब ये प्रज्ञा ने लिखा है सर ऑडियो नॉट विजिबल टू मी सर, है ना? ऑडियो इज नॉट विजिबल, मतलब ऑडियो इज मतलब यू आर नॉट, आई एम नॉट ऑडिबल सर, है ना? ऑडियो का विजिबल मतलब आवाज अभी नहीं आ रहा है, मतलब अंग्रेजी बड़ा भारी है, मेरा भी है सर, ठीक है? बट आवाज नहीं आ रहा है, सारी भाषा में समझ में आ गया सर, ऑडियो वीडियो दोनों नहीं है सर, ओके। तो भाई प्लीज अपडेट द एप्लीकेशन। मैंने डाल दिया सर, ठीक है? तो कमेंट्स के अंदर डाल दिया तो एटलीस्ट अब ठीक हो जाएगा सर, खैर। तो कहानी क्या है, कंट्रोल आर कर दो, कंट्रोल आर भी कर दो सर, तो भी चलेगा सर, है ना? तो इवन इफ यू डू कंट्रोल आर दैट विल आल्सो वर्क आउट, चलेगा नहीं चलेगा सर, है ना?
ओके ना समझे, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो सर, है ना, रिस्टार्ट कर देना सर। ओके, अगर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम परसिस्ट करता है तो टेक्निकल इशू टिकट रेस कर दो, द टीम विल सॉर्ट इट आउट सर, है ना समझे। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, है ना। तो कहानी क्या थी, वी वर टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज तीन प्रकार से, चार प्रकार से हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं सर, ठीक है ना समझे। तो सोर्सेज की क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन 3-4 पोर्शन सर, समझ में आया कि नहीं आपको। और ये क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे सर, है ना समझे। तो एक मैंने बताने की कोशिश की कि पहली जो कहानी है सोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है वी कैन से मतलब लिटरेरी सोर्सेज को हम लोग लिटरेचर की बात कर रहे हैं अभी, है ना समझे। तो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि क्या क्या सोर्सेज है सर, ठीक है। तो एक है फॉरेन सोर्सेज, समझ में आया कि नहीं आपको, और दूसरा है लोकल सोर्सेज सर, समझे आप लोग, है ना। तो ये सबसे प्राइमरी है सर, ठीक है ना समझे। ओके, इसी के अंदर हमें ये भी देखने को मिला कि कुछ कुछ सेक्युलर सोर्सेज भी है सर, और जो वी विल सी की रिलीजियस नहीं है, और दूसरा है रिलीजियस सोर्सेज। अब देखिए वर्ड सेक्युलर है सर, ठीक है ना समझे। इसको सामान्य रूप से ऑथर्स ने जब लिखा था तब नहीं कहा था कि ये सेक्युलर है सर, ठीक है। बट इसकी जो मेन थीम है, ये थीम के अंदर नॉन रिलीजियस बातें ज्यादा लिखी गई है सर, ठीक है ना समझे। ये इसमें धर्म की जो चर्चा है, विचारणा है, वो थोड़ी कंपैरेटिवली लेसर होती है। इसके लिए एक ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से या हिस्ट्री के टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या हिस्ट्री के रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वी कैन से कैटेगराइज किया गया है। सो एट द टाइम ऑफ राइटिंग वेदों का कंपाइलेशन किया गया तो वैदिक ऑथर्स ने नहीं कहा कि हम ये सेक्युलर सोर्सेज में डालेंगे या रिलीजियस सोर्सेज में डालेंगे। तो कालिदास ने जब अपना साहित्य लिखा तो किसी ने उनको पूछा नहीं दादा कि ये सेक्युलर है या रिलीजियस है सर, ठीक है समझे। तो कालिदास ने तो लिख दिया सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, बट देन लेटर पीरियड में जब हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन होना शुरू हुआ, लिटरेचर को हमने एनालिसिस करने की शुरुआत की, तो फिर उसके अंदर हमने फिर वो क्या है कि उसका कंपार्टमेंटलाइजेशन किया। दिस कंपार्टमेंटलाइजेशन इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द लिटरेरी सोर्स वेयर वी कैन इवैल्यूएट इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे सर, है ना समझे, है ना। तो कहानी आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जितना भी हिस्ट्री है साहित्य के अंदर सोर्सेज के रूप में, है ना समझे, इसकी इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट क्या है सर, है ना, ये किस किस तरह से निकल के आता है सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, और कैसे कैसे वी विल फाइंड कि ये लोकल ऑथर्स और फॉरेन ऑथर्स इंडिया के बारे में हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं सर, है ना समझे, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो एक एक करके आपको स्लाइड से खाली समझा रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं, जब डिस्कशन करने की बात आएगी तो इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे सर, है ना समझे। सो व्हेनेवर द डिस्कशन विल कम अप आई ट्राई टू डिस्कस इट आउट एज वेल, है ना। तो अभी हम सेक्युलर की जगह या पहले बेसिकली सोर्सेज को देखते हैं कि कौन से सोर्सेज है सर, है ना, इंपॉर्टेंट। ओके, अब जैसे सबसे पहले हम देखते हैं रिलीजियस सोर्सेज को सर, ठीक है ना समझे। तो रिलीजियस सोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस कंडीशंस और रिलीजियस सेक्ट्स दैट इमर्ज इन इंडिया। अब जैसे वैदिक पीरियड में वैदिक लिटरेचर का निर्माण हुआ सर, ठीक है ना समझे। तो बहुत सारा वेदों का लिटरेचर हुआ, वेद में से फिर डिराइव्ड लिटरेचर निकल के आया। तो ओरिजिनली श्रुति लिटरेचर था, श्रुति में से फिर स्मृति लिटरेचर निकल के आया सर, ठीक है ना। स्मृति में फिर उपवेद बने, वेदांत बने, दर्शन बने, धर्मशास्त्र बने, नीति शास्त्र बना सर, ठीक है ना। तो मल्टीपल बुक्स वर कंपाइल्ड, वेदों के अंदर से उपनिषद भी निकल के आया सर। ओके, इसी के अंदर से एपिक्स या इतिहास निकल के आया। इतिहास बेसिकली रामायण महाभारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो किताबें लिखी गई है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है सर, ठीक है ना समझे। वैसे ही हमको बुद्धिस्ट लिटरेचर देखने को मिलता है सर। ओके, बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी दो प्रकार का लिटरेचर है, एक है कैनोनिकल मतलब मेन स्ट्रीम लिटरेचर जो पाली लिटरेचर था सर, है ना समझे, जो हीनयान संप्रदाय के साथ मेनली जुड़ा हुआ था, उसको त्रिपिटक कहते थे सर। ओके, तो अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक सर, है ना समझे। और फिर ग्रेजुअली वी विल फाइंड कि महायाना ट्रेडिशंस निकलने की शुरुआत हुई, वो महायाना ट्रेडिशंस में संस्कृत लिटरेचर बन के आया सर। ओके, तो ये दोनों के दोनों मेन स्ट्रीम लिटरेचर है, ये संस्कृत और पाली दोनों में है सर, है ना समझे। ग्रेजुअली इसी के अंदर से हमें ये भी देखने को मिला कि और भी लिटरेचर बना जिसे हम लोग कहते हैं नॉन कैनोनिकल लिटरेचर सर। ओके, ये वो साहित्य का पार्ट है जो हम कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम नहीं है बट उसकी भी इंपॉर्टेंस है ना, राजा के इतिहास की इंपॉर्टेंस है, बुद्धिज्म के रिलेटेड है, सिलोन के दो किताबें हैं, द्वीपवंश और महावंश, उसकी भी इंपॉर्टेंस है। तो मल्टीपल बुक्स आर देयर। वैसे ही आपको जैन साहित्य आपको मिलता है सर, है ना समझे। अब आप देखिएगा कि इसमें से आपको पीटी में बड़े सवाल आते हैं सर, है ना समझे, किताबों के नाम पूछता है कि कौन सी किताब कहाँ पे है सर, और ऐसे सवाल आते हैं जो आपने ऑप्शनल में भी ना पढ़े हो सर, ठीक है। तो आप में से बहुत गोलू बच्चों को क्वेरी होती है कि सर मैं हिस्ट्री जीएस करूंगा तो ऑप्शनल हो जाएगा, ऑप्शनल करूंगा जीएस हो जाएगा। बेटा ऑप्शनल इज अ बिगर अम्ब्रेला, तो ऑब्वियस है कि जीएस के टॉपिक्स ओवरलैप होंगे सर। ओके, पर यूपीएससी आजकल अल्ट्रा प्रो मैक्स फैक्चुअल क्वेश्चन निकाल रहा है जो आपके ऑप्शनल के सोर्सेज में भी कभी कवर नहीं होंगे सर, ठीक है ना समझे, गेटिंग। ओके, तो वो जैसे हमीर देव की किताब थी, हमरदेव, हमरदेव इस बात जो था ना, वो नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखी हुई किताब, मेरे को भी पता नहीं था कि हमरदेव की किताब किसने लिखी है सर, ठीक है ना, ना ही मेरे कोई ऑप्शनल की नोट्स में भी मैंने कहीं पे फैक्चुअली उसको डाला था सर। ओके, तो फिर वो ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है, वो तो जानबूझ के ईगो हर्ट करने के लिए टीचर्स के, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के, है ना समझे। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, तो प्रीलिम्स अलग ही कहानी है, ऑप्शनल में आपको थोड़ा एक सिस्टमैटिक आपको जाने की आवश्यकता है सर। खैर, तो ये तो रिलीजियस सोर्सेज है सर, गेटिंग समझे नहीं समझे, है ना। तो वी विल फाइंड कि ये कहानी आपको मिलती है। दूसरे आपके फॉरेन सोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे सर, है ना। फॉरेन सोर्सेज में ग्रीक्स, पर्शियंस, अरब्स, चाइनीज, बहुत सारे लोग भारत के बारे में लिखेंगे सर, ठीक है। फिर आपको लोकल ऑथर्स में बड़े सेक्युलर लिटरेचर भी मिल जाते हैं सर, ठीक है ना समझे। तो इसमें नाटक है, ड्रामास है सर, है ना, कालिदास से लेके भास से लेके हर्षवर्धन खुद भी लिखता था सर, ठीक है ना समझे। तो बहुत सारी किताबें, विशाख दत्त की कहानी आपको देखने को मिलती है, चरिताज आपको देखने को मिलते हैं, चरिताज आर दी बायोग्राफीज, ओके ना समझे। तो जैसे वी विल सी हर्ष चरिता करके किताब है या बुद्ध चरिता करके किताब है सर, ठीक है। तो ये बायोग्राफी है ना, विक्रमदेव चरिता करके किताब है सर, ठीक है ना समझे, गेटिंग ओके, रामचरिता करके किताब है सर। ओके, तो यू फाइंड सो मेनी बुक्स इन द फॉर्म ऑफ चरितास वेयर वी विल कम टू नो कि एक से अधिक प्रकार की बायोग्राफीज लिखी गई है। ये जितनी भी बायोग्राफीज यहाँ पे लिखी गई है ये भी हमें हेल्प करती है इन द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल सर, ठीक है ना। तो दिस आर ऑल कंसीडर्ड नॉर्मल इन द फॉर्म ऑफ सेक्युलर लिटरेचर बिकॉज़ दे वर रिटन बाय डोमेस्टिक कोर्ट ऑथर्स, ओके ना समझे। अब हमें इनके नेचर को पकड़ना है सर, ठीक है ना, गेटिंग ओके, नेचर को पकड़ने का मतलब ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस किस तरह से है सर, है ना समझे। अब हर एक चैप्टर में आपको डेप्थ बाय डेप्थ में सोर्सेज कराऊंगा, जैसे अभी तो आपको ओवरव्यू दे रहा हूं सर, है ना समझे। कोई भी वैदिक लिटरेचर है सर या वेद है सर, है ना, गेटिंग ओके। तो वेद के अंदर आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आता है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है ना समझे। ये चारों के चारों वेद जो है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सर, है ना समझे, ये वेद मूलतः के श्लोक के रूप में है सर, ठीक है ना समझे। ये श्लोक के रूप में है तो इसके नीचे इसका प्रोज एक्सप्लेनेशन आता है इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मण्य सर, है ना समझे। ये ब्राह्मण्य के नीचे फॉरेस्ट लाइफ को कवर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अरण्यक, और वेदों की फिलॉसफी कवर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ उपनिषद सर, है ना। सो एवरी वेद दैट इज इन द फॉर्म ऑफ संहिता, इट्स अ फाइनल कंपाइलेशन सर, है ना समझे। इट विल कंसिस्ट ऑफ अ हायरार्की ऑफ ऑल द फोर एक्शंस। इट विल हैव द ब्राह्मण्य, इट विल हैव द अरण्यक, इट विल हैव द उपनिषद्स अटैच्ड टू इट, ओके। क्योंकि हर एक वेद के अपने उपनिषद है, हर एक वेद के अपने ब्राह्मण्य है, हर एक वेद की अपनी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल कम टू नो कि उनकी उनकी संहिता है सर, ठीक है। और इन सब के बेसिस के ऊपर से वी विल फाइंड कि इनका जो पूरा का पूरा है वो कंपाइलेशन हो, इसको कहते हैं श्रुति लिटरेचर सर, ठीक है ना, ओके। तो लंबी कहानी है, मैं आऊंगा कि क्या इसके अंदर की स्टोरी लाइन है सर, है ना समझे। दूसरा आता है स्मृति लिटरेचर, है ना समझे, जो वेदों से डिराइव्ड है सर, ठीक है ना समझे। इसमें फिर उपवेद आते हैं, इसमें वेदांग आते हैं, इसमें धर्मशास्त्र आते हैं, इसमें इतिहास आते हैं, इसमें पुराण आते हैं। पुराणों का अपना इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है ना समझे। तो यूपीएससी ने एक दफा सवाल पूछ दिया था कि इंडियन हिस्ट्री में पुराण की इंपॉर्टेंस क्या है सर, ठीक है ना समझे, एंड हाउ द पुराण्स आर इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द सेक्युलर नॉलेज इन द एंशिएंट इंडिया सर, ठीक है। अब इसको मैं पढ़ाऊंगा शांति से जब हम लोग पुराण के ऊपर आएंगे, वैदिक लिटरेचर में आएंगे, बट मैं आपको खाली इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। अब इंपॉर्टेंस की क्या खासियत है सर, ओके। तो वेद क्या थे कि मंत्र के रूप में थे ना, वेद कैसे थे कि वेद वर इन द फॉर्म ऑफ द वेरी हाई नॉलेज, उपनिषद भी फिलॉसफी के रूप में थे, तो कॉमन मैन को समझ में नहीं आता था। तो पुराणों को क्या किया गया, स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया गया सर, है ना। स्टोरी में कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ कि कॉमन मैन को मजा आने लग गई, बोले हाँ यार अब ये समझ में आ रहा है सर, ठीक है ना समझे, कि राजा के इतिहास के साथ, भगवान के इतिहास के साथ समाज की वार्ताओं को इंक्लूड करोगे तो इससे क्या होगा कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम पीपल वर एबल टू कॉम्प्रिहेंड द मेन क्रक्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन सर, है ना समझे, है ना। तो इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि हमें पुराणों की इंपॉर्टेंस मिली। अब मैं पुराण के ऊपर अभी नहीं जा रहा हूं सर, है ना समझे नहीं समझे, है ना। तो वी विल फाइंड कि आई विल कम बैक टू
दिस टॉपिक वन मोर टाइम जब हम लोग आगे चलेंगे इंडियन हिस्ट्री के ऊपर सर, है ना, समझे? तो श्रुति और स्मृति के बीच में डिफरेंशिएशन भी मैं पढ़ाऊंगा जब वैदिक लिटरेचर के बारे में डिस्कस करूंगा सर, ठीक है ना, समझे? एंड वी विल सी कि रिफ्रेश कर दो बेटा जिसका नहीं चल रहा है, और मैं कहूंगा कि आप एक बार क्या कह सकते हैं कि वो भी देख लीजिएगा सर, ठीक है ना, समझे? हाँ भाई, रिफ्रेश कंट्रोल आर होता है ना सर, मेरे को नहीं पता, और प्लीज अपडेट द एप्लीकेशन सर, समझे? ये दोनों डाल दिया सर, ओके ना, रिफ्रेश कंट्रोल आर, या दूसरा डाल दिया प्लीज अपडेट द एप्लीकेशन फेसिंग टेक्निकल ऑडियो वीडियो इश्यूज, है ना, खैर चलिए, ओके ना, बीपर जो है सर, है सर, समझे? वो सर्वर वर्वर ने केबल वेबल गिरा दिया होगा कहीं पे सर, खैर वो समझे, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो गया हो सर, ओके ना सर, चलिए। तो क्या बात कर रहे थे, व्हाट यू आर डिस्कसिंग सर, है ना, डैमेज काफी मार के गया सर, है ना, अभी तो लैंडफॉल हो गया, अभी सुबह सुबह मैं न्यूज़ देख रहा था, है ना, तोड़ फोड़ करके गया, अभी इसका असेसमेंट होगा सर, हजारों करोड़ में इनफैक्ट डैमेज करके गया है सर, ठीक है ना सर। तो अभी सरकार को एक नया, अभी ऑब्वियस है ना, पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी सर, समझे? खैर, तो वी विल सी दैट विद रेफरेंस टू द वैदिक लिटरेचर सर, है ना, गेटिंग अपॉइंट, ओके, वी विल कम टू नो कि दो प्रकार के लिटरेचर निकल के आए सर, है ना, एक है श्रुति लिटरेचर जो स्रोत के रूप में है सर, है ना, समझे? गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो वी विल सी दैट ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सर, ठीक है ना, समझे? इन सब का निर्माण होने की शुरुआत हुई, ये हाइम्स के रूप में थे, हाइम्स मैंने आपको बताया मंत्र के रूप में आपको मिलते हैं सर, ओके। फिर ब्राह्मणीय लिखे गए हैं, ये हाइम्स में नहीं थे पर प्रोस के रूप में थे। फिर अरण्यक लिखते हैं, अरण्यक और उपनिषद बेसिकली जो कंक्लूडिंग पोर्शंस के रूप में है सर, ठीक है ना, और उपनिषद की अपनी ही इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो ये ओरिजिनल लिटरेचर था, ये सुन के बेसिकली आ रहे थे सर, है ना, टू बी हर्ड सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। इनमें से डिराइव्ड हुआ स्मृति, है ना, हम कहते हैं कि मेरी स्मृति में नहीं है सर, ठीक है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट, है ना, समझे, है ना। तो वी विल फाइंड कि ये याद रखने की है, ये डिराइव्ड हुए थे, इसको भी सुनने के बाद ही आगे पास ऑन किया गया सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो स्मृति साहित्य निकल के आया सर, है ना। मैं सरकार में था तो जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को लेटर लिखता था और जब दूसरा डिपार्टमेंट उसका जवाब नहीं आता था तो स्मृति पत्र भेजा जाता था। स्मृति पत्र का मतलब ये होता है कि वी विल सी कि हम आपको याद करा रहे हैं कि भाई हमने आपको एक लेटर भेजा था, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है सर, ठीक है। तो स्मृति पत्र 1, स्मृति पत्र 2, स्मृति पत्र 3, स्मृति पत्र 4, स्मृति पत्र 5, इस तरह से अलग-अलग जाते थे। फिर जब तक उसका जवाब नहीं आता था फिर बड़े बाबू को कंप्लेंट की जाती थी कि सर हमने फलाने डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है पर अभी तक जवाब नहीं आया है। फिर बड़े बाबू फोन घुमाते थे सर, है ना, समझे? और फोन घुमाने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट के बड़े बाबू को फोन करते थे सर, है ना, समझे नहीं समझे? कि दोस्त, है ना, दोनों सेम बैचमेट होते हैं कभी-कभी सर, है ना, समझे नहीं समझे? कि यार तुम्हारे वालों को भेजा है, अभी तक जवाब नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? मेरा विधानसभा का सेशन है, मिनिस्टर जी को जवाब देना है सर, ठीक है। फिर तात्कालिक रूप में वहां से जवाब आता था, समझे नहीं समझे, है ना। तो स्मृति लिटरेचर इज टू बी रिमेंबर्ड सर, है ना, समझे नहीं समझे, पॉइंट, ओके। सरकार में अंदर-अंदर डिपार्टमेंट की अलग कसर चल रही है, समझे नहीं समझे, एंड जैसे कि डेटा मंगवाते थे कभी-कभी सर, है ना, तो स्मृति पत्र भेजने पड़ते थे, 1 2 तो सरकार में सब कुछ लेटर के ऊपर चलता है, कागज के ऊपर चलता है। तो वो क्या है कि डिजिटल हो गया है बट तो भी उसमें लेटर्स उसको उसी तरह से डालते हैं सर, खैर। तो मान कि इस तरह से आपकी डेवलपमेंट होगी सर, है ना, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो यू अंडरस्टूड व्हाट इज दिस लिटरेचर ऑल अबाउट सर, ओके ना, समझे? तो बड़ी लंबी है कहानी सर, है ना, समझे? मतलब उसमें उपवेद भी आते हैं, उसमें वेदांग भी आते हैं, उसमें पुराण भी आते हैं, बहुत लंबे बेसिस के रूप में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि हमको कॉन्टेक्स्ट में जाना है उसके टाइम एंड स्पेस में सर, ओके। तो जब वैदिक पीरियड आएगा तो मैं आपको वेदास एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उपनिषद एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, पुराण एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, श्रुति लिटरेचर एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करूंगा सर, ठीक है ना, समझे? ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। आज हम लोग मैक्रो ओवरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है ना, समझे? क्योंकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर ही जाना है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा सर, ठीक है। तो आपको ये पूछा जाता है कभी-कभी कि हाउ फार द एंशिएंट इंडियन श्रुति लिटरेचर कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। समझे नहीं समझे? तो ये तो आप जब वैदिक लिटरेचर को ओवरऑल एनालिसिस करोगे तो ही आपको समझ में आएगा ना। अभी कॉन्टेक्स्ट अभी हमने देखा नहीं है तो आपको बहुत ही, है ना, ओवरव्यू देने में ज्यादा ठीक रहेगा सर, है ना, समझे? तो ये बेसिस के अंदर आपका पहला लिटरेचर आया, दैट इज अ वैदिक लिटरेचर सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब वेदास एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री में बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, इसके ऊपर भी यहाँ पूरा एक्सटेंसिव नोट्स बनाया हुआ है, बट इसके ऊपर भी तभी डिस्कस करेंगे जब हम लोग बेसिकली डेप्थ में जाएंगे सर, है ना। आज हम लोग ओवरऑल लिटरेरी सोर्सेस का एक ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर चैप्टर बाय चैप्टर में डेप्थ में जाएंगे सर, ठीक है ना, समझे? अब वेदास के फायदे भी है, वेदास की लिमिटेशन भी है, ऑब्वियस होता है सर, ठीक है ना। कोई भी लिटरेचर होगा, मैंने आपको बताया सर, ठीक है, जैसे वेदों से लिटरेचर के अंदर हमें भगवान गॉड की कंडीशंस पता चलती है। देखिए कोई भी लिटरेरी सोर्स होगा सर, है ना, उसमें से हम लोग 5 चीजें देखेंगे सर, ठीक है। हम समझेंगे व्हाट इज द पॉलिटिकल कंडीशन, व्हाट इज द सोशल कंडीशन, व्हाट इज द इकोनॉमिक कंडीशन, व्हाट इज द कल्चरल कंडीशन, व्हाट इज द रिलीजियस कंडीशन, अदर देन दिस ज्योग्राफिकल कंडीशन सर, ठीक है ना, समझे? ये 5 6 चीजें कोई भी साहित्य के अंदर से हम लोग एनालिसिस करेंगे सर, ठीक है ना, समझे? कि भगवान थे तो कैसे थे, मानते थे तो कैसे मानते थे, भूगोल था तो कहाँ पे रहते थे, जैसे वी विल फाइंड सप्त सिंधु वाले विस्तार के बारे में हमें जानकारी मिली। पॉलिटिकल कंडीशन में राजन की इंपॉर्टेंस क्या थी क्योंकि राजा को पूजा जाता था तो कैसे पूछते थे सर, ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि वेद जो है वो तो हाइम्स के रूप में है, वो इतिहास की किताब के रूप में तो है नहीं, वो तो मंत्र के रूप में है। तो ऑब्वियस है कि बिकॉज़ ये मंत्र के रूप में है ना, तो इसकी कहीं न कहीं लिमिटेशंस भी होगी। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है ना, समझे? सो बिकॉज़ दे आर इन द फॉर्म ऑफ मंत्र, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द हाइम्स, ओके ना, समझे? तो इसमें लिमिटेशन ये है कि इट इज नॉट एवरीथिंग रेलेवेंट विद हिस्ट्री, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे नहीं समझे? इसमें कॉमन मैन की कहानियां कभी नहीं है सर, है ना, समझे नहीं समझे, है ना? इसमें बहुत सारे इंटरपोलेशंस करने पड़ते हैं, इसमें डेटिंग नहीं है क्योंकि इसमें तारीख भी नहीं लिखी गई है सर, है ना, समझे? तो देयर आर लिमिटेशंस, तो बट ये हम तभी पढ़ेंगे जब हमको समझ में आएगा पूरा वैदिक पीरियड क्या है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो देयर आर इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस होल पार्ट, है ना, समझे? बट दैट कैन ओनली बी लिंक्ड अप व्हेन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट कंसर्न चैप्टर, जैसे हम लोग आगे जाएंगे सर, है ना, समझे? अब देखिए कि कोई भी लिटरेचर जो है वो आर्कियोलॉजी के बिना अधूरा है सर, है ना, समझे? और लिटरेचर को आर्कियोलॉजी के साथ ना कोरिलेट करना मतलब वो तो फिर अल्टीमेटली एक ही प्रकार का इंटरप्रिटेशन हो जाएगा सर, ओके। वेदों के लिटरेचर के साथ यही दिक्कत है सर, है ना, द वैदिक लिटरेचर हैज अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम इज दैट कि देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट क्रॉस वेरिफाइड, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर वी कैन से लेस कॉम्प्रिहेंडेबल बिकॉज़ द आर्कियोलॉजिकल लिटरेचर मिक्सचर और क्रॉस चेकिंग इज नॉट डन सर, ठीक है ना, समझे? दूसरी ये सब प्रेयर बुक्स थी ना सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये कहानी इसके अंदर से हमको यहाँ से मिलेगी सर, है ना, समझे? ये हर्ष कह रहा है कि आई वोंट बी एबल टू क्लास, आई एम नॉट एबल टू सी और हियर। भाई लिटरेचर इसको भी मतलब क्या प्रॉब्लम है? हाँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? रिफ्रेश करो यार, प्लीज ट्राई टू रिफ्रेश करो सर, प्लीज ट्राई टू रिफ्रेश, है ना, समझे? ट्राई चेंजिंग द इंटरनेट कनेक्शन, रेज द टिकट, लीव करके फिर से चालू करो सर, रिफ्रेश कर दो एक बार, रिस्टार्ट कर दो, रिफ्रेश कर दो, है ना, कंट्रोल आर कर दो सर, क्रोम को अपडेट कर दो सर, है ना, समझे? मेरा भी हो गया सर, 2 3 बार रिफ्रेश और ब्राउज़र चेंज करने पर हो। क्रोम से सफारी में चले जाओ, सफारी से क्रोम में चले जाओ, इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो उसमें चले जाना सर, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, द ओनली एक्सप्लोरर दैट वाज यूज्ड टू डाउनलोड क्रोम, समझे नहीं समझे? इंटरनेट एक्सप्लोरर का फायदा क्या हुआ करता था, उसको खोल के क्रोम को डाउनलोड किया जाता था, ठीक है ना? उसकी एक ही खासियत थी इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो बंद हो गया ना इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट का हुआ करता था, है ना? वो एक्सप्लोरर की सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि उसको एक ही बार ओपन किया जाता था, है ना, समझे नहीं समझे? ओपन करके उसमें से फिर क्रोम डाउनलोड कर दिया जाता था, बाकी सब बंद कर देते थे। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट संदीप भी कह रहे हैं आई कांट सी एंड हियर यू सर, है ना? भाई ये कुछ टेक्निकल एरर है भाई, मैंने यहाँ कमेंट्स भी डाली हुई। संदीप देयर इज अ कमेंट दैट हैज बीन पिन्ड अप इन द क्लास एज़ वेल, आई विल वंस अगेन टाइप इट आउट एज़ वेल सर, है ना, समझे? भाई जिन-जिन स्टूडेंट्स को अभी फिर से एक बार मैं भी कमेंट दे रहा हूँ। हाँ, मैंने इस पे कमेंट डाल दिया सर, ठीक है।
भाई ऑल्टरनेटिव ब्राउजर यूज कर दो एक बार सर, है ना, समझे, मोबाइल लैपटॉप को चेंज करके सर, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। ओके, ये तो मेरे को लगा एक दो बच्चों की दिक्कत है, यहाँ तो काफी बच्चे आ रहे हैं सर। रिफ्रेश करते रहो सर, है ना, समझे, रिफ्रेश करो और तो क्या बताया सर। ओके, टेक्निकल टिकट लाइव नहीं चल रहे, अरे लाइव ही चल रहा है ना। ये नौफान को ऐसा क्यों दिख रहा है भाई, है ना, इनको भी मैं नहीं दिख रहा हूँ सर, है ना, आई एम नॉट विजिबल, है ना, मैं इधर इधर हूँ कोपचे में सर, भाई मैं इधर हूँ सर, है ना, समझा, हाँ मैं इधर हूँ सर, इधर देखो, है ना। मेरी नेटवर्क तो बढ़िया चल रही है सर। ओके, मैं नेटवर्क इज गोइंग गुड सर। ओके, एक पोल कर दो सर, है ना, समझे, समझ में तो आया कितने बच्चों का दिक्कत है सर। पोल तो चल रहा है ना सबका सर, ठीक है ना, हाँ, जिनका ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है सर, ठीक है ना, समझे, वो ए टिक करना, जिनका ऑडियो ओनली आ रहा है सर, ठीक है ना, समझे, वो बी टिक करना, और जिसका ऑडियो भी नहीं आ रहा है और वीडियो भी नहीं आ रहा है सर, ठीक है ना, समझे, वो सी टिक करना सर, ठीक है, समझे। हाँ, तो मेरे को भी समझ में आया ना कि कितने लोगों के साथ दिक्कत है, ऑडियो वीडियो सब कुछ नहीं आ रहा है। है ना, ये देखो दिख गया सर, है ना। तो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स हैव गॉट क्लियर, कुछ 6% या 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनको नहीं आ रहा है सर। ओके, ये रिकॉर्डिंग देख लेना जिसका नहीं आ रहा है सर, ठीक है ना, समझे, रिकॉर्डिंग देख लो सर जिनका ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑडियो वीडियो के बिना पढ़ कैसे पाओगे सर। सो विदाउट ऑडियो वीडियो यू वोंट बी एबल टू स्टडी सर, है ना, समझे, मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्रोम को अपडेट कर दो सर एक बार, नॉट श्योर सर, ठीक है, चलिए सर, ठीक है, रिस्टार्ट करके देख लो एक बार सर, है ना। चलो, तो हम क्या बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज और सोर्सेज ऑफ वेदास वगैरह, समझे। फिर और भी लिटरेचर है, जैसे वी विल फाइंड की एक किताब है जिसका नाम है स्मृति लिटरेचर, और स्मृति में बहुत सारे शास्त्र लिखे गए जिसे हम कहते हैं धर्मशास्त्र सर, ठीक है ना, समझे। अब धर्मशास्त्र में मल्टीपल बुक्स हमको यहाँ से देखने को मिलती है सर, ठीक है ना, ओके। तो वी विल फाइंड की इन धर्मशास्त्र देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ लिटरेरी सोर्सेज दैट वर कंपाइल्ड, ओके ना, इसमें स्मृति लिटरेचर का पूरा पार्ट है सर। ओके, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, है ना, आचार व्यवहार, उसको किस किस प्रकार की गलतियां करने तो कैसे प्रायश्चित करना है, तो दिस आर ऑल पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र, ओके ना। तो इसमें कमेंट्रीज लिखी गई स्मृति के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके ना। तो वी विल फाइंड मनु ने लिखी है, मनु के साथ साथ याज्ञवल्क्य ने लिखी है, याज्ञवल्क्य के साथ साथ अगर आप समझिए तो बृहस्पति ने लिखी है, नारद ने लिखी है सर, ठीक है। तो वी विल सी की सो मेनी बुक्स वर रिटन इन द स्मृति लिटरेचर सर, है ना, जैसे नारद है, बृहस्पति है, पराशर है, काटियान है सर, ठीक है। तो ये सब डिराइव्ड लिटरेचर का पार्ट है। डिराइव्ड इसके लिए क्योंकि ओरिजिनल बुक है, उसमें से फिर किसी ने अपने अपने हिसाब से ओपिनियन देने की कोशिश की है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे। तो धर्मशास्त्र आर पार्ट ऑफ द स्मृति लिटरेचर, एक्चुअली स्मृति कंपोजेस और इट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सोर्सेज, है ना। स्मृति में आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड कि बहुत सारे सोर्सेज हमको यहाँ से मिलेंगे सर, ओके। उसमें धर्मशास्त्र इसका पार्ट है सर, है ना। जैसे एक है उपवेदा सर, है ना, तो जो वेदों में से डिराइव्ड हुए हैं सर, है ना, समझे। तो आयुर्वेद है, धनुर्वेद है ना, स्थापत्य वेद है, गंधर्व वेद, जैसे एग्जांपल ऑफ सामवेद, स्थापत्य वेद इज एन एग्जांपल ऑफ यजुर्वेद सर, ठीक है ना, समझे। धनुर्वेद इज आल्सो फ्रॉम द यजुर्वेद, आयुर्वेद इज डिराइव्ड जॉइंटली फ्रॉम द ऋग्वेद एंड आल्सो फ्रॉम द अथर्वस, ओके ना, समझे। तो इस तरह से उपवेदा है, वैसे ही धर्मशास्त्र भी है सर, ठीक है ना, समझे। तो धर्मशास्त्र आर पार्ट ऑफ द स्मृति, ओके ना, समझे। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे हमारी स्त्रियों की दशा, हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता चलता है सर, ठीक है ना, समझे, ओके। जैसे कि आपको यूपीएससी ने सवाल भी पूछे हुए हैं सर, है ना, समझे, कि द कोपियस प्रिजर्वेशन और द कोपियस रेफरेंसेस टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द वर्णाश्रम सिस्टम बाय द किंग्स यूलॉजिस्ट इन द इंस्क्रिप्शन आर मोर रिफ्लेक्शन ऑफ द स्मृति ट्रेडिशंस, ओके। कि भाई वर्णाश्रम धर्म राजा को कहा जाता था प्राचीन भारत के अंदर कि भाई यू आर द अपहोल्डर ऑफ धर्म, है ना, कि राजा के रूप में तुम्हारा कार्य क्या है, तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है, धर्म को चलाना है, राजधर्म फॉलो करना है। सो दिस धर्म आल्सो इंक्लूड्स द टॉपिक ऑफ द सोशल कंजर्वेशन एंड द सोशल ऑर्डर का कंजर्वेशन, ओके। तो राजा कैसे अपना शासन चलाएगा, तो वो तो मनु ने इनफैक्ट अपने हिसाब से लिखा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, या नारद ने अपने हिसाब से लिखा है, याज्ञवल्क्य ने अपने हिसाब से लिखा है सर, है ना, समझे। तो ये कहानी आपको मिलेगी। आपको ये पूछता है कि द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन इंडिया फ्रॉम 4th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी एडी सर, है ना, समझे। तो इसमें भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, कि भाई स्त्रियों की दशा का मतलब क्या है सर, ओके। तो भाई कहां से पता चला, तो इट इज बेस्ड ऑन द धर्मशास्त्र, ओके। आपको जैसे पूछता है कि द नेचर ऑफ बैंकिंग असरी इन एंशिएंट इंडिया, कि भाई भारत में बैंकिंग सिस्टम के बारे में क्या क्या व्यवस्था थी, उसरी का मतलब है पैसा ब्याज पे देना और उसको घुमाना सर, ठीक है। तो वो भी कहां से पता चला, तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द धर्मशास्त्र, ओके ना, समझे। तो धर्मशास्त्र गिव्स अस सो मेनी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, उससे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि भाई समाज कैसा रहा होगा, व्यवहार कैसा रहा होगा, व्यक्ति गलती करता है तो उसको कैसे पनिशमेंट दिया जाता होगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो धर्मशास्त्र की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर मैं आऊंगा आगे क्लासेस के अंदर डिस्कस करूंगा, तो हमें पता होना चाहिए सर, ठीक है। वैसे ही है पुराण, है ना, पुराण भी स्मृति लिटरेचर का ही पार्ट है सर, ओके। एंड पुराण आल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, ओके ना, समझे। अब ऐसे तो बहुत सारे पुराण हैं, पर हमारे लिए उसमें 18 पुराण है, 18 महापुराण कहते हैं सर, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ना, समझे। They give us the information of time frame, they give us the information about the political conditions, they give us the information about we will see कि different dynasties that were ruling in India सर, है ना, समझे नहीं समझे, है ना। तो we will find कि over a period of time आपको इसके रिलेटेड सवाल पूछे गए थे, जैसे यूपीपीएससी में और यूपीएससी में भी पूछे गए हैं सर, ठीक है। तो we'll be discussing about पुराण gives us secular knowledge, secular knowledge का मतलब क्या है कि it gives us the information of time, it gives us the information of geography, it gives us the information of the political dynasties, it gives us the information of the economy, it gives us so many aspects with respect to the conditions that were existing at that time सर, ठीक है ना, समझे। तो इसमें सातवाहन से लेके गुप्ता से लेके मौर्य से लेके सबके बारे में लिखा गया है सर, ठीक है ना। जैसे आंध्रस के बारे में मैंने बताया, सातवाहन डायनेस्टी के बारे में लिखा गया है। पुराण तो वहां तक कहते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी पावर के ऊपर आएगी, है ना। अब ऐसा क्यों लिखा है पुराण में प्रेडिक्शन के रूप में, क्योंकि पुराणों का कंपाइलेशन ही गुप्ता पीरियड में हुआ था। तो ऑब्वियस है कि जो ऑथर इनको लिख रहा है वो अपने कंटेम्पररी राजा को ग्लोरीफाई करेगा कि नहीं करेगा सर, है ना, समझे। तो लिटरेरी सोर्सेज में वी विल सी की गुड नंबर ऑफ सोर्सेज विल बी इमर्जिंग सर, ठीक है ना, समझे। ये जितने भी सोर्सेज हमको यहाँ से देखने को मिलेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। ऑल द सोर्सेज विल बी हाइलाइटिंग द रोल प्ले सर, है ना, समझे, है ना, अपने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनकी खुद की लिमिटेशंस भी है सर, है ना। तो मैं आऊंगा कि पुराणों के अंदर कभी-कभी एग्जैजरेशन की जाती है, पुराणों में कभी क्रोनोलॉजी नहीं है, पुराणों के अंदर हिस्टोरिकल राइटिंग नहीं है सर, है ना। और कहानियों में सब कुछ है। अब कहानी में तो क्या होता है कि कभी-कभी एग्जैजरेशन भी हो जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि ये जो पूरा बेस है इसके थ्रू पुराणों का लिटरेचर कंपाइल हुआ सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो पुराणों के साथ-साथ स्मृति लिटरेचर में और भी किताबें हैं, जैसे कि अगर आप समझिए तो हमें ये भी देखने को मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
हमें मिलेगा एपिक्स। एपिक्स को बेसिकली इतिहास के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है ना? सो दिस एपिक्स इंक्लूड्स द महाभारतास, द एपिक्स इंक्लूड्स वी विल सी द ओवर पीरियड ऑफ रामायण एज़ वेल सर, ठीक है ना? समझे? तो हमें इनकी भी क्लैरिटी पता होनी चाहिए कि भी इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे दिस एपिक्स वर एक्चुअली यूज्ड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री सर, है ना? अब ये जो किताब है इसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल स्टडी भी हुआ। मैंने आपको बताया ना कि लिटरेचर के साथ-साथ आर्कियोलॉजिकल स्टडीज भी होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है? अभी आप देखिए दिल्ली में पुराना किला में एक्सकवेशन चल रहा है, यू नो दैट ना सर, ठीक है? एंड पुराना किला में एक्सकवेशन, अब मैं करंट अफेयर्स में कराऊँगा जब प्रीलिम्स आएगी उसके पहले सर, ठीक है? तो पुराना किला एक्सकवेशन के अंदर काफ़ी डिस्कशंस हो रही है और अभी वी विल फाइंड कि चर्चा वही हो रही है कि भई देखिए दिस पीरियड व्हिच इज़ रिटन इन द वैदिक लिटरेचर और वी कैन से द महाभारतास, उसकी कहीं न कहीं रेलेवेंस है सर, ठीक है ना? समझ गए? ओके? तो जैसे एपिक्स लिखे गए इतिहास के रूप में हमको इनको यहाँ से देखने को मिलेगा सर, ओके? या हमें महाभारत देखने को मिलता है सर, ओके? ये भी एक हिस्टोरिकल सोर्स है हमारे लिए। देखो ये इनकी रिलीजियस वैल्यूज तो है ही, नो डाउट सर, ओके? बट इट इज आल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ रिलीजियस सोर्स एज़ वेल सर, है ना? समझे? तो वी विल फाइंड कि इसकी रिलीजियस सोर्स कैसे जुड़ी हुई है। तो एक पॉटरी है जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर सर, है ना? वो अयोध्या के अंदर से मिली हुई है। अयोध्या की खासियत ही आपको पता है कि वी विल सी कि रामायण के साथ और राम भगवान के साथ, उनके किंगडम के साथ कैसे जुड़ा हुआ है सर, ठीक है? तो जब हम लोग इनको स्टडी करते हैं एज़ अ लिटरेचर सर, है ना? समझे? तो इट इज कोलैबोरेटिंग विद द आर्कियोलॉजी, है ना? तो एपिक्स हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, मैं आऊँगा आगे क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे सर, ओके? बट देन वी विल फाइंड कि एक किताब है रामायण है, दूसरी किताब अगर आप देखोगे महाभारत आपको मिलेगी। बोथ दिस बुक्स, ओके ना समझे, आर नाउ कोलैबोरेटेड विद आर्कियोलॉजी सर, है ना? वहाँ हमें पुराना किला की एक्सकवेशन मिलती है, मैंने आपको बताया बीबी लाल साहब हुआ करते थे सर, है ना? जिनके अंडर में हुआ था। अभी भी एक्सकवेशन चालू है सर, ठीक है? वहाँ पेंटेड ग्रेवेयर की हमारे पास पॉटरी के पीसेस मिल गए हैं सर, ओके? तो ये सब कुछ चीज़ें दर्शाती है कि कहीं न कहीं ये टाइम एक्जिस्ट कर रहा था और इससे भी हम लोग हिस्टोरिकल नैरेटिव समझ सकते हैं सर, ठीक है ना? समझे? तो कहने की बात मेरी ये है, वी विल फाइंड कि दी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू द वैदिक पीरियड, नो डाउट काफ़ी बाद में है, कुछ-कुछ बहुत पहले है, बट उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सर, ठीक है ना? ओके? अब जैसे आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ को कैसे कोलैबोरेट किया जाता है सर, है ना? समझ ओके? तो एक जगह है हस्तिनापुर सर, है ना? हमें देखने को मिलता है, कौशाम्बी करके जगह है सर, ओके? वहाँ हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रैटिफिकेशन है, स्ट्रैटिफिकेशन समझ में आता है सर, ठीक है ना? समझे? तो वी विल फाइंड कि देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ हिस्ट्री व्हिच इज़ एक्चुअली बरीड विथिन द ग्राउंड सर, ठीक है ना? समझे? अब लेयर्स ऑफ हिस्ट्री बरीड विथिन द ग्राउंड का मतलब क्या है सर, ठीक है ना? ओके? तो इनिशियली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब खोदकाम शुरू किया था ब्रिटिश काल में, तो ये लोग स्ट्रैटिफाइड बरियर्स या स्ट्रैटिफाइड एक्सकवेशन नहीं करते थे ना, लेयर बाय लेयर नहीं निकालते थे, पूरा खोद के निकाल देते थे। फिर किसी को बुद्धि आई, बोले यार ये क्या कर रहे हो सर, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? हमारी तो पूरी टाइम लेयर चली जाएगी सर, है ना? आप ऐसे खड्डा खोद के सब कुछ निकाल दोगे, तो दिस विल वो सब मिक्स अप हो जाएगा ना, कौन सा पुराना है, कौन सा नया है, वो समझ में नहीं आएगा सर, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि ओल्डेस्ट जो सेटलमेंट होगा सबसे नीचे होगा और न्यूएस्ट जो है वो सबसे ऊपर होगा, सही कि गलत सर? समझे कि नहीं समझे? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन लेयर बाय लेयर करेंगे तो ही हमको वी विल सी वर्टिकल एक्सकवेशन लेयर बाय लेयर करेंगे तो ही समझ में आएगा ना सर, ठीक है ना? ओके? तो इनिशियल पीरियड में जो कार्य हुआ वो बहुत अलग प्रकार से था सर, ओके? और जब हम लोग हस्तिनापुर का हिस्टोरिकल बेसिस देखते हैं, उसमें हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम से वी हैव गॉट हिस्टोरिकल सेटलमेंट्स जिसके हमको एविडेंसेस है सर, ठीक है ना? समझे? जैसे अगर आप समझिए तो एक पॉटरी थी पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू के एविडेंसेस है। उससे पहले ओल्ड पॉटरी ट्रेडिशंस हमारे पास एविडेंसेस के रूप में है। उसके बाद एनबीपीडब्ल्यू नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के एविडेंसेस है। उसके बाद पोस्ट मॉरियन के एविडेंसेस है सर, ठीक है? उसके बाद अर्ली मिडीवल इंडिया मतलब समवेयर इन द 700 बीसी हमारे पास एविडेंसेस है सर, ठीक है ना? समझे? तो यू कैन इमेजिन कि जब इतने सारे लेयर एक ही जगह के ऊपर आपको मिले हैं सर, ठीक है ना? समझे? द पीरियड फ्रॉम 1200 बीसी से लेके करीबन नहीं करके 1000 या 1100 सीई तक का पीरियड हमको मिला है। ये दर्शा रहा है कि इट्स अ वेरी ह्यूज टाइम फ्रेम कवर्ड ओवर हियर सर, ठीक है ना? ओके? और इसमें हस्तिनापुर की कहानी भी आपको इसके अंदर से मिलेगी सर, है ना? समझे? कि जैसे हस्तिनापुर और कौशाम्बी के बारे में ये कहा गया है कि वहाँ पूर आया था, मतलब फ्लड आ गया था सर, ठीक है ना? ये फ्लड की कहानी पुराणों में भी लिखी गई है सर, है ना? समझे? तो इससे भी हम कहीं न कहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई देखिए कि भाई आर्कियोलॉजी और लिटरेचर कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है ना? ओके? तो बीबी लाल साहब ने बेसिकली इसके ऊपर काम किया था, बहुत इंटरेस्टिंग काम है, आप इसको पढ़ेंगे और रुपिंदर मैम की बुक में भी लिखा गया है। बट इससे हम पूरा का पूरा वैदिक पीरियड की जो क्रोनोलॉजी है या वैदिक पीरियड की हिस्ट्री है उसको समझ सकते हैं सर, ठीक है ना? समझे? तो आपको वैदिक लिटरेचर का एक थीम समझ में आया सर, है ना? समझ ओके? तो देयर आर सो मेनी लिटरेचर्स, ओके? इसमें शब्द दर्शन आते हैं, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी आती है सर, ओके? जिसमें मोक्ष कैसे मिलता है इसकी बात है। अब देखिए आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है, धर्मशास्त्र एज़ अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री पूछेगा, आपको एपिक्स एज़ अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री पूछेगा, पुराण एज़ अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री पूछेगा सर, ठीक है? उपनिषद की इंपॉर्टेंस इन द इंडियन हिस्ट्री पूछ देता है, वेदों का श्रुति लिटरेचर एज़ अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री पूछा हुआ है सर, ठीक है? तो व्हेनेवर आई विल बी कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, आई विल बी वंस अगेन एक्सप्लेनिंग यू दिस पार्ट, ओके ना? समझे? बट अभी पहले एक ओवरव्यू ले लो कि कहानी क्या थी सर, ठीक है ना? ओके? समझे? तो ये वैदिक लिटरेचर का फर्स्ट पार्ट था। ये वैदिक लिटरेचर के जैसा ही दूसरा पार्ट है बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर। इनको भी हम पढ़ेंगे, बट कब पढ़ेंगे? जब कंसर्न्ड चैप्टर में आगे जाएँगे सर, ठीक है ना? समझ ओके? क्योंकि इनको अभी करने से कोई मतलब नहीं है, हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा सर, है ना? कि उसकी फिलॉसफी के साथ उसका लिटरेचर कोरिलेट करता है सर, ठीक है ना? तो वैसे वैदिक लिटरेचर में भी मैंने आपको वही बताया कि भई उसकी फिलॉसफी के साथ उसका लिटरेचर कोरिलेट करना चाहिए, हमें वो पता होना चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे? तो ये भी कहानी है सर, ओके? अब इन कहानियों के अंदर सर, है ना? समझे? गेटिंग माय पॉइंट, ओके? रिलीजियस लिटरेचर के साथ जो दूसरा लिटरेचर है वो है सेक्युलर लिटरेचर, जो भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की सर, ठीक है? अब सेक्युलर लिटरेचर में बहुत सारे पोएट्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे कविराज आपको मिल जाते हैं, जिन्होंने वैरायटी ऑफ बुक्स लिखी है सर, है ना? किसी ने ड्रामा लिखा है, किसी ने पोएट्री लिखी है, किसी ने थिएटर के अंदर अपने ओपिनियंस दिए हैं सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो वी विल फाइंड कि देयर आर मल्टीपल ऑथर्स एंड पोएटिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट हू हैव कंपाइल्ड ओके डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, ओके? अब इनमें से आपको सवाल पीटी के अंदर आता है मैच द फॉलोइंग, इनमें से ही आप कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन को बेसिकली हाइलाइट करोगे इन योर राइटिंग। अब दे डू नॉट बिलॉन्ग टू द सेम पीरियड सर, है ना? समझे? जैसे कालिदास, विशाख दत्त, ऑल दीस पीपल बिलॉन्ग टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त टू सर, है ना? दंडिन बिलॉन्ग टू द पल्लवास सर, है ना? गेटिंग माय पॉइंट, ओके? हर्षा बेसिकली हर्षवर्धन तो खुद ही था एंड वी विल फाइंड कि भावभूति वो पोस्ट हर्षा, हर्षा के बाद पावर के ऊपर मतलब वो लिखते हैं सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो इस तरह से हमको यहाँ बहुत सारे ऑथर्स देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा मल्टीपल बुक्स वी विल सी की लिखी गई है सर, ओके? ये बुक्स ड्रामा के रूप में है, पोएट्रीज के रूप में है, इनकी भी इंपॉर्टेंस हमें पता होनी चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? इनमें कुछ-कुछ पॉपुलर लिटरेचर भी है नैरेटिव के रूप में, जैसे पंचतंत्र की वार्ताएँ आपको देखने को मिलती है, जो गुप्ता पीरियड में बड़ी पॉपुलर हुई सर, ठीक है ना? तो दैट आल्सो गिव्स अस द हिस्टोरिकल नॉलेज, ओके ना? सोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो विष्णु शर्मा ने लिखी थी सर, ठीक है ना? उसकी थर्स्टी क्रो की वार्ता है या बहुत सारी और भी कहानी आपको मिलेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो वी विल सी कि इससे भी हमको समझ में आता है। इसी में लिटरेचर में एक और फोर वेरिएशन है जिसे हम लोग कहते हैं चरितास या चरितम, दे आर कॉल्ड एज़ बायोग्राफीज़। बायोग्राफीज़ ऑफ हूम? द बायोग्राफीज़ ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज़, है ना? राजाओं की, मंत्रियों की, है ना? तो भारत में बुद्ध चरिता लिखी गई, सबसे पहली चरिता है सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट, ओके? वेरी फर्स्ट चरिता सर, है ना? बुद्धा के बारे में लिखी थी, संस्कृत में लिखी गई थी सर, है ना? अश्वघोष के द्वारा, कनिष्क का ऑथर हुआ करता था। वैसे ही हर्ष चरिता आपको देखने को मिलती है, किसने लिखी? बाणभट्ट ने, जिसने अपने ही राजा के बारे में लिखा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? एक किताब है जिसका नाम है रामचरिता। रामचरिता इज़ अ बुक ऑन रामपाल। रामपाल वाज़ अ रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी सर, ठीक है ना? ये लिखी थी संध्याकर नंदी के द्वारा। ये बुक के अंदर आपको
पीजेंट रेबेलियन के बारे में पता चलता है, कई वर्त रेबेलियन कहते हैं। ये फ्यूडलिज्म की थियरी के साथ भी हम लोग इसको रिलेट करेंगे कि जब फ्यूडलिज्म आएगा तो उसकी इंपॉर्टेंस किस तरह से हम लोग उसको मानते हैं सर, ठीक है। या आपको किताब देखने को मिलेगी विक्रमदेव चरिता सर, है ना, समझे। इट इज रिटन बाय बिल्हान। बिल्हान वाज अ कश्मीरी पंडित। इस बार के प्रिलिम्स में बिल्हान के ऊपर भी सवाल आया था और बिल्हान ने वी विल फाइंड की ये किताब लिखी थी जिसके थ्रू ही हैड ट्राइड टू हाइलाइट द रोल ऑफ कल्याणी रूलर्स विक्रमदेव चरिता सर, ठीक है, समझे। या आपको एक किताब देखने को मिलेगी कुमारपाल चरिता। कुमारपाल वाज अ रूलर ऑफ गुजरात और हेमचंद्राचार्य के द्वारा लिखी गई थी सर, ठीक है। तो आप देखोगे तो इतनी सारी चरितास है, देयर आर सो मेनी चरितास इन द फॉर्म ऑफ बायोग्राफीज दैट वर कंपाइल्ड एट दैट टाइम। इनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इनसे भी हम हिस्ट्री के सोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, समझे, है ना। तो यू अंडरस्टूड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चरितास, ओके ना, समझे। अब चरितास को जैसे जैसे कंसर्न चैप्टर में जाएंगे उसके ऊपर देखेंगे, जैसे वी विल फाइंड की हर्ष चरिता इज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है सर, ओके। या अभी ये जो रामचरिता वाला मैंने आपको बताया सर, है ना, संध्या करनंदी की कहानी, इसमें कईवर्त रिबेलियंस के बारे में मैंने अभी आपको बोला सर, ठीक है, समझे। ये कईवर्त रिबेलियन बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके साथ एक फ्यूडलिज्म की थियरी भी जुड़ी गई है। आप देखिए कि भारत में जो फ्यूडलिज्म की डिबेट है उसको काफी लोग सपोर्ट करते हैं सर, है ना, जैसे रामशरण शर्मा जैसे, या वी विल से हरबंस मुखिया है, रुमला थापर है सर, ठीक है, समझे। इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई है। तो जब कोई कहता है कि इंडिया के अंदर फ्यूडलिज्म था, उसको तथ्य के साथ कैसे बताया जाएगा, तो तथ्य के साथ बताया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द पालास। और कहा गया कि भाई देखो, पाल पीरियड के अंदर किसानों ने अपने राजा और सामंतों के सामने विद्रोह किया था। किसानों का विद्रोह का मतलब ये होता है किसानों का शोषण हो रहा था, और शोषण इस तरह से हो रहा था क्योंकि सामंतवादी पद्धति भारतीय समाज व्यवस्था के अंदर हुई थी सर, है ना। तो किताब किसी और समय की है, उसके ऊपर डिबेट मॉडर्न पीरियड में हो रहा है, और इसके ऊपर से वो किताब का बेस बना के सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। पूरी की पूरी फ्यूडलिज्म को जस्टिफाई किया गया, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ओके। तो हिस्ट्री की ये जितनी भी बुक्स है सर, है ना, इनको जब लिखा गया था इससे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली, सीखने को मिलता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये भी है। इतिहास में और भी किताबें हैं जिसे हम लोग कहते हैं टेक्निकल लिटरेचर सर, है ना। टेक्निकल लिटरेचर मतलब कोई एक विशेष प्रकार की किताब है दैट इज रिटन ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, है ना, समझे। जैसे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लिखी गई है, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लिखी गई है सर, है ना। वी विल फाइंड की ज्योतिष शास्त्र के ऊपर लिखी गई है, मेडिसिन के ऊपर लिखी गई है, ग्रामर के ऊपर लिखी गई है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। इन सब बुक्स के ऊपर से भी हम हिस्ट्री को एनालिसिस करते हैं सर, है ना। चरक की किताब है, सुश्रुत की किताब है सर, है ना, महर्षि पलकप्य की किताब है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। आर्यभट्ट की किताब है, कुछ गुप्ता पीरियड से थे, कुछ पहले थे, कुछ बाद में थे सर, ठीक है। उनसे भी हम हिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे सर, है ना। तो ये इन किताबों से भी हम कहते हैं कि देखिए द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आर वेरी वास्ट एंड दैट आल्सो गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंशिएंट इंडिया एंड हाउ द सोसाइटी फंक्शन इन एंशिएंट इंडिया सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो द पिक्चर इज क्लियर टू यू गाइस कि भाई कैसे अलग-अलग प्रकार का लिटरेचर जो है वो निकल के आया विद रिस्पेक्ट टू इंडिजिनस सोर्सेस। इंडिजिनस का मतलब है कि भारत के स्थानिक लोगों ने किस-किस प्रकार से साहित्य लिखा था। अब इसको चैप्टर बाय चैप्टर में पढ़ेंगे, कालिदास को भी पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है, तो अभी हम लोग खाली एक मैक्रो ओवरव्यू देख रहे हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो सोर्सेस का पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देखेंगे लास्ट के अंदर सर, ओके। अब ये सोर्सेस में कुछ-कुछ सोर्सेस अगर आप समझने की कोशिश करिए तो फॉरेन ऑथर्स ने भी लिखा है सर, ओके। अब ये विदेशी बाबू भारत में आके जो लिखेंगे उनके बारे में भी हमको एक ओवरव्यू लेना चाहिए सर, है ना, बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ्स, समझे नहीं समझे, है ना। तो ये तो स्टार्टर्स है सर, है ना, समझे नहीं समझे, मेन कोर्स तो अभी बाकी है सर, क्या है? तो वी विल फाइंड कि आज का क्लास स्टार्टर में जाएगा सोर्सेस को समझने के लिए, है ना, समझे नहीं समझे। मेन कोर्स तो अभी पूरा बाकी है, अभी तो क्या है, पानी पूरी और क्या है वो कॉर्न पिज़्ज़ा और, है ना, वो क्रिस्पी वेज चल रहा है, समझे नहीं समझे, खैर। तो वी विल फाइंड कि सूप तो कल ही कर दिया था सर, सूप तो कल कर दिया ना हमने। तो चलो, तो कहानी क्या थी, अब फॉरेन ऑथर्स है ना, विदेशी लोग क्या लिखते हैं सर, ठीक है, समझे, ओके। व्हाट डू द फॉरेन ऑथर्स राइट अबाउट इंडिया सर, ओके। अब फॉरेन ऑथर्स में 3-4 प्रकार के लोग हैं। ग्रीक्स है, जो ग्रीस से आए थे सिकंदर और उसके बाद वाले पीरियड में, सिकंदर के कंटेम्पररी भी मिलेंगे। चाइनीज मिलेंगे, है ना, जो मोस्ट प्रोबब्ली पोस्ट कनिष्क पीरियड, गुप्ता पीरियड से आने की शुरुआत करते हैं। अरब्स आपको मिलते हैं, और कुछ-कुछ पर्शियंस थे, ईरानी लोग भी थे, है ना। अरब्स कहाँ से थे? वेस्ट एशिया से थे सर, है ना, समझे। और पर्शियंस कहाँ से थे? ईरान से थे सर, ठीक है ना, समझे। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एज़ वेल सर, ठीक है ना। तो इन सबको आगे डिस्कस करेंगे, है ना, गेटिंग ओपन, ऑल द ऑथर्स विल बी डिस्कसिंग, है ना, इन द लेटर। बट हमें खाली ओवरव्यू लेना है कि भई ये जो फॉरेन ऑथर्स है, इन्होंने भारत के बारे में क्या-क्या चीजें ऑब्जर्व की है सर, ठीक है, गेटिंग ओपन, ओके। तो ये सब के सब कुछ-कुछ मिलिटरी इन्वेजन्स में आए। जैसे मेगास्थनीज का भारत में आना कैसे हुआ? इट इज आउटकम ऑफ द मिलिटरी इन्वेजन्स ऑफ इंडिया, है ना, कि सेना के साथ ये ग्रीस आए थे और ग्रीस आके भारत में सेटल हो गए और फिर उसके बाद इन्होंने आगमन शुरू कर दिया, तो इस तरह से हुआ। या वी विल फाइंड कि अल बिरूनी करके एक ऑथर है जो 1015-20s में इंडिया के बारे में लिखता है। ही वाज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ मिलिटरी इन्वेजन्स, है ना, क्योंकि ही वाज पार्ट ऑफ मोहम्मद गजनी's एडमिनिस्ट्रेशन। सो व्हेन गजनी इन्वेडेड ओवर इंडिया, तो बरूनी वाज पार्ट ऑफ द सेटअप एंड ही आल्सो केम टू इंडिया सर, ठीक है। तो देयर वर सम ऑथर्स हु वर पार्ट ऑफ मिलिटरी इन्वेजन्स, है ना, सो दे रोट अबाउट इंडिया। देयर वर सम ऑथर्स दे वर इन द एग्जांपल ऑफ रिलीजियस एक्सचेंजेस, है ना, समझे। तो ये चाइनीज लोग ज्यादातर आप समझने की कोशिश करिए तो रिलीजियस एक्सचेंज के रूप में, है ना, फाहियान, ह्यूएन इट सिंह सर, ओके। तो इंडो चाइना एक्सचेंजेस होने की शुरुआत हुई, ये इंडो चाइना एक्सचेंजेस के रूप में ये लोग भारत में आए सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसी तौर के ऊपर कुछ-कुछ व्यापार के थ्रू भी आते हैं, ट्रेड एक्सचेंजेस के रूप में भी आएंगे सर, है ना, समझे। अब फॉरेनर्स के बारे में इतिहास बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि सर, है ना, समझे। कुछ-कुछ चीजें हमारे ऑथर्स लिखना इग्नोर कर देते थे, उनको नॉर्मल लगता था, बोले ये क्या लिखने का सर। पर विदेशी व्यक्ति के लिए बड़ा कुतूहल था, इट वाज वेरी क्यूरियस, है ना। आप देखिए आजकल एक सीन चलता है व्लॉगिंग का, वीलॉग, वीडियो लॉग बनाना सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। अब वीलॉग में दिक्कत ये है कि हमारे व्लॉगर्स जो है वो इंडिया की डे टू डे एक्टिविटीज को कभी कवर नहीं करते कि आज मैं रास्ता क्रॉस किया। पर कोई विदेशी आता है तो उसके लिए इंडिया में रोड क्रॉस करना बहुत बड़ा नोबेल प्राइज अचीवमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ रनिंग ट्रैफिक है ना, आपको ट्रैफिक आपके लिए रुकेगा नहीं, आपको कट मार के, है ना, जंप मार के, है ना, रिस्क लेके आपको रास्ता क्रॉस करना पड़ता है सर। सो फॉर इंडियन सिटीजन डेली रिस्क, है ना, हमारे लिए तो यूज्ड टू है, भागे ना हम यूं करेंगे, चले रुक गए, अपने को रोड क्रॉस करना। वो गोरे व्यक्ति को तो समझ में नहीं आता ना कि ऐसे रोड क्रॉस करना है, तो उसका वीडियो बना देते, बोले दिस इज क्रेजी मैन। अब जैसे हमारे वाले ऑटो में रोज घूमते हैं, वी आर यूज्ड टू ऑटो रिक्शा, है ना, समझे। ऑटो वाले भैया यूं यूं करके रॉकेट उड़ाएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। गोरा बैठेगा, ओ दिस इज क्रेजी मैन, अरे भाई क्या क्रेजी सर। तो इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर आल्सो अंडरस्टूड दिस पार्ट। In ancient Indian literature also, the foreign authors had mentioned certain things which were mundane to the Indian people. Mundane is day to day, sir. But then the foreign authors were quite curious. They observed it. So many a times they actually supplements the indigenous sources. They give value to the Indian history. Getting open, समझे नहीं समझे? ये supplement करते हैं सर, है ना, समझे? और इन्होंने जो जो चीजें नोटिस की है, ऐसी चीजें नोटिस की जो हमारे लोकल ऑथर्स नहीं लिख पाए। उनको लगा कि ये तो सबको पता ही होगा ना। गेटिंग ओपन, है ना, होता है ना सर, है ना? वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये तो कालिदास ने कहा, ये तो नॉर्मल है यहाँ पे। विदेशी के लिए बड़ा जोरदार था सर, है ना? सब भाईजान के भाई लिख देते तो कहीं यूपीएससी में ना आ जाए, ठीक है ना? गेटिंग ओपन, होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर है सर, समझे नहीं समझे, है ना? बोले बाजू वाले की प्लेट में क्या है वो देख लेते हैं। तो फॉरेन ऑथर्स कंट्रीब्यूटेड इन देयर ओन वे। द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट कि दे आल्सो हैड सर्टेन लिमिटेशंस। जैसे हमारे डोमेस्टिक ऑथर्स की भी कुछ-कुछ लिमिटेशंस थी, वेदों की लिमिटेशंस है, बाकी सब की है। तो इनकी भी लिमिटेशन होगी सर, गेटिंग ओपन, समझे नहीं समझे। तो इनके द्वारा लिखी गई कुछ-कुछ चीजें हमारे लिए बड़ी फायदे कारक है। जैसे रिलीजियस इंटरेक्शन के बारे में लिखा है। फाहियान, ह्यूएन सांग एंड इत्सिंग,
भाई साहब इन तीनों ने जो बुद्धिज्म और इंडिया की जो कल्चरल चीज़ों के बारे में लिखा है, जितना कोई भारत का सैनिक ऑथर नहीं लिखा है, ठीक है समझे? बड़ा सिग्निफिकेंट लिखा है, नालंदा से लेके ट्रेड रूट से लेके, है ना? फाहियान को समुद्र में कैसे विपर्जय फेस करना पड़ा बे ऑफ बंगाल में, वहाँ तक की बातें लिखता है वो, ठीक है ना समझे? है ना? साइक्लोन आ गया था उस टाइम पे भी, तो मतलब जो भी था सर, है ना समझे? विपर्जय तो नहीं होगा, बट देन वी विल फाइंड ह्यूमन सांग वहाँ तक लिख रहा है कि हमारी कंडीशन कैसी थी सर, है ना समझे? कि मेरे को लूट लिया गया सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि बहुत सारी चीज़ें हमको मिलेगी। ये फॉरेन ऑथर्स में व्यापार की भी पता चलती है। जैसे एक किताब है अननोन ऑथर के द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी, है ना? दिस बुक हैज़ बीन रिटन, पता नहीं किसने लिखी है वो नहीं पता, पर वो बताता है कि इंडिया और ग्रीस के बीच में कितना व्यापार होता था। ये व्यापार वी विल सी कि गुजरात के समुद्र किनारे से लेके केरला के समुद्र किनारे से लेके कोरोमंडल से लेके बे ऑफ बंगाल और हुगली तक जाता था। तो पूरा का पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का कोस्टल पोर्ट्स के बारे में उसमें लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। या एक फॉरेन ऑथर है प्लिनी, जो पूरी दुनिया में ढंढेरा पीटता है। बोले हमारे कारण या भारत के कारण रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। वो एक ही चीज़ रोता रहता है कि बोले हमारा पतन ये भारत ने किया है। फॉरेन हैंड इज़ रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। जैसे हम लोग नहीं कहते फॉरेन इंटरफेरेंस, अमेरिका इंटरफियर कर रहा है, रशिया इंटरफियर कर रहा है फलाना स्टेट के मैटर में। तो उस टाइम पे हमारा सॉफ्ट पावर इतना भारी था, समझे? तो इससे भी हम कहते हैं कि द फॉरेन सोर्सेस आर स्टिल रिलेवेंट, है ना? समझे कि नहीं समझे? सो वी डू नॉट डिनाई दैट द फॉरेन सोर्सेस आर नॉन रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। अंडरस्टूड दिस पार्ट सर, है ना? समझे? तो ये तो सीधा सवाल आएगा, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? ये जनरल सवाल है, इसके लिए मैं आपको करवा रहा हूँ, इसको डेप्थ में करवा रहा हूँ, है ना? दे विल आस्क यू क्वेश्चन कि एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेन अकाउंट्स ऑफ एज़ अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो डेप्थ में जाएंगे तो और करेंगे, बट पहले एक ओवरव्यू तो ले लो सर, है ना? समझे? ओके। ये फॉरेन अकाउंट्स भारत की पॉलिटिक्स के बारे में भी बताते हैं सर, है ना? समझे? कि कौन राजा था, कौन मंत्री था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था, किस तरह से व्यापार चल रहा था, सर, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब जैसे वी विल कम टू नो कि एक आपको ऑफिशियल देखने को मिलेगा नियरकस। नियरकस वाज द गवर्नर ऑफ अलेक्जेंडर इन सिंध, सिंध में था और उसने सिंध में एक पोर्ट खोला था जिसका नाम था पाटला। आज का कराची वाला रीजन है और वो पाटला से ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही हैड वी कैन से गॉन टू वेस्ट एशिया, मतलब आज के बेबीलोन इराक की तरफ गया था। तो उसकी उसने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है सर, ठीक है। वैसे ही मैंने आपको बताया मेगास्थनीस, है ना, जो इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, वुमेन बॉडीगार्ड्स कैसे हुआ करते थे, राजा को प्रोटेक्शन के लिए जेट सिक्योरिटी कैसे हुआ करती थी सर, ठीक है ना? समझे कि समझे? एक फॉरेन ऑथर था एंटियोक्स, है ना, एंटियोक्स करके राजा था। उसने एक अपने एम्बेसडर को भेजा था जिसका नाम था डाइमैक्स। डाइमैक्स बिंदुसार के कोर्ट में आया और डाइमैक्स ने बिंदुसार के बारे में लिखा है कि इसका नाम है अमित्रकोट्स। अमित्रकोट्स इज अ ग्रीक वर्ड फॉर अमित्रघात। वाई अमित्रघात? क्योंकि बिंदुसार के लिए कहा जाता था कि दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का महादुश्मन सर, है ना? समझे? तो उसने बहुत लोगों को घात की थी, घात मतलब है ना सटाक कर दिया था। तो अमित्रघात का ग्रीक वर्जन लिखा गया अमित्रकोट्स, है ना? गेटिंग पॉइंट? तो ऐसे ऑथर्स भी हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं सर, ओके। तो देयर ग्रीक एम्बेसडर, देयर मिलिटरी ऑफिशियल्स, ह्यूएन सांग ने हर्षा के बारे में लिखा है। फाहियान हैज रिटन लिटिल बिट अबाउट द गुप्तास, ही हैज नॉट रिटन मच अबाउट द गुप्तास, बट कुछ-कुछ लिखी हुई बातें आपको मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट? ओके। तो इससे भी समझ में आया। कुछ-कुछ ऑथर्स ने इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में भी लिखा सर, है ना? समझे? क्यों लिखा? क्योंकि दे केम टुवर्ड्स इंडिया, दे रोट अबाउट द रिवर्स, दे रोट अबाउट द माउंटेन्स, दे रोट अबाउट द एग्रीकल्चर दैट वाज गोइंग ऑन, दे रोट अबाउट द कम्युनिटी एंड द पीपल दैट वर सेटलिंग सर, है ना? गेटिंग पॉइंट? ओके। तो एक टॉलेमी है, टॉलेमी डिड नॉट केम टू इंडिया डायरेक्टली बट ही गिव्स सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन सर, ठीक है। प्लिनी हैड रिटन अबाउट इंडिया सर, ठीक है। जैसे और भी लोग हमको मिलेंगे जो सिकंदर की आर्मी के साथ आएंगे, ये लोग इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में लिखते रहते हैं। जैसे there is a story about फाहियान going to मालवा and फाहियान is praising the climate of मालवा सर, है ना? समझे? फाहियान गया था मालवा, मतलब आज के एमपी में, है ना? एमपी गजब है, देखा, बोले यहाँ बहुत ठंडक है, बहुत बढ़िया है सर, ठीक है ना? चुटकी चलती गर्मी नहीं है, तो फॉरेस्टेड एरिया था, तो वो प्रेस करता है उसको सर, ठीक है? समझे? तो ऐसी भी कहानी आपको मिलेगी सर अलग-अलग जगह के ऊपर। नदियों के बारे में पता चलता है, गंगा यमुना के बारे में ह्यूएन सांग वहाँ तक लिखता है कि वी विल सी दैट नदी के ऊपर टैक्सेस लिए जाते थे, तो ज्योग्राफी के साथ-साथ इकोनॉमी का भी आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट? ओके। तो फॉरेन ऑथर्स बहुत सारी चीज़ों को लिखेंगे, हम पढ़ेंगे इनके ऊपर, है ना? सोशियो पॉलिटिकल, देखो मैंने बताया ना कॉन्टेक्स्ट तो उसका वही रहेगा, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, रिलीजन, है ना? कहाँ डाला हमने? कहीं पे मैंने एक चार्ट बनाया था सर, ठीक है ना? समझा? ये गया? नहीं, ये नहीं था सर, ठीक है। एक और चार्ट था, हाँ सर, ठीक है ना? कोई भी लिटरेचर होगा, वो चाहे डोमेस्टिक हो, वो चाहे फॉरेन हो सर, ठीक है? दे विल बी राइटिंग ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली सर, है ना? इन्होंने क्या-क्या चीज़ें ऑब्जर्व किया है। अब दिक्कत क्या है कि ये जितने भी फॉरेन ऑथर्स हैं, ऑल दिस फॉरेन ऑथर्स हैं, हू आर राइटिंग अबाउट इंडिया, है ना? समझे? इनकी भी कहीं न कहीं लिमिटेशंस होंगी ना सर, गेटिंग पॉइंट? ओके। क्यों लिमिटेशन होगी? एक तो ससुर इनको भाषा आती नहीं थी सर, है ना? समझे? तो भाषा नहीं आती थी तो ऑब्वियस था कि इधर-उधर की बातें करेंगे सर, है ना? गेटिंग पॉइंट? ओके। सो देयर वर मेनी स्टेटमेंट दैट वर बेस्ड ऑन द हियरसे सर, है ना? समझे? आज हिमांशु लेट आया, है ना? आज हिमांशु 10 मिनट लेट आया। आज हिमांशु आधा घंटा लेट आया सर, ठीक है ना? समझे? आज तो हिमांशु आया ही नहीं, समझे कि नहीं समझे? अंडरस्टूड दिस पार्ट ना सर, है ना? समझे? तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, समझे कि नहीं समझे? अब ये चीज़ आगे सर्कुलेट हो गई इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? सो देन व्हाट विल हैपन सर? अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट सर? ओके ना? समझे? सो व्हाटएवर द फॉरेन ऑथर्स आर राइटिंग अपॉन, व्हाटएवर द फॉरेन ऑथर्स आर मेंशनिंग अपॉन सर, ठीक है ना? गेटिंग पॉइंट? ओके। इनके राइटिंग्स में सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म यही है कि ये लिखते क्या थे, समझे कि नहीं समझे, है ना? और साथों के साथों ये क्या सच्ची में एक्चुअल उसकी इंटरप्रिटेशन थी कि नहीं थी? अंडरस्टूड दिस पार्ट सर, है ना? समझे? गेटिंग पॉइंट? ओके। तो कहानी आपको ये मिलेगी कि जितने भी फॉरेन ऑथर्स हैं ना सर, ओके ना? समझे? इसके अंदर आपको कुछ-कुछ एडवांटेजेस भी होंगे और कुछ-कुछ नहीं भी होंगे सर, है ना? समझे? तो यूपीएससी सवाल भी ऐसे पूछता है कि while using the accounts of foreign writers, historians must distinguish based on the statement based on the hearsay and those grounded in perceptive observations. Getting my point? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि भाई विदेशी साहित्यकारों के द्वारा या विदेशी लेखकों के द्वारा जिसने भारतीय इतिहास के बारे में कुछ टिप्पणी की है, टीका की है, उसमें कुछ-कुछ तो बातें ही है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। वो ग्राउंडेड परसेप्शन नहीं भी हो सकता है ना? कुछ-कुछ में एक्सेजरेशन भी कर दिया होगा। जैसे मेगास्थनीज लिखता है इंडिया सोसाइटी के बारे में और वो कहता है कि इंडिया की सोसाइटी 7 पार्ट में डिवाइडेड है। द इंडियन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 7 सेक्शंस, व्हेयरएज इन रियलिटी इंडियन सोसाइटी वाज नेवर पार्ट ऑफ द 7 सेक्शन, 7 क्लासेस थोड़ी थी इंडिया में। मेगास्थनीज ये लिखता है कि भारत में स्लेवरी सिस्टम एक्जिस्ट ही नहीं करती थी सर, ओके समझे? व्हेयरएज इंडिया में स्लेवरी सिस्टम एक्जिस्ट करती थी सर, ओके। मेगास्थनीज ये लिखता है कि भारत में कभी अकाल ही नहीं आया एंड एवरी लैंड इज ओन्ड बाय द स्टेट, व्हेयरएज मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में अकाल भी पड़ा है, देयर इज एग्जांपल ऑफ फेमिन्स, देयर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लैंड बीइंग ओन्ड बाय प्राइवेट ओनर्स, मतलब व्यक्ति जमीन को ओन कर रहा है सर, ठीक है ना समझे? तो इन सब के बेसिस के रूप में इनकी ऑब्जर्वेशंस को क्या हम सही मानेंगे? है ना? क्योंकि ये एक विस्तार में लिमिटेड एरियाज में बैठ के लिखेंगे तो इनका कहीं न कहीं जो राइटिंग है उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आपको मिलेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट? तो इनकी लिमिटेशंस भी हमें लिखनी है, समझे कि नहीं समझे? अब जब-जब आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो हम चैप्टर में से लिखेंगे, पर जनरल क्वेश्चन आएगा तो इनमें से लिखेंगे सर, है ना समझे? पर ये जनरल क्वेश्चन को भी स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ लिंक अप करना पड़ेगा, है ना समझे? एनालिसिस तो मैं अभी करवा रहा हूँ सर, है ना समझे? बट फिर मुझे आपको एग्जांपल कोट करके लिखवाना पड़ेगा सर। तो ये क्वेश्चंस को आप फिर से रिपीट करेंगे या आप उसको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, मेगास्थनीज के कॉन्टेक्स्ट में, आप देखेंगे फाहियान के कॉन्टेक्स्ट में, आप देखेंगे हर्षा के कॉन्टेक्स्ट में सर। अब क्यों मैं बता रहा हूँ? जैसे हर्षा के कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ, वी विल सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बेटा भूमिका रिकॉर्डेड देख लो सर, है ना समझे? इतना लोड मत लो सर, है ना? वी हैव गॉट रिकॉर्डिंग ऑप्शंस अवेलेबल, आप टेक्निकल एरर है, प्लीज रेज़ अ टिकेट। भूमिका को टाइप करके लिख दो ना सर, है ना समझे? उनको बोलो कि प्लीज मैं लिख देता हूँ सर, ठीक है ना समझे?
चलिए सर, ठीक है समझे। तो वी विल फाइंड की कहानी क्या थी सर, है ना समझे, गेटिंग पॉइंट। ओके, क्या हो गया सर? ओके, टाटा बोल रहे हैं सर, क्या है सर, है ना। चलो सर, लेट मी कम बैक। ओके, तो कहानी क्या थी? सो द ऑब्जर्वेशंस आर लिमिटेड सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, अब देखिए ये जानबूझ के आपको पूछता है, शॉर्ट कमिंग के साथ बताइए सर, साइटिंग अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स एग्जामिन द स्टेटमेंट। अब अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स तो आप चैप्टर में पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना। अंडरस्टूड दिस पार्ट सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, समझे कि नहीं समझे कि फॉरेन ऑथर्स एज एंशिएंट हिस्ट्री हैव सम एडवांटेजेस बट आल्सो, तो आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ोगे तब क्रक्स निकाल पाओगे सर, है ना समझे। तो द क्वेश्चंस आर मैक्रो, द क्वेश्चंस आर आल्सो माइक्रो सर, है ना समझे, गेटिंग पॉइंट। ओके, आपको क्या पूछा, है ना समझे, कि इन व्हाट वाज द अकाउंट्स ऑफ ग्रीको रोमन, ग्रीक एंड द रोमन्स एंड द चाइनीज आर हेल्पफुल इन रिकंस्ट्रक्टिंग द सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सीधा सीधा पूछा, खाली सामाजिक इतिहास के बारे में बताइए। हाउ फार इज देयर इंफॉर्मेशन कोरबोरेटेड बाय अदर कंटेम्परेरी सोर्सेस। अब जो चीज मेगास्थनीज ने लिखी है या फाहियान ने लिखी है या ह्यूएन सांग ने लिखी है कि भारत के कंटेम्परेरी टाइम में वैसा लिखा गया है, कुछ सही है कुछ नहीं भी है, क्रॉस वेरिफिकेशन, कहीं कहीं पे एग्जैजरेशन भी है, कहीं कहीं पे, है ना, छुपा दिया है सर, ठीक है। जैसे ह्यूएन सांग ने हर्षवर्धन की सर्विस हुई वो छुपा दिया, है ना, क्योंकि वो हर्षा के कोर्ट में बैठे थे, समझे नहीं समझे। तो हर्षा हैड फाइट विद पुलकेशिन II ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, वाटापी में राजा था कर्नाटक के अंदर। तो एक दफा हर्षा और पुलकेशिन II के बीच में लड़ाई हुई, तो उसमें ह्यूएन सांग ने पूरी आगे की कहानी बताई है कि हमारा हर्षवर्धन सेना को तैयार कर रहा है, हमारा हर्षवर्धन हथियारों को पॉलिश कर रहा है, उसने बैरल बैरल को साफ कर दिया है सर, ऑयलिंग कर दिया है सर, गन को ऑयलिंग करना पड़ता है, बैरल को साफ करना पड़ता है सर, ठीक है, बंदूकें लोड कर दी है सर, ठीक है। आगे की कहानी नहीं लिखी सर, है ना। क्यों नहीं लिखी सर, समझे नहीं समझे, क्योंकि आगे की कहानी में ये पता चल रहा है कि वहां पे वी विल फाइंड की, है ना, उसकी सर्विस होगी सर। ओके, आगे की कहानी जो है वो पुलकेशिन II का एक ऑथर रवि कीर्ति लिखेंगे अपनी बुक के अंदर या अपने इंस्क्रिप्शन में, जिसका नाम है एहोल इंस्क्रिप्शन। तो कहने की बात मेरी ये है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, वी विल सी कि एनीथिंग दैट वी स्टडी इन हिस्ट्री और व्हाट आर सोर्सेज दैट वी स्टडी इन हिस्ट्री, दे हैव गॉट द लिमिटेशन सर, गेटिंग पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आपको सर, है ना समझे। तो एक से ज्यादा ऑथर्स आपको मिलेंगे सर, है ना, जिसने कल्चर के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में लिमिटेड नॉलेज लिया होगा सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। मेगास्थनीज के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया सर, है ना समझे, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो दे वर वेरी मच कंफ्यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, दे वर नॉट अवेयर अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक रूट्स, दे वर नॉट अवेयर अबाउट द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी सर, है ना। अब मैं कहीं यूरोप में जाके मेरे को उनके बारे में कुछ पता नहीं, पर मैं लिख के आऊंगा कि यहाँ लोग ना व्हाइट कलर का कपड़ा रोज पहन के घूमता है सर, ठीक है। अरे भाई उस दिन उनका कोई फेस्टिवल होगा सर, है ना, रोज थोड़ी पहन के, हाउ कैन आई मेक अ जजमेंट ऑन दैट, है ना समझे, गेटिंग पॉइंट। ओके, समझे नहीं समझे। या मैं स्पेन में गया एक दिन और मैंने वहां देखा वो लोग टमाटर मार रहे हैं एक दूसरे को, तो मैं लिख दूंगा कि यहाँ वी विल सी कि टमाटर हर रोज एक दूसरे को टमाटर ही मारते रहते हैं। अरे भाई उनका त्योहार है, टोमेटिनो फेस्टिवल सर, है ना समझे नहीं समझे। तो हाउ कैन यू मेक अ जनरलाइज्ड परसेप्शन अबाउट द सोसाइटी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो प्रॉब्लम ये है, वी विल फाइंड कि ये ऑथर्स लिमिटेड ज्योग्राफी का नॉलेज रखते थे। अब जैसे मेगास्थनीज तो पाटलिपुत्र से बाहर गया नहीं, है ना समझे नहीं समझे। अब पाटलिपुत्र में रहते हो तो आपको अच्छा ही दिखेगा सब कुछ सर, है ना समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चल रहा है वहां तो कैपिटल था उस पीरियड का सर, है ना। अरे वाह भाई साहब, क्या अरे क्या बढ़िया है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। तो वी विल सी दैट ये कंडीशन में उसकी जो कंटेम्प्रेरी राइटिंग है उसमें बायसनेस तो होगी ना सर, कहीं ना कहीं सर, है ना समझे। तो दिस इज आल्सो प्रॉब्लम सर। ओके, या कभी-कभी हमको ये भी पता चल रहा है कि ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, बातों के अंदर एक्सैजरेशन कर दिया जाता है सर, ठीक है ना समझे। तो जैसे वी विल फाइंड कि मेगास्थनीज लिखता है अलेक्जेंडर के पहले किसी ने आक्रमण ही नहीं किया था, है ना, पर मिथिकल हीरोज हुआ करते थे, हरकुलिस और डिनोसिस, है ना समझे, ये भारत के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, है ना समझे। उसने ग्रीक्स के पहले आए पर्शियंस को हटा ही दिया सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, बोला ऐसा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है सर। खैर, तो कभी-कभी क्या होता है कि एक्सैजरेशन आपको मिल जाएगा सर, है ना समझे। इनकी ऑब्जर्वेशंस में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आपको मिलती है। ये अल्टरेशन भी करते थे सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी तो गायब हो गई, एंड बिकॉज़ ओरिजिनल कॉपी गायब हो गई तो इट वाज बट ऑब्वियस वेयर वी विल फाइंड कि जो राइटिंग है उसमें लिमिटेशंस मिलेगी, और यही चीज अरब्स और पर्शियन अकाउंट में भी है सर, है ना समझे। अब जैसे वी विल फाइंड कि अल बिरूनी, है ना, जिसने भारतीय इतिहास के ऊपर टिप्पणी की है, अल बिरूनी के साथ भी यही प्रॉब्लम था कि अल बिरूनी भारतीय इतिहास को लेकर ये कंटेक्स्ट में डालता है इन इन द किताब हिंद सर, है ना समझे, वेयर ही सेज दैट कि द इंडियंस हैव गॉट अ वेरी डिफरेंट सिस्टम ऑफ रिचुअलाइजेशन एंड दे आर वेरी इनवर्ड लुकिंग पीपल, एंड वो खाली पुराणों को कहीं कहीं ट्रांसलेट करके आया। उसमें अल बिरूनी खुद भी लिखता है ओपनिंग वर्स के अंदर कि आई हैव लिमिटेड नॉलेज अबाउट संस्कृत, है ना समझे। अब वो खुद लिख रहा है कि मुझे संस्कृत का नॉलेज नहीं है, तो कैसे बुक्स को इंटरप्रेट कर रहा होगा, है ना समझे। तो व्हेनेवर फॉरेन ऑथर इज राइटिंग सर, है ना समझे, बट उसका बेस इंडिया का इंडिजिनस लिटरेचर है ना समझे। तो उनकी राइटिंग के अंदर तो दिक्कतें ही दिक्कतें होगी सर, गेटिंग पॉइंट, समझे नहीं समझे। सो वी विल फाइंड कि अरब्स आने की शुरुआत करते हैं, पर्शियन ऑथर्स भारत में आएंगे, ये सब लिखेंगे सर, है ना, ताकि के हिंद या किताब हिंद के अंदर सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, ये लिखता तो है बट देन वी विल फाइंड कि इनकी लिमिटेशंस आपको मिलेगी सर, है ना समझे, गेटिंग पॉइंट। ओके, और भी अरब्स आपको मिलते हैं, सुलेमान मिलता है, मसौदी मिलता है, ये सब अर्ली मिडियल इंडिया में आए थे, इन्होंने भारत के बारे में लिखा है सर, ठीक है, बट देन वी विल फाइंड कि इनकी भी लिमिटेशंस थी सर। ओके, तो देखो मल्टीपल बुक्स दैट वर रिटन, है ना समझे, शाहनामा ने लिखी थी, फिरदौसी ने शाहनामा लिखी थी सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है सर, है ना समझे। वी विल फाइंड कि देयर वाज अ बुक कॉल्ड चाचनामा सर, है ना, ऑन द सिंध हिस्ट्री सर, है ना समझे। तो हमें देखने को मिलता है कि एक से अधिक ऑथर्स यहाँ पे लिखते हैं, एंड वी विल फाइंड कि ये ऑथर्स अल्टीमेटली इंडिया के बारे में हमें नॉलेज देंगे सर, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री में दो प्रकार की हिस्ट्री आती है सर, ठीक है, ओके। ये हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ये है कि इंडिया में ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं तो हिस्ट्री की कॉन्शियसनेस का अभाव था सर, है ना, ऐसा बहुत लोगों का मानना है सर, ठीक है, ओके। जैसे अल बरूनी भी लिखने की कोशिश करता है सर, ठीक है ना समझे। अल बरूनी क्या लिखता है सर, है ना, इंडिया के कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये बताने की कोशिश करता है कि द एंशिएंट इंडियंस हैड नो टेस्ट ऑफ हिस्ट्री, है ना, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय अल बरूनी ओनली सर, है ना समझे, गेटिंग पॉइंट। ओके, और इसके ऊपर से ही वी विल फाइंड कि अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट, अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट मैंने आपको बताया कि मिडिवल इंडिया में बहुत निकल के आया सर, उसके ऊपर भी बहुत लोगों ने टिप्पणी की। तो उन लोग का भी अल बरूनी की थियरी का विपरीत बजाने के साथ ये मानना है कि भाई इंडियन हिस्टोग्राफी वो बेसिकली मिडिवल इंडिया से बहुत प्रॉपर्ली आई, क्योंकि इसके पहले कुछ था ही नहीं सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, अब ऐसा क्यों था सर, है ना समझे। इंडियन सोसाइटी के अंदर एक वर्ग का मानना है कि एंशिएंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर वाज नो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस समझ में आ रहा है, इतिहास को लेकर कॉन्शियसनेस ही नहीं थी भारतीय समाज में। और बिकॉज इतिहास को लेकर कॉन्शियस नहीं थी, इसके लिए ये विदेशी साहित्यकारों ने भारत के बारे में ऐसा ही लिखा कि भारतीयों को इतिहास के बारे में पता ही नहीं था, भारतीयों को इतिहास राइटिंग भी नहीं आती थी, उसको क्रोनोलॉजिकली कैसे लिखना है वो भी नहीं आता था, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ये तो मिडिवल इंडिया में जब हम लोग बेसिकली निकल के आए और मॉडर्न पीरियड के अंदर निकल के आए तब जाके हमें पता चला सर, गेटिंग पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आपको सर, है ना समझे। ये डिबेट पूरी की पूरी है सर, है ना, ये डिबेट की चर्चा ही होती है विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री सर, गेटिंग पॉइंट, समझे। सो व्हेन द होल एंशिएंट हिस्ट्री वाज एनालाइज्ड, व्हेन द सोर्सेज वर एनालाइज्ड, ओके ना समझे, देयर इमर्ज अ डिबेट, दिस डिबेट वाज विद रिस्पेक्ट टू कॉलोनियल स्कॉलर्स कोटिंग अल बरूनी एंड अदर ऑथर्स, जहां इनका मानना था कि इंडियन हिस्टोग्राफी इज एक्चुअली आउटकम ऑफ द इस्लामिक क्रिएशन व्हिच इज समवेयर स्टार्टिंग इन द 12th सेंचुरी।
इंडियंस कुड नॉट राइट बेटर हिस्ट्री एंड दे वर राइटिंग द मिथ्स एंड द लेजेंड। ये खाली मिथ को और मिथ्याओं को और बड़ी बड़ी बातें लिखते थे सर, ठीक है, पर कभी भी सिस्टमैटिक व्यू से हिस्ट्री नहीं लिख पाए। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर एक क्रिटिसिज्म हुआ और बातें इस तरह से चलती रही कि हमने हिस्टोग्राफी के ऊपर फोकस नहीं किया सर, समझे नहीं समझे। एंड इसी बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि एक कमेंट की गई ऑथर्स के द्वारा, हिस्टोग्राफर्स के द्वारा, कि भारतीय इतिहास के अंदर हिस्ट्री राइटिंग नहीं हो पाया। उसके पीछे का कारण ये था कि इंडिया की सोसाइटी में हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस नहीं थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भारतीय समाज में हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस नहीं थी सर, ठीक है ना, समझे। ये क्यों नहीं था? क्योंकि भारतीय समाज एक अलग प्रकार की लेखन लिखने में बिजी था सर, है ना। क्रोनोलॉजिकली लिखते नहीं थे, राजाओं की हर एक बातें लिखते नहीं थे, पर दो प्रकार की हिस्ट्री राइटिंग इस पीरियड के अंदर हुई एंशिएंट इंडिया में, है ना। इसको रोमिला थापर ने अच्छी तरह से लिखा है। एक होता है एम्बेडेड हिस्ट्री और दूसरा होता है एक्सटर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री सर, ठीक है ना। ओके, अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एम्बेडेड हिस्ट्री सर, है ना, समझे। तो रोमिला थापर कहती है कि कुछ इतिहास ऐसा है जो मिथ के साथ है, जो लेजेंड के साथ है, जो कहानियों के साथ जुड़ा हुआ है, स्टोरीज के साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है ना। ओके, इसको उन्होंने वी विल सी कि एम्बेडेड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री लिखने का। ये कॉन्शियसली वी कैन से सोसाइटी के अंदर अब समझने की कोशिश करें कि लिखा नहीं गया था सर, ओके, एंड वी विल फाइंड कि ये सोसाइटी के अंदर सदियों से चलने वाली वार्ताओं के अंदर निकल गया है ना। ओके, तो उनका ये मानना है कि रामायण महाभारत है, ये एक प्रकार की एम्बेडेड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री है ना। ये कॉन्शियसली नहीं था लिखने के लिए, पर ये सब कॉन्शियसली लेगेसी के रूप में भी वैसे ही चलता रहा और इससे हमारी सोसाइटी रिलेट करती रही सर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं था कि खाली और खाली कॉन्शियसली लिखे उसी को ही इतिहास मानते हैं। वेस्टर्न ऑथर्स कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में एक प्रकार की इंडिया की क्रिटिसिज्म करते यही कहते हैं कि देखो इंडियंस को लिखना नहीं आता। मैंने कहा हम इतिहास जीते हैं, हम इतिहास लिखते हैं ऐसा जरूरी नहीं है ना सर, ठीक है ना, समझे। यू शुड लिव हिस्ट्री एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। इसके लिए आदि काल से चलने वाली सभ्यता अभी तक टिकी हुई है सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो हिस्ट्री इस देखिए इसके लिए तो है ना, हम क्यों कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, है ना, समझे। रामायण एंड महाभारत आर एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड हिस्ट्री, दे आर नॉट रिटन इन अ कॉन्शियस वे। इसमें कोई कॉन्शियस राइटिंग किया नहीं गया था सर, ठीक है ना, समझे, हिस्टोरिकल वे में। क्या आपको लग रहा है कि पुराणों के अंदर कॉन्शियस राइटिंग किया गया था? नहीं किया गया था सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, ये एम्बेडेड है, हमारे लाइफ का पार्ट बन गया है सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, समझ में आया कि नहीं आपको? और इस बेसिस के रूप में काफी सारे ऑथर्स ने इंडिया के बारे में ये लिख दिया कि इंडिया को लिखना नहीं आता था, एंशिएंट इंडियंस को लिखना नहीं आता था। अब ये स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो और बताओ कि क्या सच्ची में भारतीय या एंशिएंट इंडियंस को वी विल सी कि इतिहास लिखना नहीं आता था? गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आपको सर, है ना, समझे। नहीं आता था तो तुमने क्यों उसका बेस बनाया, है ना। अल बरूनी ने पुराणों का ही बेस बनाया है, वेदों का ही बेस बनाया है ना। सो व्हेन अल बरूनी रोट ताकी के हिंद और किताब हिंद सर, ठीक है ना, तो ही विल बी राइटिंग दिस पार्ट सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो ये कंटेक्स्ट की जो डिबेट है, ये डिबेट में दो प्रकार की हिस्ट्री आई। तो जब आरोप लगा भारतीय इतिहास के ऊपर, जब आरोप लगा भारतीय हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के ऊपर, तो जो डिबेट निकल के आई थी, ये डिबेट में ओवरऑल एनालिसिस लिटरेचर के ऊपर यही आया कि भाई देखो इंडियंस को राइटिंग नहीं आता था, तो कहा गया कि देखो कुछ कुछ हिस्ट्री होती है वो एम्बेडेड होती है, कुछ कुछ हिस्ट्री कैसी होती है, एक्सटर्नलाइज्ड होती है। एक्सटर्नलाइज्ड हिस्ट्री वो है, वो लिटरेचर में निकल के आई। एक्सटर्नल हिस्ट्री वो है जहां फैक्ट्स भी लिखी गई है, एक्सटर्नल हिस्ट्री वो है जहां लॉजिक भी है सर, ठीक है ना। एक्सटर्नल हिस्ट्री वो भी है जो हम ये कहते हैं कि जिसको क्रोनोलॉजिकली भी लिखा हुआ है सर, ठीक है ना। ये कॉन्शियस वे में लिखी गई है सर, ओके ना, ये सिलेक्टिव लिखी गई है सर, गेटिंग ओके। तो इट इज मोर एविडेंट इन अ हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस एज वेल, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड एम्बेडेड, मतलब एम्बेडेड को क्या कहेंगे सर, है ना, जो आंतरिक है, आंतरिक है, एम्बेडेड को आंतरिक कहेंगे सर, है ना। कॉन्शियस मतलब आपकी अंतर चेतना का भाग है, आपकी चेतना का भाग है। रामायण महाभारत की कहानी आपको बचपन से ही सुनाई जाती है सर, है ना। उसकी जो उसका जो मर्म है, उसकी जो मैं कहूंगा कि उसकी जो सार है, द क्रक्स है ना ऑफ द स्टोरी, द क्रक्स ऑफ द टीचिंग्स ऑफ व्हाट वी हैव लर्न, न्याय और अन्याय की कहानी सर, ठीक है ना, संघर्ष की जो कहानी है पूरी की पूरी सर, लेजेंड्स के रूप में सर, गेटिंग ओके। तो इट इज एम्बेडेड, ये आंतरिक बन गई है सर, समझिए, ये हमारा धर्म का पार्ट बन गया है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार क्रोनोलॉजी में लिखना ही हिस्ट्री के रूप में है। कुछ एक्सटर्नलाइज्ड है जो सेल्फ कॉन्शियस वे में हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस जगाने के लिए डाली गई थी, ये बाह्य है। बाह्य होने का मतलब ये है कि उसको लिखा भी गया है, उसको क्रॉनिकल्स के रूप में लिखा गया है, उसमें बायोग्राफीज रखी गई है। बायोग्राफीज का मतलब क्या है सर, ठीक है ना, समझे। चरितास मैंने आपको बताया, बुद्ध चरिता, बुद्ध चरिता इज एन एक्सटर्नलाइज्ड वे ऑफ बुद्धा। एम्बेडेड हिस्ट्री इज द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। एम्बेडेड हिस्ट्री इज व्हाट, बुद्ध के जो टीचिंग्स है वो आज की तारीख में दिखते हैं कि नहीं दिखते, दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, कॉमन मैन उसको फॉलो कर रहा है वो दिखते हैं, बट बुद्ध की बायोग्राफी लिखी है वो एक्सटर्नल है। बुद्ध की बायोग्राफी के ऊपर से या बुद्ध की बायोग्राफी और बुद्ध की कहानी के ऊपर से जो आर्किटेक्चर निकल के आया दैट इज एक्सटर्नल, है ना, स्थापत्य निकल के आया उसके ऊपर से, मूर्ति का निर्माण हुआ, दैट इज एक्सटर्नल हिस्ट्री, गेटिंग ओके। तो एज अ सोसाइटी वी विल फाइंड कि जब ये डिबेट हुई और ये चर्चा हुई भारतीय इतिहास को लेकर कि भारतीयों को तो आता ही नहीं है ना, है ना, गेटिंग पॉइंट, है ना, इनको आता ही नहीं सर, समझे, है ना, समझे, समझे, इनको कुछ नहीं आता है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे सर, ओके। एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ हिस्ट्री में सब कुछ आएगा सर, और ये शुरू तो बहुत सारी चरितास के रूप में हुआ, इसमें कल्हान की रात तरंगिनी ने ये सब चीजें, ये डिबेट के ऊपर अंत ला दिया कि कौन कहता है कि हमको नहीं आता सर, ठीक है ना, इतिहास लिखना हम भी लिखते हैं, कुछ कुछ चीजें हमने लिखी, कुछ कुछ चीजें नहीं लिखी, हर बार जरूरी है कि आपके फॉर्मेट में लिखे। देखिए द वेस्ट हैज अ वेरी बैड नोशन ऑफ सीइंग थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, है ना। यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, नो इट्स नॉट लाइक दैट सर, यूरोप्स प्रॉब्लम इज यूरोप्स प्रॉब्लम, यू डील विद इट, डोंट इंपोज ऑन अस, है ना। द वेस्ट हैज एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब पूरा ये पूरा वेस्ट की गेम ही है सर, समझे। इतिहास से लेकर कंटेम्परेरी टाइम से लेकर सब कुछ कहानी है सर, करेंगे समझे नहीं समझे, समझ में आया आपको। वेस्ट वेस्ट का दोगलापन भी ऐसा है सर, है ना, समझे। वेस्ट एक साइड के ऊपर ये कहेगा कि इंडिया में जाके देखो कितनी थ्राइविंग डेमोक्रेसी है, और यही वेस्ट इंडिया के सेपरेटिस्ट लीडर्स को रेफ्यूज देके कह रहा है कि तुमको वहां पे बहुत प्रोसिक्यूट किया गया, इसके लिए हम तुम्हें ह्यूमैनिटेरियन और रेफ्यूज देके तुम्हारी जो फ्रीडम की मूवमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं। अरे अभी कल तक तो कह रहे थे कि यहाँ थ्राइविंग डेमोक्रेसी है, जाके देखो इतनी थ्राइविंग डेमोक्रेसी कहीं नहीं दिखती है सर, ठीक है। और दूसरी साइड के ऊपर ऐसे लोगों को तुम पनाह दे रहे हो और उनको ग्लोरीफाई कर रहे हो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मार के उनका पूरा टेबल बना के सड़कों पे घुमा रहे हो सर, समझे नहीं समझे। आपने देखा भी ब्रैम्पटन में क्या हुआ सर, ठीक है ना, समझे, कनाडा में, टोरंटो के सबब में, ब्रैम्पटन के सबब ऑफ टोरंटो सर, ठीक है। तो वहाँ इंदिरा गांधी जी का वो पुतला निकाला इस तरह से सर, ठीक है, करेंगे ओके। तो ये क्या कर रहे हो आप सर, क्या। तो वी विल फाइंड कि ये पूरी की पूरी कहानी है सर, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी जो हिस्टोरिकल डिबेट है वो हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि व्हाट हैज बीन द डिबेट ऑल अबाउट एंड व्हाई द हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी एज अ कॉन्शियस सोसाइटी ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वाज स्टिल एक्जिस्टिंग। इन फैक्ट देयर आर एग्जांपल्स ऑफ दिस, ओके। क्या क्या एग्जांपल्स थे तो हम ये लिखेंगे सर, है ना। हमें भी इतिहास लिखना आता था, हमने बायोग्राफीज लिखी, बायोग्राफीज चरिता के रूप में है ना, समझे, उसमें इतिहास लेखन हुआ सर, करेंगे समझे नहीं समझे। हमने जातक कथाएं लिखी, बुद्ध की जातक कथाएं थी, उसमें भी वहां का इतिहास लेखन किया गया है। आपको वंश की किताब लिखी, वंशावली कहते हैं, वंशावली समझ में आता है सर, ठीक है ना, समझे। वंशावली मतलब इतिहास के अंदर डायनेस्टी वाइज लिखना, क्रोनोलॉजी वाइज लिखना।
तो भारतीय इतिहास में एक किताब है जिसका नाम है द्वीपवंश, है ना, जिसका नाम है महावंश। ये मूल तो श्रीलंका की इतिहास है, पर इसमें भी भारत के बारे में लिखा गया है ना, समझे? इट हैज़ बीन मेंशन अबाउट द भारत करिंग ओके। हमने यहाँ भारतीय इतिहास के तहत बहुत सारे कविराजों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस ऑफ द कंट्री। ये कविराजों को कहते थे सूता और मागधास, है ना, समझे? सुत्त कहते थे। ये सुत्त और मागधा ये वो वर्ग था जो बार्ड्स लिखते थे, कविराज, है ना, समझे कि नहीं समझे? संगम लिटरेचर, समझे? क्या संगम साहित्य के अंदर वी विल फाइंड कि ये सुत्त और मागध के ऊपर प्रीलिम्स में सवाल आया। एक्चुअली ये सब प्रीलिम्स के ऊपर यहाँ से फैक्चुअल सवाल बहुत आते हैं सर, ठीक है ना, समझे? तो देख लीजिएगा सर, है ना? आप प्रीलिम्स का वैसे पेपर सॉल्व करोगे ना, कहीं न कहीं ये नोट्स में आपको मिलता रहेगा सब कुछ, करिंग ओके। तो कहानी क्या है? We'll find that there are the Suttas and the Magdas, and they played a very important role in the historical traditions. Okay, so we will also see this part where we will come to know कि so many developments are taking place. Getting about okay about different religious texts and the biographies that were compiled. Okay, समझे? There were books in the form of Purans, मैंने आपको बताया, या epics जिसको इतिहास कहते हैं, रामायण महाभारत। उसके पीछे भी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हस्तिनापुर में एक्सकेवेशन किया गया, या we had discussed about पुराना किला, है ना, इंद्रप्रस्थ, वहाँ पे आज की तारीख में एविडेंसेस है। तो ये दर्शा रहा है कि हिस्ट्री की कॉन्शियसनेस थी हम लोग के पास, ठीक है, गेटिंग ओके। या वैदिक लिटरेचर में भी बहुत सारी किताबें लिखी गई है बाद में, वहाँ कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस का अभाव नहीं दिखता है, ठीक है ना, समझे? तो ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ना सर, गेटिंग ओके, कि भाई कैसे भी करके इंडियन सोसाइटी के लिए एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करवाना कि इंडियंस लैक्ड हिस्ट्री राइटिंग एंड इंडियंस डिडंट न्यू हाउ टू राइट हिस्ट्री, इसकी पूरी पिपूरी और इसका पूरा धागा खोल दिया गया है आज की तारीख के अंदर सर, ठीक है ना, समझे? तो हम जैसे जैसे आगे चलेंगे, आपको सोर्सेस में जब जनरल क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें से कोट कर सकते हो कि देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिटरेचर दैट वर कंपाइल्ड इन दिस एरा इन एंशिएंट इंडिया दैट शोज द एडवेंट ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस। इनफैक्ट पूरे पुराण है ना, पुराण में तो टाइमलाइन फॉर्मेट भी है, नो डाउट युग का फॉर्मेट है ना, आज का मॉडर्न डेट्स वाला फॉर्मेट नहीं, डेट्स मंथ्स एंड ईयर्स का। पुराण है रिटन इन द फॉर्म ऑफ युग, है ना, पता है ना, त्रेत युग की कहानी है ना, द्वापर युग की कहानी है, सतयुग की कहानी है, कलयुग की कहानी है, कालचक्र है पूरा सर, ओके ना, समझे? है ना, एक कल्प की कहानी है, कैसे एक महायुग बनता है उसकी कहानी है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग के पास हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस नहीं है, क्रोनोलॉजिकल कॉन्शियसनेस नहीं है। तो इवन लिटरेचर के अंदर भी कुछ ना कुछ तो सोर्सेस है ही सर, ओके ना, समझे? जो दर्शा रहा है कि हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस थी, हमारी कॉन्शियसनेस दो तरह से डिवाइड हो गई, कुछ एम्बेडेड आंतरिक रह गई, है ना, जो समाज के वे ऑफ लाइफ के अंदर निकल के आई, कुछ एक्सटर्नलाइज्ड हुई जो बाहर निकल के आई, और उससे भी हम इतिहास को जी पा रहे हैं, या उससे भी हम लोग इतिहास को देख पा रहे हैं सर, गेटिंग पॉइंट, समझे कि नहीं समझे, है ना? तो हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस में दिक्कत ये है कि हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हमारे बहुत चले सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। पर आधुनिक पीरियड के अंदर उसको काफी लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि कुछ मिथ्या का पार्ट है और कुछ इतिहास है। जैसे एंशिएंट टेक्स्ट में सब कुछ इकट्ठा कर दिया है, कहानी भी इकट्ठी हो गई है, रियलिटी भी इकट्ठी हो गई। आज मॉडर्न पीरियड में हमारे अंदर तार्किकता आ गई है, तो हम ये मानते हैं कि ये खाली एग्जांपल के रूप में कोट किया गया है, इन रियलिटी नहीं होगा सर, गेटिंग पॉइंट, समझे कि नहीं समझे? बाकी तो एंशिएंट टेक्स्ट को हम आज भी जज करते हैं, उसके ऊपर से समझते हैं सर, ठीक है, समझे? और उससे हम देखते हैं कि कैसे हमारे इतिहास को देखा जा सकता है, हमारे रिसर्च को समझा जा सकता है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इन मॉडर्न पीरियड अंडरस्टैंडिंग दिस टेक्स्ट गिव्स अस सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, हाउ थिंग्स हैज फेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू इंडियन हिस्ट्री, एंड इवेंचुअली ओवरऑल जो कहानी है उससे हम लोग इतिहास लेखन में और इतिहास समझने में बहुत मदद होगा सर, ठीक है ना, समझे? तो एक ये पार्ट है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री एंड द हिस्टोरिकल राइटिंग्स। तो आपको अभी तक का पार्ट समझ में आया लिटरेचर का सर, ओके। अब ओवरव्यू का सबसे लास्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिटरेचर सोर्सेस, है ना, समझे? है ना, लास्ट ओवरव्यू, मैक्रो ओवरव्यू, कंक्लूडिंग थॉट्स अबाउट द लिटरेरी सोर्सेस, समझे कि नहीं समझे? अब व्हाट आर द कंक्लूडिंग थॉट्स अबाउट द लिटरेरी सोर्सेस, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इनकी पॉजिटिव्स और इनकी नेगेटिव्स सब देख लेंगे सर, है ना? तो लिटरेरी सोर्सेस हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना? इट गिव्स अबाउट द वॉर्स, मैंने बताया सर, है ना, कुछ-कुछ में वो कहानियां, जैसे वेदों में लिखी गई 10 राजन्य की कहानी सर, है ना? इन द वैदिक लिटरेचर द 7th मंडला, 7th, 3rd मंडला, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट आई गेस 7वां मंडल ही है। 7th मंडला टॉक्स अबाउट ऋग्वेद, द 7th मंडला वशिष्ठ ऋषि के अंदर बेसिकली ये चीज आपको मिलेगी 10 राजाओं की लड़ाई, द बैटल ऑफ 10 किंग्स, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो दिस थिंग शोज अप द पॉलिटिकल हिस्ट्री एज़ वेल, है ना? इन मेनी बुक्स द एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन रिटन, इन मेनी बुक्स द कंडीशन ऑफ वुमेन हैज बीन रिटन सर, है ना? जैसे अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि स्त्रियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र में लिखा गया है स्त्रियों को क्या अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गुलामी प्रथा के बारे में कोटेशंस दी गई है कि हाउ द स्लेवरी सिस्टम यूज्ड टू एग्जिस्ट और इट स्टिल फंक्शंस इन द इंडियन सोसाइटी सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड, है ना? बहुत सारी चीजें इसके अंदर से भी हमको मिलेगी सर, ओके। वी कम टू नो अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस, ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके ना? तो जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ओवरऑल जनरल व्यू के अंदर से, या अर्थशास्त्र में व्यापार के बारे में भी लिखा गया है सर, ठीक है। वी कम टू नो अबाउट द रिलीजन, वी कम टू नो अबाउट द साइंस, है ना? आर्यभट्ट की किताब है, वराहमिहिर की किताब है ना? वी विल फाइंड कि बौद्ध के शोल्व शास्त्र है, ओके। तो द साइंस ऑफ डेवलपमेंट, ओके ना? द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड द प्रोसेस ऑफ साइंस, बोथ हैज बीन हाइलाइटेड सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि द लिटरेरी सोर्सेस आर वेरी गुड, बट दे डू नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ आर्कियोलॉजी। और जहां आर्कियोलॉजी और लिटरेचर दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, उससे हमको बहुत चीजें सीखने को मिलती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि व्हेन वी अंडरस्टैंड द होल लिटरेचर और लिटरेरी सोर्सेस, हमें बहुत सारे अलग-अलग पीरियड से बहुत सारी चीजें मिलेगी, वैदिक पीरियड से, महाजन पीरियड से, है ना, बुद्धिज्म, जैनिज्म सबसे मिलेगा सर, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। बट द लिटरेरी सोर्सेस आर नॉट सपोज्ड टू बी स्टडीड इन आइसोलेशन, है ना? एंड दे हैव टू बी कोरबोरेटेड थ्रू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अगर आपने उसको आइसोलेशन में देखा तो वो एक्सैजरेशन होगा। किस बात का एक्सैजरेशन होगा आपको भी पता ही है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसमें क्रोनोलॉजी नहीं है, इसमें राजा के गुणगान गाए जाते हैं, इसमें कहानियों को बहुत ही एक्सैजरेट किया जाता है, रियलिटी और मिथ्स को कभी-कभी कोरिलेट भी कर देते हैं सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? कुछ-कुछ घटनाएं बहुत पहले हुई थी, उसको कंटेम्परेरी मान लिया जाता है, और फिर आज के पीरियड में जब पढ़ रहे होते हैं तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, पर सॉल्यूशन कुछ पता नहीं लगता सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि इसके बेसिस के रूप में हमको ये मिलेगा कि ये सामान्य रूप से भारतीय समाज को सीधे-सीधे दिखाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो प्रॉब्लम ये है कि इसकी इंटरप्रिटेशन हमेशा सब्जेक्टिव होती है, और बिकॉज़ इसकी इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होती है तो इट इज बट ऑब्वियस, ओके ना, समझे, सब अपने-अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेंगे सर। दूसरी कहानी, इनका कंपोजिशन कोई एक पीरियड में नहीं हुआ है। जैसे पुराण शुरू हुए थे मौर्य या पोस्ट मौर्य पीरियड से, और वो गुप्ता पीरियड तक आते-आते कंपाइल किया गया, 800 साल या 600 साल उसकी कंपोजिशन में हुए सर। तो आप समझिए कि उसमें कितने सारे क्रोनोलॉजिकल एडिशन हुए होंगे, एडिशंस हुए होंगे, सब्सट्रैक्शंस हुए होंगे सर, ठीक है। रामायण महाभारत का कंपाइलेशन गुप्ता पीरियड में हुआ। कहानी बहुत पहले से चल रही थी सर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, है ना, मैंने बताया एम्बेडेड हिस्ट्री, जो समाज का भाग बन गया है, आंतरिक हो गया है ना, उससे जुड़ गया है, कॉन्शियसनेस का पार्ट बन गया है। आपको सब उसको बेसिकली अलग से करने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इसमें भी प्रॉब्लम है सर, समझ में आया कि नहीं आपको? जैसे-जैसे लिखा गया उसकी राइटिंग के अंदर भी बदलाव हुआ होगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके।
कुछ किताबें ये भी कहती है कि वेदास जो है वो पढ़ने के लिए बने ही नहीं थे, उनको खाली सुनने के लिए बनाया गया था। लेटर ऑन वेदों का भी कंपोजिशन हुआ सर, ठीक है? तो उसमें भी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम होगी सर, करेंगे ओके। कोई कहता है कि एक किताब को अलग-अलग तरह से पढ़ भी सकते हैं, अलग-अलग तरह से देख भी सकते हैं सर, है ना समझे? तो अनेकांतवाद कहते हैं उसको सर जैनिज़्म के अंदर कि इसमें बोतल में 70% पानी है और 30% हवा है। कोई कहेगा इसमें खाली 70% पानी है, कोई कहेगा कि ये खाली प्लास्टिक है सर, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? तो एवरी पर्सन विल हैव अ डिफरेंट परसेप्शन अबाउट दिस बोतल, है ना? इसमें पानी है ना थोड़ा, यू कैन सी, है ना? तो नीचे पानी है 70%, 30% एयर है। तो इट्स ये तो देखने का नज़रिया है, तो सब अपना इंटरप्रिटेशन भी वैसा करेंगे सर, करेंगे समझे कि नहीं समझे? तो दिक्कत ये आ रही है कि वेरेवर द लिटरेचर सोर्सेस आर बीइंग हाइलाइटेड सर, करेंगे ओके। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे सर, ओके ना समझे? बहुत बार ऐसा होगा कि वेदास जैसी किताबें या ऋग्वेद है, सामवेद है, उनकी कंपाइलेशन बहुत बाद में हुई कोडिफिकेशन के रूप में। तो उनको तुम डेट नहीं कर पाते हो कि ये कब लिखे गए थे। बोलने की शुरुआत वर्बल हिस्ट्री तो बहुत पहले से शुरू हो गई है वेद की। तो वैदिक पीरियड से है ना 1500 बीसी के बाद। बट देन कमिंग टू एग्जैक्ट डेट व्हेन इट वाज कोडिफाइड है ना वी डू नॉट नो। नॉर्मली ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए इनके ऊपर जो लिखान जो लिखा-पढ़ी हुई है बेसिकली जो राइटिंग हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट्स वो उसके पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे। गेटिंग पॉइंट। कभी-कभी ऑथर का नाम भी हमें नहीं पता चलता और ऑथर का नाम पता चलता है तो ऑथर की बायसनेस भी दिख जाती है। गेटिंग पॉइंट। तो जैसे फॉरेन ऑथर्स में मैंने आपको बताया है ना यूएन सांग की बायसनेस थी। फाहियान की बायसनेस थी। फाहियान इतना सारा लिख के गया सीयूकी के अंदर है नहीं फोक्योकी के अंदर रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो उसने फोक्योकी में लिखा तो बहुत सारी चीजें पर उसने चंद्रगुप्त टू के बारे में नहीं लिखा। ही रोट एवरीथिंग। ही रोट एवरीथिंग है ना। पर देख के इग्नोर कर दिया सर और तुमने इतने बड़े राजा के नहीं लिखा जिसके बारे में मतलब ऐसा कहते हैं कि अशोक के बाद एक और राजा आया जिसने पूरा भारत फिर से रिकैप्चर करवाया है ना समझे। मतलब तुम कैसे इग्नोर कर सकते हो सर है ना समझे नहीं समझे गेटिंग पॉइंट ओके। पर होता है ना कभी-कभी लोग देख के इग्नोर कर देते हैं सर है ना समझे नहीं समझे। तो ही वाज आल्सो वन ऑफ द पर्सनालिटी देख के मतलब सॉलिड इग्नोर मारा होगा सर ठीक है समझे गेटिंग पॉइंट ओके। तो वी विल फाइंड कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कभी बायसनेस भी होगा उनकी आइडेंटिफिकेशन देखने की आवश्यकता है ऑथर कहां से बिलोंग कर रहा है। ऑथर की खुद की राजा के साथ पड़ती है कि नहीं पड़ती है। अब जैसे मैंने अभी आपको फिरदौसी के बारे में बताया ना तो फिरदौसी के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड आपको पता चलती है सर। तो फिरदौसी रोट बुक कॉल्ड शाहनामा सर है ना समझे। जीएस के बच्चों को पता होगा पुराने बच्चों को पता होगा। कहानी ये है कि फिरदौसी को गजनी ने अपॉइंट किया था अपने कोर्ट में मोहम्मद गजनी है ना जो भारत में इन्वेट किया 16 टाइम सोमनाथ तोड़ के गया। तो गजनी ने जब फिरदौसी को अपने कोर्ट में अपॉइंट किया तो उसको कहा कि मेरे बारे में लिखो। तुम जितना अच्छा लिखोगे उतना तुम्हें गोल्ड कॉइन्स दूंगा सोने के सिक्के दूंगा सर ठीक है समझे। तो फिरदौसी इज लाइक ओके समझे गोल्ड कॉइन्स समझ में आया कि नहीं आया ओके लिखा ठप 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 एकदम चकाचक है ना। हमारा राजा यूं करता है तो तूफान आ जाता है बीपर जो है यूं करता है तो बारिश गिरनी शुरू हो जाती है छेद पड़ जाता है आसमान में सर ठीक है ना वो शायरी है ना कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता एक उंगली तो करके देखो यार सर है ना। तो हमारा गजनी उंगली करता है तो आसमान में सुराग हो जाता है सर ठीक है ना पत्थर पत्थर नहीं उंगली करने से ही आ जाता है पत्थर तो फेंकना पड़ता है तो यूं करता है तो बारिश आ जाती है सर ठीक है। तो मतलब अंडरस्टूड दिस पार्ट सर है ना बड़ी बड़ी बातें लिखी फिरदौसी ने सर ठीक है ना गजनी के बारे में मोहम्मद गजनी ये गजनी वो ना और उसने पूरी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की एंड तैयार करने के बाद बादशाह के लिए भेजी सुल्तान के लिए सर ठीक है ना सुल्तान था तब तो देखो सुल्तान देखो मैंने कैसा लग रहा है आपको सर। अब जब बात आई पैसे देने की तो सुल्तान मुकर गया गेटिंग पॉइंट ओके। और सुल्तान ने उसको घोस्ट आउट कर दिया है ना घोस्टिंग समझ में आता नहीं आता सर है ना मैसेज का रिप्लाई डीपी बदल जाना सर गेटिंग पॉइंट ओके ना समझे फोन पिकअप ना करना ब्लॉक लिस्ट में आ जाना तो उसको कहते हैं घोस्टिंग करना सर समझे। तो मेरे को नहीं पता था कल जीएस की बैच में बताया कि मेरी भतीजी कजिन भाई की डॉटर है उसने मेरे को दिया चाचा आपको नहीं पता है बोला नहीं घोस्टिंग करना तो कभी कभी हमारे सोशल मीडिया में है ना किसी से मन मुटाव होता है तो घोस्टिंग कर देते हैं हम लोग एक दूसरे को मतलब भूत बन जाते हो नहीं नहीं सर ये ऐसा उसको घोस्टिंग कहते हैं गजब है सर ठीक है ये जनरेशन जेड है सर है ना मिलेनियल्स खैर चलिए तो वी विल फाइंड कि गजनी ने फिरदौसी को घोस्टिंग कर दिया और फिरदौसी बौखला गया। बोले तुमने मेरे बारे में ये मेरे को ऐसा ख्याली पुलाव दिखाया और उसके बाद है ना तुमने ये किया अब इसका बदला लिया जाएगा सर ठीक है ना गेटिंग ओके समझे नहीं समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि फिरदौसी ने उसका वॉल्यूम 2 निकाला। वॉल्यूम 2 का मतलब समझे नहीं समझे शाहनामा के अंदर का दूसरा भाग निकाला बोले अब देखो ये गया और वहाँ उसके बारे में अच्छे शब्दों का उपयोग किया गया आपको समझ में आ गया कैसे शब्द होंगे सर ठीक है समझे। और फिरदौसी अपनी मन की बात के साथ मन की भड़ास भी निकाल रहा था अब सर ठीक है ना समझे। तो पहली बात मैंने मन की बात की थी गजनी के बारे में सेकंड बात मन की भड़ास है समझे ये गया है ना कि नेवर मेस विद एन ऑथर है ना। द ऑथर विल आइदर मेक योर एम्पायर और ब्रेक योर एम्पायर ही विल मेक योर इमेज और ब्रेक योर इमेज है ना समझे। साहित्यकारों के साथ है ना कविराजों के साथ ज़्यादा पंगा नहीं लेने का सर ठीक है ना समझे गेटिंग पॉइंट समझे है ना। मत कहो आसमान में कोहरा बना है ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है सर है ना समझे। कि जब इमरजेंसी लागू की गई तो उस दौर के समय पे ब्यूरोक्रेसी की चाटुकारिता बहुत भारी हो गई थी सर है ना सिस्टम के ऊपर क्योंकि ऊपर से आदेश था पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा कि सरकार की आलोचना नहीं होनी चाहिए कई भी प्रकार से। इवन छोटी मोटी बातें ब्यूरोक्रेसी के ध्यान में आ जाती थी तो तात्कालिक रूप में ऑथर को उठा के जेल में डाल दिया जाता था है ना पूरी है ना। तो इस बेसिस के रूप में एक ऑथर हुआ करते थे दुष्यंत कुमार। तो दुष्यंत कुमार ने इसके ऊपर एक तंज कसा कहा कि मत कहो आसमान में कोहरा बना है ना देयर इज सो मच ऑफ फॉग। तुम ये कहोगे तो किसी को लगेगा कि ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इवन बाय स्पीकिंग कि कोहरा बना है तो समवन विल टेक इट पर्सनली सर है ना ये देखो ये आलोचना कर रहा है ही इज क्रिटिसाइजिंग द लीडरशिप समझे। तो जब ये लिखा गया तो बड़ी कटाक्ष की बातें हुई सर है ना ये दर्शाता है तो वी विल फाइंड कि ऑथर्स के साथ पंगा लेना बड़ा मुश्किल है। तो फिरदौसी ने भी यही किया है ना मत कहो आसमान में कोहरा बना है ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है और इसने गजनी की धागा खोल दिया है ना। और इसने इसका सेकंड वर्जन रिलीज किया और पब्लिसाइज किया बोले जो उखाड़ना उखाड़ दो सर है ना तू भले सुल्तान होगा मेरे से बड़ा नहीं है सर ठीक है गेटिंग ओवर। फर्स्ट वर्जन में गुणगान और सेकंड वर्जन में बायस ही बायस है ना दोनों में बायसनेस तो थी है ना पहले में थोड़ी रिवॉर्ड्स की बायसनेस थी दूसरे में नहीं मिला उसकी बायसनेस थी सर ठीक है ना समझे गेटिंग ओवर है ना। मीडिया जैसा हाल है ना अपना भी सर ठीक है ना समझे। हाँ पूरी दुनिया की मीडिया ऐसे ही काम करती है ना सर सरकार की गुणगान गाएगी और समझे जब सरकार कुछ नहीं देगी तो उसकी आलोचना करना शुरू कर देंगे सर ठीक है। तो गजनी ने उसके बाद गजनी को किसी से सलाहकार ने बोला बोले दादा तुम्हारे नाम की किताबें छप रही है बाहर सर है ना उसका वॉल्यूम 2 आया बड़ा पॉपुलर हो रहा है बोले बैन कराओ बोले कितने को बैन कराएंगे सर है ना ये तो गया सर है ना मार्केट में चला गया सर ओके। तो बोले काम करो फिरदौसी को जो भी चाहिए दे दो सर है ना पैसा वैसा गलत हुआ है हमसे सर ठीक है ना हमने उसको लॉलीपॉप दिया था पहले। तो देन फिरदौसी के साथ मतलब उसको मदद करने के लिए पैसा भेजा गजनी ने बट बाय द टाइम फिरदौसी पास हुए तो जब गजनी अपनी गलती स्वीकार रहा था कि यार मैंने इसको प्रॉमिस किया था गोल्ड कॉइन्स देने के लिए और समझे उसकी जगह मैंने चुटकी भर में उसको निपटा दिया और सेकंड टाइम उसको सुधारने की कोशिश कर रहा था वो सुधारने का मौका ही नहीं मिला। गजनी को इस बात की बड़ी रिग्रेट रही सर है ना समझे।
और पॉपुलैरिटी तो फिरदौसी की ज़्यादा होगी सर, है ना समझे। तो डैमेज वाज़ डन ना सर, है ना। राजा की तो इज़्ज़त चली गई ना सर, ओके। इसके लिए कविराजों से थोड़ा बच के रहिएगा सर, है ना समझे। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब इसमें कोई भी ऑथर लिखेगा उसमें बायसनेस है कि नहीं है? तो ओवरऑल लिटरेरी सोर्सेज़ को जब हम लोग देखते हैं, कोई भी साहित्य का स्रोत देखेंगे सर, है ना समझे। उसमें हमें इस प्रकार की चीज़ें बहुत देखने को मिलती है, जहाँ बायसनेस देखने को मिलेगी। ये बायसनेस अलग-अलग प्रकार की होगी। कभी राजा के प्रति होगी, कभी रिलीजन के प्रति होगी, अलग-अलग प्रकार की सर, ठीक है ना, समझ गेटिंग माय पॉइंट। जैसे कि कल्हान करके एक ऑथर थे जिन्होंने रात तरंगिनी लिखी। उन्होंने कश्मीर की क्वीन दिद्दा को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था। गेटिंग माय पॉइंट, या मिडीवल एरा में मैं कहूँ कि जब रज़िया सुल्तान बनी, तो मिन्हाज-ए-सिराज जो उनके कंटेम्परेरी ऑथर थे, वो भी ये कहते हैं कि बाकी सब ठीक है, पर रज़िया स्त्री होते हुए शासक कैसे बन सकती हैं? तो देयर विल बी सर्टेन काइंड ऑफ बायसनेस ऑफ द ऑथर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ जेंडर, रिलीजन, रूलर, हाँ, कुछ भी बायसनेस तो होती है। एंड जब बायसनेस होती है, तो क्या इन सोर्स को ऑफिशियल सोर्स के रूप में मानना ठीक हो कि गलत होगा? तो इसके लिए हम कहते हैं कि भाई देखिए, व्हेनेवर द बायसनेस इन डिफरेंट फॉर्म्स, ओके ना समझे, अलग-अलग प्रकार की बायसनेस है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। दिस बायसनेस एक्चुअली कीप्स ऑन कमिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स, ओके ना समझे। एंड वी विल फाइंड कि ये बायसनेस के कारण भी दिक्कत है। फिरदौसी का एग्जांपल दिया, मैंने मिन्हाज का एग्जांपल दिया, रज़िया, है ना, कल्हान और दिद्दा का एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है। तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे, मैं तो आपको एक मतलब 3-4 यहाँ बताए मैंने आपको, ठीक है ना समझे। और भी दिखेंगे सर, है ना। मैंने बताया ना कि ह्यूएन सांग हर्षा के प्रति बड़ा बायस था, है ना, उसने हर्षा की अच्छी बातें लिखी हैं, समझे। हर्षा की सर्विस हुई ऐसा क्यों नहीं लिखा दादा आपने, समझे। ऑब्वियस था कि नहीं लिखना था इसके लिए, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये आपको बहुत एग्जांपल्स दिखेंगे, दिस इज वन सच एग्जांपल्स। देखिए, analysis has to be corroborated with the facts. The facts will only come with this analysis. ये analysis है, when you keep on reading, rereading and revising it and consolidating it over a period of time. जैसे आप ये analysis है, आज के क्लास में मैंने समझा दिया सोर्सेज को लेके। अब आप जो भी हम कंटेक्स्ट में देखेंगे ना उसको सर, समझ गेटिंग पॉइंट, ओके। ये कहीं ना कहीं हमको मिलता है कि उसके एग्जांपल्स के साथ कोरिलेट, क्योंकि यूपीएससी आपको एग्जांपल सेंट्रिक सवाल पूछता है, नहीं पूछता है तो भी आपको लिखने हैं एग्जांपल्स, समझे नहीं समझे, क्यों मैं बता रहा हूँ सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। उसके पीछे का कारण ये है कि एग्जांपल्स नहीं लिखोगे तो आपकी जो आंसर है वो बड़े वेग हो जाएंगे, और फैक्ट्स के साथ ही एनालिसिस को आपको लिखना है। देखो, साइटिंग एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स, गेटिंग पॉइंट, ओके, इलैबोरेट विद एग्जांपल्स, ओके ना समझे। एवरी टाइम दे विल गिव एन एग्जांपल, है ना समझे। आप नहीं पूछा तो भी आपको लिखना है, ऑथर के नाम लिखने हैं, गेटिंग पॉइंट, ओके ना समझे। तो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके आपको लिखना है, समझे। तो व्हाट डू वी से ओवर हियर कि विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री एंड विद रिस्पेक्ट टू द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, लिटरेचर हैज इट्स ओन लिमिटेशन। लिटरेचर के पॉजिटिव्स भी है, लिटरेचर के नेगेटिव्स भी है, बट वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट एज़ वेल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। कुछ-कुछ एरियाज़ में किताब कब ओरिजिन हुई थी हमको पता ही नहीं है। उसकी ज्योग्राफिकल ओरिजिन है, ये किसको टारगेट कर रही थी वो भी नहीं पता है ना। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दे वर रिटन अबाउट, है ना। लिटरेचर की ये भी एक लिमिटेशन होती है कि भारत में किस रीजन, जैसे किताब है मिलिंद पानो, इट्स अ डिस्कशन अबाउट मिलिंदा और मिनेंडर द इंडो-ग्रीक किंग कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म। ये डिस्कशन विद नागसेना। द क्रिटिकल इशू इज दैट कि वी डोंट नो हु हैज रिटन इट। हमको पहले तो वो नहीं पता कि किसने लिखी है सर, समझे। द सेकंड इशू दैट कम्स इनटू द पिक्चर इज दैट कि ये किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, क्या इनकी दोनों की वार्ता है सर, और कौन से एरिया में लिखी गई है, पाली, क्योंकि इट इज रिटन इन पाली लिटरेचर बाय द वे सर, है ना। पाली प्राकृत का उसका मिक्सचर था उसमें। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्या नॉर्थ वेस्ट में इस पीरियड में पाली प्राकृत चल रही थी, अगर वहां लिखी गई, या मगध वाले रीजन में लिखी गई, पॉपुलर होते होते, गेटिंग पॉइंट, ओके। उसमें भी एक हाइपोथेसिस चलता है कि नागसेन और नागार्जुन एक है, जो एक्चुअल में है नहीं, पर आर एस शर्मा मानते हैं कि दोनों एक है। दोनों का टाइम फ्रेम अलग अलग है, कैसे एक हो सकते हैं सर। खैर, इस बार के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को लेकर बड़ा हंगामा भी हुआ सर, ठीक है। यूपीएससी मानेगा तो मैं मान लूंगा सर, अभी तक तो मैं नहीं मान रहा सर, है ना, समझ गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है सर, समझे, कि वेयर इज द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द बुक्स, द ऑडियंस, ओके ना, समझ गेटिंग पॉइंट, ओके। तो दिक्कत ये आ रही है कि कोई भी किताब, कोई भी लिटरेरी सोर्सेज है ना, वो कहाँ पे यूज हो रही है, कहाँ पे उसका उपयोग किया जा रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इसमें भाषा का भी प्रॉब्लम है सर, ठीक है ना, समझे। अब जैसे एंशिएंट इंडिया में पाली प्राकृत और संस्कृत की डिबेट बहुत चलती रही, गेटिंग पॉइंट, ओके। पाली प्राकृत और संस्कृत की डिबेट का मतलब ये है कि संस्कृत में धर्म है, पाली में वो धम्म हो जाता है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे नहीं समझे। या प्राकृत का ही वी विल सी कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, है ना, समझे। सो इन प्राकृत देयर इज अ सौरशेनी इज बीइंग स्पोकन इन मथुरा। देयर इज द महाराष्ट्री प्राकृत, पैशिची प्राकृत, दैट इज बीइंग स्पोकन इन महाराष्ट्र, मॉडर्न महाराष्ट्र। द अर्धमागधी वर्जन ऑफ प्राकृत, ओके ना, समझे। तो कभी-कभी क्या होता है कि इनके बीच में आपको सिमिलैरिटीज नहीं दिखेगी या अलग-अलग दिखेगा, अभ्रंश हो गया है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल सी दैट इस पीरियड के समय पे जितने भी साहित्य लिखे गए उसमें एक कहानी यहाँ, एक कहानी यहाँ है। इनफैक्ट आपको बड़ी जान के हैरानी होगी कि रामायण हैज सो मच ऑफ वेरिएशंस विदिन द बुक, है ना। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट इंटरपोलेशंस ऑफ रामायण, है ना, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। आपको जान के बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगी कि रामायण के बहुत सारे वेरिएशन है, टोटल तो 60 से ज्यादा है, पर उसमें आपको कभी एक पौमचर्य देखने को मिलेगा जिसमें ये कहा गया है कि राम भगवान तो जैन ही हुआ करते थे, ये रावण का वध लक्ष्मण ने किया है क्योंकि राम भगवान तो नॉन वायलेंस फॉलो करते थे, कि इसको सही मानेंगे, गेटिंग पॉइंट, ओके। या दशरथ जातक करके कथा है बुद्धिज्म में, दशरथ जातक, राजा दशरथ की कहानी सर, ठीक है ना, समझे, जातक कथा स्टोरी से बुधा, उसमें भी दिखा गया है सर, गेटिंग पॉइंट। कंबन ने एक रामायण लिखी थी साउथ इंडियन लिटरेचर में सर, ठीक है, वहां पे भी आपको देखने को मिलता है। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, उसकी भी इंटरप्रिटेशन अलग है सर, ठीक है। तो एक ही किताब को आप सोर्स के रूप में इनफैक्ट आप कैसे देखो, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी में तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आज के साउथ ईस्ट एशिया के अंदर रामायण के इतने सारे वर्जन हो गए हैं, वो लोग भी क्लेम करते हैं कि रामायण वहां पे हुई थी। इन इंडोनेशिया देयर इज अ सिटी कॉल्ड अयुथ्या, अयुथ्या इज अ सिटी इन इंडोनेशिया, है ना, वहाँ रामायण प्रैक्टिस भी होती है सर, ठीक है, लोग वहाँ पे भी रामलीला सेलिब्रेट करते हैं सर, ठीक है ना। तो वी विल सी दैट इस बेसिस के रूप में, चलो इंडोनेशिया को ना देखें, बट इवन विद इन इंडिया लिटरेचर सोर्सेज को जब एनालिसिस करते हैं सर, समझ में आया कि नहीं आया। तो देयर आर सर्टेन इश्यूज जिनके ऊपर 100% रिलायबिलिटीज नहीं है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। देयर आर मेनी टाइम्स दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रिलीजियस एंड सेक्युलर लिटरेचर। ऑथर ने तो थोड़ी डिसाइड किया था कि सेक्युलर है और ये रिलीजियस है, उसने तो एक लाइन ये लिखी, दूसरी लाइन ये लिखी। वेदास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्युलर एंड रिलीजियस लिटरेचर बोथ। Jatak stories are a combination of religious and secular literature both, क्योंकि in some of the Jatak stories we come to know about political conditions, in some of the Jatak stories we come to know about religious conditions, so it becomes very much confusing and it becomes very much problematic for the historians as well कि भाई इसको किस तरह से हम लोग segregate कर पाएं so that we come to know about the real history, getting my point, okay। तो sources of literature are अधूरे, मतलब है ना, समझे नहीं समझे, they are incomplete without the archaeology, समझे नहीं समझे, and hence both of them are needed to understand and comprehend what is history all about। And this is one of the reasons UPSC भी आपको सवाल ऐसे ही पूछता है जनरल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई
आपको अगर इतिहास पढ़ना है तो आर्कियोलॉजी और लिटरेचर दोनों की आवश्यकता है। इट्स नॉट लाइक ओनली वन सोर्स इज नीडेड टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड हिस्ट्री। है ना? सवाल क्या आता है कि डू यू एग्री दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफन हेल्प्स इन मेकिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी सोर्सेस? यस, इट डेफिनेटली हेल्प्स। आपको कमेंट करनी है, टिप्पणी करनी है, तो टिप्पणी भी एग्जांपल्स के थ्रू ही करनी पड़ेगी, है ना? गेटिंग पॉइंट। ओके, पिज़्ज़ा को खाली सॉस लगा के खाओगे, टॉपिंग्स डाल के, पर चीज़ नहीं डालोगे तो वो पिज़्ज़ा अधूरा रह जाएगा ना सर। ओके, मोज़रेला चीज़ के बिना तो साहित्य स्रोत जो है वो उसका बेस है सर, ठीक है ना? समझे? विदाउट द चीज़ टॉपिंग, है ना समझे, इट इज़ इनकम्प्लीट सर, है ना समझे? गेटिंग, है ना? क्वीन मार्गेरिटा ने बनाया था अपने लिए और तब से लेके आज तक सर, समझे, है ना? सो द नेम ऑफ द क्वीन वाज मार्गेरिटा। शी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ पिसा। पिसा इज अ स्टेट इन इटली। वहाँ एक टावर है जो आड़ा हो गया है, लीनिंग टावर पिसा। समझे नहीं समझे? खैर, ठीक लगा मेरे को, तो उतना ज़्यादा ठीक नहीं लगा, इससे अच्छा अपना देसी पिज़्ज़ा ठीक है सर, खैर समझे, है ना? आई वेंट टू दैट, उस वो टावर देख के भी मेरे को कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मैंने बोला यार इससे ज़्यादा, मतलब वो टावर तो मिडीवल वर्ल्ड का है, 13 सेंचुरी या 14 सेंचुरी का। तो उससे पुराने तो हमारे यहाँ टेम्पल्स है, उससे पुराने हमारे यहाँ मॉन्यूमेंट्स है, 1016 टेम्पल्स को देख लो, उससे बड़ी साइज़ के है। वो तो एक टावर बनाया, वो भी झुक गया, क्योंकि वो सॉइल कंसोलिडेट नहीं कर पाया, उस ज़मीन को थोड़ा उसको जिस तरह से बेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो अभी तो उसको झुका के रखा है उन्होंने, वहाँ नीचे क्या कहते हैं उसकी कंक्रीटिंग कर दिया उसको, पर अभी झुका के रखा है उसको, वैसा ही शेप दे के रखा है, बोला अच्छा अच्छा लग रहा है, टूरिज्म चल रहा है ना? गेटिंग पॉइंट। बट देन आर्किटेक्चर या साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो साइंटिफिक आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट सी एनी मेरिट कि वो उतना सक्सेसफुल है मॉन्यूमेंट। इससे अच्छा तो हमारे चोला टेम्पल्स देख लो, उससे बड़ी साइज़ के 10 ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बड़ी साइज़ के चोलास के गोपुरम है सर, ठीक है ना? समझे? गेटिंग पॉइंट। तो वो अभी भी इंटैक्ट है सर, है ना? 4 किलोमीटर दूर गाँव से पत्थर को रोल करके उसके ऊपर का शिखर बनाया गया है, विमान बनाया गया है सर, ठीक है? तो यू कैन सी दिस ना, अजंता की केव्स देख लीजिए, कैलाश टेम्पल देखिए सर, है ना, इलोरा में, है ना? रॉक कट आर्किटेक्चर का। तो हम क्या बाहर जाते हैं सर? ओके, हमको बाहर, तो मैं पिसा गया तो मेरे साथ 2-4 लोग थे, वो बौखला गए, बोले टावर देख, मैंने बोला झुक गया बे, तो साइंस के ये तो पूरा आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग फेलियर है, बिकॉज़ आई हैव सीन द इंडियन मॉन्यूमेंट। मतलब तुमने देखा है भारत? बोले नहीं देखा। बोले यही तो प्रॉब्लम है हमारी सर, ठीक है? वो मेरे साथ ग्रुप में थी, मैंने 3-4 मैंने बोला तुमने देखा है? और इलोरा? बोले नहीं देखा। मैंने कभी देख के आना तो दिमाग आँखें चौड़ी हो जाएगी तुम्हारी सर, ठीक है समझे? गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो द टिल द टाइम, है ना, वी, इट्स नॉट दैट वी शुड एप्रिशिएट आर्ट, ओके ना समझे? इट्स नॉट लाइक नॉट एप्रिशिएटिंग आर्ट, ओके, बट एप्रिशिएटिंग अदर आर्ट एंड नॉट रिकॉग्नाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग योर ओन आर्ट, तो ये तो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना तुम्हारा। समझे नहीं समझे? तुम दूसरों को एप्रिशिएट करो उसमें ना नहीं है, पर तुम खुद का भी पहले स्वीकारो, देख के तो तुमने क्या बना। खैर चलिए, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट सर, है ना समझे? तो लिटरेरी सोर्सेस सबको समझ में आए, तो लिटरेरी अधूरा है सर, है ना समझे? एंड वी विल फाइंड कि ये अधूरा है कैसे है, विदाउट द आर्कियोलॉजी। गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो हम कल के क्लास में मेरे को लगा आर्कियोलॉजी खत्म कर देंगे सर, है ना? पर एज़ ऑलवेज आर्कियोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे सर, है ना? इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, कॉइन्स पढ़ेंगे, मॉन्यूमेंट्स पढ़ेंगे, पॉटरी पढ़ेंगे, स्टोन टूल्स पढ़ेंगे सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी थ्रू रिकवरी एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल कल्चर। व्हाट इज मटेरियल कल्चर? एनीथिंग दैट वी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफैक्ट्स, आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर, द कल्चरल लैंडस्केप एंड द बोन्स एंड अदर थिंग्स एज़ वेल सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो एक बेसिकली हमारे पास माउंड है, कोई टिल्ला है, कोई जगह है, उसको पहले वी विल सी कि हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेट किया जाता था ब्रिटिश काल में, 1930-40 तक, है ना? 1930s और 40s में फिर उसको बदला गया और डिसाइड किया गया कि उसका वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन करने की आवश्यकता है। हम खाली यूँ खड्डा खोद के सब निकाल देंगे तो वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी, है ना? समझे नहीं समझे? कि एक्सकेवेशन ऑफ माउंड और एनी काइंड ऑफ एक्सकेवेशन बेसिकली हमें लेयर बाय लेयर देखना पड़ेगा तो ही कर पाएंगे सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो इसमें फिर रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज़ किया गया, C14 का हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? एनिमल बोन्स को स्टडी किया गया, जियोलॉजी को स्टडी किया गया, पोलन ग्रेन्स को स्टडी किया गया, है ना? बहुत सारे प्लांट्स और क्रॉप्स मिले हैं, कॉटन, व्हीट, बार्ली, है ना? समझे? राइस, ऐसे हमको बहुत सारे मिले हुए हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, हमारे पास बायोलॉजिकल स्टडीज़ है सर, है ना? बॉटनिकल स्टडीज़ है, एंथ्रोपोमॉर्फिकल स्टडीज़ है सर, है ना? पैलियोबॉटनिकल स्टडीज़ है, उससे भी हम लोग देखते हैं सर, है ना? ह्यूमन बोन से देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, और इन सबको हम लोग बेसिकली कवर करते अल्टीमेटली कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिटरेचर सोर्सेस, है ना? समझे? तो वी विल सी कि आर्कियोलॉजी एंड लिटरेचर आर कमिंग टुगेदर एंड देन वी आर एबल टू कम टू दिस कंक्लूजन कि ये क्या है सर, समझे आप लोग, है ना? तो इसमें बहुत सारी मेथोडोलॉजीज़ है, कल हम लोग मेथोडोलॉजीज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, अभी तो नहीं कर रहे हैं, बट वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस पार्ट अबाउट द मेथोडोलॉजी। We'll be discussing about the different aspects through which it is to be excavated sir, getting point। Okay, तो इनिशियली आर्कियोलॉजी में मेथड्स को लेके बड़ी प्रॉब्लम थी सर, है ना? समझे? तो पहले सीधा-सीधा खड्डा खोद दिया जाता था हॉरिजॉन्टल सर। ओके, फिर इसमें स्ट्रैटिग्राफी आई। स्ट्रैटिग्राफी का मतलब मैंने आपको बताया, स्ट्रेटा वाइज करने की कोशिश की गई सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, एक स्ट्रेटा में से ही, जैसे एक माउंट है, एक टीला है, ये टीले में बहुत सारे लेयर्स ऑफ हिस्ट्री छुपी हुई है। ये बहुत सारे लेयर्स ऑफ हिस्ट्री को कभी-कभी पता चल रहा है कि अभी मैंने आपको ये हस्तिनापुर के बारे में बताया, है ना? समझे? और इसमें करीबन नई करके आप पकड़ के चलिए 1200 और 1000 मतलब 2200-2300 साल का इतिहास है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 2300 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। पुराना किला एक ऐसी साइट है सर, ठीक है? तो माउंट बेस्ड स्ट्रैटिग्राफिकल स्टडीज है ना, इज टू बी कंडक्टेड नाउ एंड बेस्ड ऑन द कंडक्ट ऑफ द माउंट बेस्ड स्ट्रैटिग्राफिकल स्टडीज वी कम टू नो अबाउट डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो एक माउंट में कभी-कभी सिंगल कल्चर मिलता है, मतलब एक ही संस्कृति मिलती है। कभी-कभी एक माउंट में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स मिलते हैं सर, है ना? समझे? तो यहाँ दक्कन के अंदर कभी सातवाहना मिलेगा, सातवाहना के ऊपर वाकाटका होगा, उसके ऊपर राष्ट्रकूट मिल जाएगा या चालुक्यस मिलेंगे। तो एक ही टिल्ला या एक ही जगह में बहुत सारे मल्टीकल्चरल प्लेसेस मिल जाएंगे सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि देयर आर मल्टीकल्चरल, देयर आर सिंगल कल्चरल, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ओके ना? गेटिंग पॉइंट। ओके, तो कभी वर्टिकल एक्सकेवेशन होता है, कभी हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन होता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट हाउ आर थिंग्स आर गोइंग ऑन सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन तो आज की तारीख में बहुत कम होते हैं क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि उससे जो काइंड ऑफ डिटेल्स हमको चाहिए वो कहीं स्कैटर्ड ना हो जाए, हमें कंफ्यूजन भी होता है। वर्टिकल एक्सकेवेशन आज की तारीख में होता है क्योंकि इससे हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस समझ में आता है सर, ठीक है ना? समझे? तो ये ब्रिटिश ने पहले इनफैक्ट ये कार्य करना शुरू किया था, बट ग्रेजुअली वी विल सी कि इन्होंने कार्य करने की मेथड बदली है सर, ठीक है ना? गेटिंग पॉइंट। ओके, तो वर्टिकल एक्सकेवेशन बहुत जगह के ऊपर किया, अलग-अलग बेसिस के रूप में। इससे हमें पता चला कि गाँव में कैसे लोग रहा करते थे, खाने-पीने की चीज़ें क्या हुआ करती थी, पॉटरी क्या हुआ करती थी, डेड बॉडीज के बारे में हमें पता चलता है। वी कम टू नो अबाउट अदर थिंग्स एज़ वेल सर, ठीक है ना? समझे? अब ये जो भी एक्सकेवेशन हुआ, से फॉर एग्जांपल वहाँ से पेन निकली सर, है ना? तो ये पेन कितनी पुरानी कैसे देखेंगे? तो ये देखने के लिए सबसे मतलब टेक्निकल मेथड जो यूज़ की गई है उसे हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग सर, है ना? गेटिंग पॉइंट। ओके, अब व्हाट इज दिस, है ना? समझे? 2 मिनट में आपको सारी भाषा में समझा देता हूँ। एनी ऑब्जेक्ट, है ना? समझे? गेटिंग पॉइंट। ओके, विल हैव अ कार्बन आइसोटोप इनसाइड इट। मतलब ये पेन के अंदर से फॉर एग्जांपल एक कार्बन है, उसकी एक वैल्यू होती है सर, ठीक है ना? समझे? ये कार्बन की एक फिक्स वैल्यू है जो एज के हिसाब से डिटरमाइन की जाती है। हाइपोथेटिकली हम ये मानते हैं कि कोई भी पेन अगर 100 साल पुरानी होगी तो उसमें कार्बन की वैल्यू 50 होगी सर, है ना? चलिए हाइपोथेटिकली हम मानते हैं 50 है। अगर ये पेन 50 साल पुरानी है तो उसकी कार्बन की वैल्यू 25 है सर, ठीक है ना? समझे? है ना? हाइपोथेटिकली मतलब इसमें टेक्निकल बहुत सारी चीजें होती है सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो कार्बन 14 का
जो आइसोटॉप है उसकी एक वैल्यू है अराउंड 5568 ईयर्स। तो हमें पता है कि अगर ये फुल कार्बन लेवल के ऊपर है या कोई भी प्रोडक्ट जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें मिली है सर्टिफिकेट कंपाउंड ओके, जो सबसे ओल्डेस्ट स्टेज में होगी उसमें फुल लाइफ होगी कार्बन की। पर जैसे जैसे वो डीके होता जा रहा है उसमें उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है, उसकी हाफ लाइफ होने की शुरुआत हो रही है सर, ठीक है। इससे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कितनी कार्बन की वैल्यू प्लस माइनस गई है सर्टिफिकेट कंपाउंड, समझे। सो इट डिकेज लाइक ऑल द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस एट अ यूनिफॉर्म रेट एंड बाय मेजरिंग द लॉस ऑफ कार्बन 14 कंटेंट इन एन एंशिएंट ऑब्जेक्ट इट्स एज कैन बी डिटरमाइंड। सिंपल चीज है, मैंने आपको सारी भाषा में लेमन लैंग्वेज में समझा दिया, क्योंकि हमारे लिए टेक्निक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निक से सवाल नहीं आता है सर्टिफिकेट कंपाउंड ओके। प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा का पूरा कार्बन डेटिंग का जो सिस्टम है वो 70,000 साल से पुरानी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज नहीं होता है, क्योंकि वहां कार्बन की फुल लाइफ आ जाती है। 70,000 ईयर्स इज द फुल लाइफ ऑफ द कार्बन 14 है ना, समझे। उससे बाद वाले ही आपको मिलेंगे, उसके पहले भी हमारे पास एविडेंसेस है, क्योंकि आप स्टोन एज में देखोगे तो समवेयर इन द स्टोन एज पीरियड वी कम टू नो अबाउट अदर आर्टिफैक्ट्स ओके ना, देयर आर बोन्स ऑफ द एनिमल्स एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो उसका क्या करोगे सर, है ना, देयर आर बोन्स ऑफ द ह्यूमंस एज वेल ओके ना, समझे। होमो सेपियन सेपियन तो नहीं थे, पर उसके पहले भी ह्यूमंस एग्जिस्ट किया करते थे इन डिफरेंट फॉर्म्स ओके ना, समझे। तो ऑस्ट्रोपिथेकस है ना, डिफरेंट डिफरेंट होमो इरेक्टस है सर, है ना, ओके। तो उन सब का क्या करोगे सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो इसके लिए कभी-कभी ये यूज नहीं होता है, तो वहां फिर बोन्स का यूज होने की शुरुआत होती है, पोलन ग्रेन्स का यूज होने की शुरुआत होती है, प्लांट्स को देखते हैं, क्रॉप्स को देखते हैं, उससे समझ में आता है। जैसे पोलन ग्रेन्स के थ्रू पता चला कि हरपन खेती क्या किया करते थे, या वी विल सी कि आज की तारीख के अंदर ये एग्रीकल्चर की स्टडीज के थ्रू हमें ये भी पता चला कि डेयरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही थी हड़प्पन के अंदर सर, ठीक है ना, समझे। बोन्स के थ्रू ही स्टडी करते हैं कि व्यक्ति बीमार था या उसकी नेचुरल डेथ हुई है, या वी विल सी कि उसको किसी ने मारा है। जैसे एनिमल बोन्स को स्टडी करते हैं तो जहाँ कट मार खाता है ना, तो समझ में आता है कि उसको है ना सटाक कर दिया था सर ओके। कभी कभी ह्यूमन बोन्स के अंदर आपको बड़ी पोरोसिटी देखने को मिलती है, मतलब ये दर्शाता है कि इंसानों की हड्डियां जो थी उसमें बीमारियां थी कुछ ना, वो क्या कहते हैं वो बोन्स आपके होलो हो जाते हैं, देयर इज दिस बीमारी ना, क्या कहते हैं उसको सर, ठीक है ना, समझे। सो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द डिसीज ओके। आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस किसी और भी आपको देखने को मिलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस एग्जैक्टली। तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ से मिलेगी सर, ओके। तो वी कम टू नो अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस, वी कम टू नो अबाउट द आर्थराइटिस ओके ना, समझे। तो बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से मिलती है और इन सबको हम लोग स्टडी करते हैं सर ओके, समझे। तो इनके स्टडी करने के आधार के ऊपर वी कम टू नो अबाउट द डेरिवेशन अबाउट हाउ द हिस्ट्री हैज टू बी रिटन डाउन सर, ठीक है ना, समझे। अब कुछ कुछ एरियाज में क्या हुआ सर, है ना, समझे। बोन्स भी मिले हैं, स्टोन्स भी मिले हैं, हमें बरियल्स भी मिली है, हमें ग्रेवयार्ड्स भी मिले हैं सर, है ना, गेटिंग पॉइंट ओके। कुछ कुछ एरियाज में हमारे पास पेंटिंग भी मिले हैं, तो हमने क्या किया, इन सबको इकट्ठा किया। इसको कहते हैं एथनो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज। क्या कहते हैं सर, ठीक है ना, समझे। इट इज कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ एथनो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज ओके ना, समझे। सो वी अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द लिविंग कम्युनिटीज ओके ना, समझे। जहां हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनका खाना पीना घर बार कपड़े कैसे हुआ करते थे सर, गेटिंग पॉइंट ओके। जहां इनकी हंटिंग प्रैक्टिसेस से लेके बाकी सारी चीजें कैसे समझ में आई थी सर ओके ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि व्हेन वी स्टडी द पेंटिंग्स ऑफ द भीमबेटका, व्हेन वी स्टडी द पेंटिंग्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन द स्टोन एज पीरियड सर, ठीक है ना, समझे। वी कम टू नो अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू व्हिच द हाउ द पेंटिंग्स वर कंडक्टेड अपॉन सर ओके। और इससे इनकी खाने पीने की चीजें, इनकी रहने की चीजें, इनके जीवन जीने की जो प्रक्रिया थी वो सब पता चलेगा। जैसे ये हंटिंग सीन दिख रहा है यहाँ पे सर, ठीक है ना, तो एक व्यक्ति अपने झोले में उठा के बहुत सारी चीजें लेके जा रहा है सर, ठीक है ना, समझे। तो उसमें हिरन भी है और एक दो इंसान भी है और पता नहीं क्या क्या चीजें और लेके है, यहाँ कुछ खाना पक रहा है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट ओके। सो दिस इज स्टडीइंग इन द फॉर्म ऑफ द एथनोआर्कियोलॉजिकल स्टडी। सो देयर डिफरेंट साइट्स, जैसे बागोर करके साइट है, मैं आऊंगा इसके ऊपर सर, ठीक है ना, समझे। द डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ व्हिच that were compiled सर, ठीक है। बट एथनोआर्कियोलॉजिकल स्टडीज आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्ट्री, क्योंकि वहां पे और कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है सर, ठीक है। तो ये जो एथनोआर्कियोलॉजिकल स्टडीज का उपयोग होता है ना दोस्तों, ये हमें मेनली यूज होता है विद रिस्पेक्ट टू स्टोन एज, है ना, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है, यहाँ हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है सर, है ना। स्टोन एज के बारे में आपको पता ही होगा कि वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिटन डायरेक्ट एविडेंसेस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू इट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वो भी लिमिटेड है। तो इसमें ये पेंटिंग का बहुत यूज होता है और इससे हम इनकी वे ऑफ लाइफ को डिसिफर करते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो एथनिक कम्युनिटीज को आर्कियोलॉजिकल डेटा के साथ इकट्ठा करते हैं, मतलब क्या है, एथनिक कम्युनिटीज एथनिसिटी को देखने की कोशिश करेंगे, स्टडी ऑफ द लिविंग कल्चर्स, है ना, समझे। कम्युनिटीज का कल्चर देखेंगे, एथनिसिटी को विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सर, गेटिंग पॉइंट ओके, विद रिस्पेक्ट टू द आर्कियोलॉजिकल डेटा। द आर्कियोलॉजिकल डेटा इंक्लूड्स द पेंटिंग्स एट दैट टाइम सर, है ना, समझे। तो हमें हंटिंग सीन्स देखने को मिल जाते हैं और हमें फिशिंग सीन्स देखने को मिल जाता है अलग अलग प्रकार की। इसको आगे स्टोनेज के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, पूरा स्टोनेज आर्कियोलॉजी के ऊपर ही करेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो आर्कियोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना, समझे। और आर्कियोलॉजी वी विल फाइंड कि हमें बहुत हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग सो मेनी एस्पेक्ट्स, क्योंकि इसमें हमें एक्जैक्टली ज्योग्राफिकल लोकेशन भी मिल जाती है, कैसे पता चलती है सर, ओके ना, समझे। तो आप देखिए कि कई मॉन्यूमेंट होगा, कब बनाया होगा, है ना, उसकी तारीख भी लिखी होती है, वो कब के साथ कहाँ बनाया होगा वो भी लिखा होता है, किसने बनाया होगा वो भी लिखा होता है सर, ठीक है ना, ओके। तो होता क्या है कि बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल स्टडी वी आर एबल टू सी फ्रॉम द क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कुछ कुछ चीजें राजा के इतिहास के बारे में भी लिख दिया होगा सर, ठीक है ना, ओके। इसमें हमें इकोनॉमिक कंडीशंस भी पता चलती है। तो आर्कियोलॉजी लिटरेचर के साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अब आर्कियोलॉजी में बहुत सारे वेरिएशंस है। दिस वेरिएशंस इंक्लूड्स द इंस्क्रिप्शंस, दिस वेरिएशंस इंक्लूड्स द कॉइन्स, जहाँ से स्पेसिफिकली आपको सवाल आया है, समझिए। एंड द थर्ड वन इज पॉटरी, इसके ऊपर से भी स्पेसिफिक सवाल है। जैसे कल हम लोग करेंगे द इंस्क्रिप्शंस का पार्ट, क्योंकि यूपीएससी ने जनरल क्वेश्चंस भी पूछे और स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछे सर, ठीक है, समझे। कि ये पूछा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री, दिस इज एंशिएंट हिस्ट्री, इज हार्डली पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। समझ में आया कि नहीं आपको, कि इन दोनों के बिना कंस्ट्रक्शन, तो हम ओवरव्यू लेंगे तो हमें समझ में आएगा सर, करेंगे। या आर्ट एंड कल्चर आर रिफ्लेक्टेड टू अ फार ग्रेटर एक्सटेंट देन पॉलिटिकल हिस्ट्री इन द एपिग्राफिक सोर्सेज, कि भारत के इंस्क्रिप्शन में कला एवं संस्कृति को ज्यादा मान्यता मिली है कंपेयर टू पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये मिक्सचर है सर, ठीक है ना, कोरिलेटिव है सर, हम इसके ऊपर आएंगे सर। तो कल हम लोग आर्कियोलॉजी को खत्म करते हुए हम पहले एपिग्राफी को पढ़ेंगे, एपिग्राफी मतलब दैट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, है ना, करेंगे। और सेकंड हम लोग कॉइन्स को पढ़ेंगे सर, है ना, समझे। कॉइन्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इसकी पीडीएफ कल ही अपलोड करूंगा, क्योंकि इसमें छोटा मोटा जो चेंज करना हो तो वो भी इसके अंदर से कर सकते हैं अपन सर, ठीक है, करेंगे, समझे। तो इतनी कहानी रखते हैं आज सर, है ना, 2.5 घंटे का क्लास रहेगा हमारा डेली सर, ओके। आज कुछ टेक्निकल एरर थी, इसके लिए हम नहीं कर पाए, मतलब बहुत बच्चों को क्लास के अंदर दिक्कत आई सर, करेंगे, समझे। सो वी विल ट्राई टू कंटिन्यू टुमारो एंड वी विल कंक्लूड इट टुमारो इट्स एज वेल सर, है ना। कल हमारा सोर्सेस खत्म हो जाएगा, एक मैक्रो ओवरव्यू हो जाएगा, सोर्सेस के ऊपर से जनरल क्वेश्चन हम अच्छी तरह से लिख पाएंगे सर, ठीक है ना, समझे। जनरल क्वेश्चन मतलब जो मैक्रो क्वेश्चन आता है वो हम लिख पाएंगे, माइक्रो क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे वेदास के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है, सूफी लिटरेचर के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है। अब कॉइन्स एक जनरल क्वेश्चन है, और कॉइन्स में कभी कभी माइक्रो क्वेश्चन आता है, गुप्ता कॉइन्स के बारे में बताइए, तो गुप्ता कॉइन्स का चैप्टर गुप्ता में आएगा। पर जनरल क्वेश्चन अबाउट द कॉइन्स वो हम लोग कल कर देंगे, समझ में आया कि नहीं आया। इसमें दो प्रकार के सवाल आते हैं, एक होता है मैक्रो, ऊपर से पूछता है कॉइन्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, एक आता है माइक्रो, है ना, कि भाई सातवाहन के कॉइन्स को कंपेयर करिए कुषाणों के साथ, तो तब हमारा गरबा चालू हो जाता है, ये तो माइक्रो में गया सर, इसमें ऊपर ऊपर की बातें नहीं चलेगी सर, है ना, समझे। तो वो चैप्टर बाय चैप्टर में जाएगा दोस्तों, है ना, समझे। वी वोंट बी एबल टू डू इट इन दिस
सोर्सेस मैक्रो पॉइंट है ना, क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाएगा और कंटेक्स्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि समुद्रगुप्त ने जो कॉइन्स निकाले हैं वो उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं सर, ठीक है समझे? आपको मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ माइक्रो को लेके सर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो समुद्रगुप्त के कॉइन्स में उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है। अश्वमेध कॉइन्स इशूड बाय समुद्रगुप्त शोज ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर बिल्डर्स एंड हेंस ही इशूड द अश्वमेध कॉइन्स। अश्वमेध यज्ञ करने वाले कॉइन्स थे, समझे? तो वो तभी हमको समझ में आएगा ना। समुद्रगुप्त वीणा बजा रहा है तो उसकी पर्सनालिटी को दर्शा रहा है, समझे? तो माइक्रो लेवल के क्वेश्चन हम लोग कंटेक्स्ट में जाके करेंगे, मैक्रो लेवल के क्वेश्चन अभी अंडरस्टैंडिंग कर ले रहे हैं, कल कॉइन्स को और न्यूमिस्मेटिक्स को खत्म करेंगे सर, है ना, समझे? ये हैंडआउट मोस्ट ऑफ कल अपलोड हो जाएगा, है ना, ये थोड़ा छोटा मोटा क्रोनोलॉजी बाकी आगे पीछे को खत्म करके टुमारो आई ट्राई टू अपलोड एवरीथिंग सर। चलिए ठीक है, चलो भाई बहन सब लोग टाटा, अपन कल मिलते हैं सर, है ना, समझे? बाय बाय बाय।